लोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 241 टूल पसंद बिग माउथ स्पैरो ऑनलाइन आता है। काफी देर बाद धूल छंट गई। नोइवन अब लड़ने की स्थिति में नहीं था और कॉम्बो जमीन पर हौंटता हुआ पड़ा था। उसका शरीर जख्मों से भरा था। स्पष्ट रूप से वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। स्केल नॉइज के 2 हमलों और एक स्केल शॉट के बाद उसकी शारीरिक रक्षा घटकर -2 रह गई थी। स्वाभाविक रूप से वह फैंटम स्ट्राइक पर आधारित इस घोस्ट जेड मूव का सामना करने में असमर्थ था। गाला कॉम्बो ने यान शियाओ और अन्य पोकेमोन को सिर हिलाकर इशारा किया और अपने पंजे फैला दिए। उन पर 2 समचतुर्भुज आकार के क्रिस्टल नीले रंग के प्योर क्रिस्टल चुपचाप पड़े थे। ड्रैगन जेड क्रिस्टल एक प्योर क्रिस्टल जिसमें ड्रैगन टाइप जेड मूव की शक्ति होती है। जब किसी ट्रेनर और पोकेमोन को जेड रिंग से जोड़ा जाता है तो वे अपने गहरे बंधन के जरिए शक्तिशाली जेड मूव अल्ट्रा ड्रैगन शॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद कॉम्बो। यान शियाओ ने 2 ड्रैगन जेड क्रिस्टल स्वीकार किए और तीनों पोकेमोन को उनकी सेहत सुधारने के लिए बेरी और क्यूब्स देकर शियाओ के यान के साथ चला गया। गुफा के प्रवेश द्वार पर वापस आकर हापू ने उनका अभिवादन किया। कैसा रहा? क्या तुम सफल हुए? बिल्कुल। यान शियाओ और शियाओ के यान ने अपने ड्रैगन जेड क्रिस्टल दिखाए। तुम लोगों ने सच में कॉम्बो को हरा दिया। हापू के आश्चर्यचकित चेहरे पर प्रशंसा झलक रही थी। हे, प्राथमिक विद्यालय के छात्र की प्रशंसा ने यान शियाओ को थोड़ा आत्मसंतुष्ट कर दिया। उसका भाव बिल्कुल सही था। ठीक है हापू, हमारी अगली परीक्षा क्या है? शियाओ के यान ने पूछा। हम द्वीप के जंगल में एक टोटेम पोकेमोन है। उसके पास फेरी टाइप जेड क्रिस्टल है, लेकिन उसकी स्वीकृति पाने के लिए हमें जैस्मीन की मदद लेनी होगी। जैस्मीन, यान शियाओ ने दोहराया। रिबन अपने साथियों के साथ चारों द्वीपों में घूम घूम कर अमृत इकट्ठा करता है, इसलिए कॉम्बो की तरह उसे सीधे नहीं पाया जा सकता। जैस्मीन द्वीप के पश्चिमी हिस्से में स्थित मरीन बयूरो के गांव में रहने वाली एक चित्रकार है। उसके पास रिबन को महसूस करने और उससे संवाद करने की विशेष क्षमता है और वह उसे वापस बुलाने की कोशिश कर सकती है। यान शियाओ ने सिर हिलाया। जैस्मीन फेरी जेड ट्रायल्स की प्रभारी मरीन बयूरो के गांव की भावी कप्तान है। एनिमे में उसने रिबन से संवाद करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था और इस क्षमता के माध्यम से पोकेमोन के आंतरिक विचारों को भी महसूस किया था। स्थिति स्पष्ट होने के बाद तीनों द्वीप के उत्तर की ओर चल पड़े। हापू ने बताया कि जैस्मीन हमेशा दोपहर में उत्तर में पोनी ट्रेल की चट्टानों पर चित्रकारी करती है। यान शियाओ और शियाओक्सी ब्रेवेरी पर सवार थे, जबकि हापू को पिज़्जियोटो के हवाले कर दिया गया था और तीनों उड़ते हुए पोनी तट की लहरों तक पहुंच गए। पोनी तीनों के उतरने से पहले ही चित्तीदार पंखों वाला एक बड़ा लाल भूरा पक्षी ऊपर से झपटा। उसका निशाना हापू को ले जा रहा पिज़्जियोटो था। पिज़्जियोटो ने एरियल एस का इस्तेमाल करके हमले से खुद को बचाया, फिर एयर स्लैश से हापू के कई पूंछ के पंख काट दिए, लेकिन इससे हापू भी हवा में उड़ गया। यान शियाओ ने बिना झिझक के एक पोके बॉल फेंकी। बनी, हापू को पकड़ो। फिर उसने आसमान में उस बड़े पक्षी की ओर देखा। फिंच लेवल 49 एलीट हाई। क्षमता, पैनी नजर। विवरण, पहले कांटों के पहले टाउन के बाहर रहने वाली फिंच को एक टोपी पहने पिज़्जियोटो लड़के ने भगा दिया था और वह पिज़्जियोटो के बिना इस द्वीप पर रहने आई थी। उसका स्वभाव बेहद हिंसक है और वह पिज़्जियोटो परिवार से घोर नफरत करती है। अरे बाप रे! विवरण देखते ही यान शियाओ ने इस पौराणिक स्पीरो को तुरंत पहचान लिया। इस जीव ने एक गुरु के विकास को देखा था जो शुरुआती लोगों के गांव में एक तरह का छोटा बॉस था। जब ऐश ने खेलना शुरू ही किया था तब एक छोटा सा पत्थर स्पीरो के सिर पर लगा था और उसके बाद उसके साथियों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया था। लेकिन ऐश के आत्मनिंदा वाले घमंड भरे बयान ने पिकाचू को अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया और उस भयंकर बिजली ने उसे सबक सिखा दिया। बाद में जब ऐश ऑरेंज आइलैंड्स के लिए रवाना हुआ तो पहले टाउन के बाहर जंगल में उसकी मुलाकात फिर से स्पीरो से हुई, जो अब स्पीरो में विकसित हो चुका था। लेकिन इस बार हालात अलग थे। ऐश का पिज़्जियोटो में विकसित हो चुका था और उसने स्पीरो को बुरी तरह हरा दिया और लगभग उसी समय अपने दुश्मन ऐश के हाथों पकड़ा जाने वाला था। अप्रत्याशित रूप से यह अब यहाँ फंस गया है। इसके कुपोषित रूप को देखकर लगता है कि यह अजनबी इस जगह पर ठीक नहीं है। शायद इसकी नज़र में सब कुछ ऐश के पिज़्जियोटो की वजह से है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ब्रेव ईगल जैसा जिम लीडर भी इसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा। यान शियाओ की नज़र फिंच पर पड़ी। उसकी नज़र में यह अब सिर्फ एक फिंच नहीं बल्कि एक उच्च क्षमता वाला टूलबग था। पिज़्जियोटो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पिज़्जियोटो ने जोर से आवाज लगाई। अपने दृढ़ स्वभाव के कारण ये कभी किसी चुनौती से नहीं डरता था। ओनी, फिंच नीचे झपटा। उसकी चोंच चमक रही थी और घूम रही थी। ड्रिल पैक 80 की शक्ति वाला एक फ्लाइंग टाइप फिजिकल अटैक। क्विक स्ट्राइक, फिर एयर स्लैश। पिज़्जियोटो ने अपने पंख फैलाए और सफेद रोशनी की एक चमक में ड्रिल पैक से बच निकला। तभी उसके शरीर के भीतर एक आसमानी नीले रंग का उड़ने वाला रत्न प्रकट हुआ और हवा का एक तेज झोंका उसे तुरंत घेर लिया। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आकाश को चीर देने जितनी शक्तिशाली एक विशाल पवन तलवार तुरंत फिंच के पास पहुंच गई। ओनी, फिंच दर्द से कराहते हुए कई मीटर पीछे हट गया, लेकिन फिर भी लगातार हमला करता रहा। उसकी आंखों में घृणा की आग जल रही थी और उसके पंख धातु की तरह चमक रहे थे। स्टील विंग्स, एक लापरवाह मूव तो बस चकमा खा जाएगा। यान शियाओ ने अपना सिर हिलाया और गंभीर हो गया। पिज़्जियोटो, बचने के लिए हाई स्पीड का इस्तेमाल करो, फिर टॉर्नेडो का इस्तेमाल करो। पिज़्जियोटो के शरीर से 2 चांदी भूरे रंग की परछाइयां निकली और वह फिर से बच निकला। तभी एक घूमता हुआ नीला बवंडर फिंच को पूरी तरह से घेर लिया। अपनी हल्की क्षमता सक्रिय होने के साथ यह अब एक ऐसा पक्षी बन गया था जिसे फिंच कभी पकड़ नहीं सकता था। चार्ज, हरिकेन का इस्तेमाल करो। पिज़्जियोटो ने अपने पंख बार बार फड़फड़ाए। तेज हवा के झोंके बवंडर के घेरे में घुस गए। ओनी, बिग माउथ की आंखों में घृणा की एक झलक दिखी, फिर उसने पूरी तरह से प्रतिरोध छोड़ दिया। उसकी ऊर्जा उमड़ पड़ी और वह तूफान में कूद पड़ा। पफ पफ, हवा के झोंकों की एक श्रृंखला ने उसके शरीर को भेद दिया, लेकिन घावों ने उसकी आंखों में क्रोध को और बढ़ा दिया। टकराव से उसके सामने 6 नुकीले तारे के आकार का वायु प्रवाह बना और फिर वह हवा में पीछे से सीधे टकरा गया। गीगा इम्पैक्ट, 150 की शक्ति वाला एक सामान्य प्रकार का शारीरिक हमला। उपयोग के बाद उपयोगकर्ता अस्थायी रूप से अचेत हो जाता है और हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। पिप, तूफान पल भर में थम गया और पिज़्जियोटो टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह आसमान से नीचे गिरने लगा। पिज़्जियोटो, यान शियाओ ने स्पीरो से इस तरह के आत्मघाती हमले की उम्मीद नहीं की थी। पिज़्जियोटो हौंकते हुए आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह किनारे से उठी एक नुकीली चट्टान के ठीक नीचे था। यान शियाओ के उपचार मंत्र का प्रयोग करने से ठीक एक पल पहले अचानक समुद्र से एक जलस्तंभ उठा, जिससे पिज़्जियोटो के गिरने की गति धीमी हो गई। यान शियाओ दंग रह गया। एक विशाल चांदी जैसी सफेद आकृति सतह पर चमकी, जिसके बाद आसमान में एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई। डिंग, पिज़्जियोटो को समुद्र देवता लुगिया का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और वह अपने विकास के चरण में प्रवेश कर चुका है। प्रीवियस अध्याय 241 टूल पसंद बिग माउथ स्पैरो ऑनलाइन आता है।
नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, बुक रिव्यू सर्विस, लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी, रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड, एजेंट फिलर नॉवेल्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 242 पिज्जियोट मेरे पूर्वज अद्भुत थे। अरे यान शियाओ चौंक गया, यह क्या हो रहा है? आश्चर्य से देखते हुए हवा में प्रकाश का गोला धीरे धीरे छोटा होता गया और जलस्तंभ के केंद्र में भव्य पंखों वाला एक विशाल चील प्रकट हुआ। उसके पंख अभी भी चांदी धूसर रंग के थे, लेकिन उसके पंखों का फैलाव लगभग 5 मीटर तक पहुंच गया था। उसका पेट भूरे सफेद रंग के रोए से ढका हुआ था और उसके सिर पर पंखों के 3 गुच्छे उसके पंखों से भी लंबे थे, जो हवा में लहराते हुए प्रकाश से जगमगा रहे थे, जिससे वह बेहद सुंदर और आकर्षक लग रहा था। पिज्जियोट लेवल 38 एडवांस्ड, क्षमता हल्का, कोई वस्तु धारण करने पर गति दोगुनी हो जाती है। टैलेंट 540 आधारित, अधिकतम 479 से अधिक। HP 100 आक्रमण 40 रक्षा 70 विशेष आक्रमण 140 विशेष रक्षा 70 गति 120। मित्रता 221। नए सीखे गए मूव्स, एरियल ब्लास्ट, आइस ब्रीज, हीट वेव। विवरण, पिज्जियोट का विकास लुगिया के आशीर्वाद से हुआ, जिससे उसकी मिश्रित रक्तरेखा जागृत हुई। इसका पूर्वज लुगिया परिवार की एक शाखा का सदस्य था। अपनी पीढ़ी में इसने अपने पैतृक रूप में वापसी की और शानदार चांदी के पंख प्राप्त किए। समुद्र के ऊपर उड़ते समय इसने लुगिया की स्वीकृति प्राप्त की और लुगिया ने अपना आशीर्वाद दिया। तो यही बात है, यान शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि पिज्जी की प्रतिभा अपने जैसे अन्य पक्षियों से कहीं बेहतर है। ये तो बस एक छोटा सा पक्षी है, फिर भी इसमें समुद्र पार होने की शक्ति है। अरे कैसी शक्ति! इसके पूर्वज तो समुद्र देवता की जाति से थे। अपने ही घर में मुसीबत में कैसे पड़ सकता है? यान शियाओ ने मन ही मन आह भरी और पिज्जी के 180 पीढ़ियों पहले के पूर्वजों को धन्यवाद दिया। उसने ऊपर देखा और पिज्जियोट की चमकीली आंखों से उसकी नजरें मिलीं। यान शियाओ के होंठ हल्के से मुड़े। तो चलो कोशिश करते हैं। पिज्जियोट, एरियल ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। पिज्जियोट, आकाश में चील की एक तेज चीख गूंजी। पिज्जियोट के सामने धीरे धीरे एक भंवर बनने लगा, जो आसपास की हवा को तेजी से खींच रहा था। कुछ पल घुटन महसूस होने के बाद एक भयंकर विस्फोटक भंवर जोरदार गर्जना के साथ उसकी ओर बढ़ा। हैरान पिज्जियोट के पास पलटवार करने का कोई रास्ता नहीं था और वह असहाय होकर देखता रहा जब घातक हवाई विस्फोट उसके सीने पर लगा। धड़ाम! पिज्जियोट, जिसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था, धूल के बादल उड़ाते हुए कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा। डिंग! उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई में जीत। 10 सार्वभौमिक प्रतिभा अंक प्राप्त हुए। पिज्जियोट का स्तर बढ़ गया है। पिज्जियोट, बड़ा चांदी भूरा पक्षी नीचे झपटा, यान शियाओ को जमीन पर गिरा दिया और उसके गाल को सहलाया। तुम सच में बहुत शक्तिशाली हो पिज्जियोट, उस नाजुक क्षण में तुम्हारी आपातकालीन प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी थी। यान शियाओ ने उसकी प्रशंसा की और उसे अपने द्वारा तैयार की गई जादुई मिठाई खिलाई। पिज्जियोट, चांदी के बाज के शरीर पर एक सफेद रोशनी चमकी, उसका स्तर बढ़कर 40 हो गया और उसके पंखों का फैलाव आधिकारिक तौर पर योद्धा बाज से भी अधिक हो गया। ऊर्जा आक्रमणों में निपुण होने के कारण उसके चारों ओर हवा का प्रवाह महसूस किया जा सकता था। सवारी का अनुभव निश्चित रूप से शानदार होगा। ये कितना अद्भुत है! शियाओ की यान शियाओ और पिज्जियोट को घूर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति की बात कर रही है या पक्षी की। यान शियाओ ने पिज्जियोट को वापस बुलाया और बुरी तरह घायल फिंच के पास जाकर उसे 2 पावर क्यूब और एक रेयर कैंडी दी। ओनिक्स! फिंच चौंक गया। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही तुम्हारा स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है, फिर भी तुम मेरे सबसे प्यारे पोकेमॉन हो। घर पर तो कुछ लोग तुम्हें हो का सस्ता संस्करण भी समझते हैं। ओनी! फिंच की आंखों में चमक आ गई। हालांकि वह लड़के के शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी चाहत और सच्ची दयालुता को महसूस कर सका। उसने अपना सिर नीचे किया, क्यूब और कैंडी उठाई और निगल ली। मिठास उसके मुंह में घुल गई और फिंच के घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे। उसने फिर से यान शियाओ की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे किया और अपनी नुकीली चोंच से अपने पंख के नीचे से आसमानी नीले रंग का हीरे के आकार का क्रिस्टल निकाला और उसे अपने सामने जमीन पर रख दिया। ओनी! यान शियाओ को मुस्कुराकर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और दूर उड़ गया। यान शियाओ ने झुककर क्रिस्टल उठाया, उसका दिल भावनाओं से भर गया। पोकेमॉन, हर एक का दिल हीरे की तरह चमकता है। फ्लाइंग जेड क्रिस्टल, एक जेड क्रिस्टल जिसमें फ्लाइंग टाइप की शक्ति समाहित है। जेड रिंग से जुड़ने पर ट्रेनर और पोकेमॉन अपने गहरे बंधन के जरिए शक्तिशाली जेड मूव, स्पीड डाइव, स्लैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, फिंच ने यान शियाओ को जेड क्रिस्टल दिया। ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित था। हनी, हापू ने कहा कि जैस्मीन वहाँ है, चलो जल्दी चलते हैं, शियाओक्सी ने पोकेमॉन का अंडा लिए हुए कहा। ठीक है, आ रहा हूँ। यान शियाओ ने जेड क्रिस्टल को अपने बैग में रखा और शियाओक्सी के साथ एक चट्टान के किनारे चला गया। लहरें बीच बीच में चट्टान से टकराकर जोरदार गर्जना पैदा कर रही थीं। चट्टान के किनारे एक रंगीन कैनवास के सामने एक सुनहरे बालों वाली लड़की ब्रश से कुछ बना रही थी। जैस्मिन नीचान, हापू ने उसे पुकारा। हम, लड़की मुड़ी और यान शियाओ और बाकी लोगों ने उसे साफ देखा। उसने एक साधारण, एक रंग की, मध्यम लंबाई की टी शर्ट, फटी हुई जीन्स और मोटे कैनवास के जूते पहने थे। उसके सुनहरे बाल स्वाभाविक रूप से उसके कानों तक आ रहे थे और उसकी आधी खुली आंखें गाल पर गुलाबी बैंगनी रंग की एक लकीर के साथ एक चित्रकार की कलात्मक प्रतिभा को दर्शाती थीं। अलोलन, हापू और एक नई दोस्त। जैस्मिन ने तीनों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अलोलन, यान शियाओ और बाकी 2 लोग आगे बढ़े और जैस्मिन को वहां आने का अपना उद्देश्य बताया, इस उम्मीद में कि वह अधिपति बटरफ्लाई को वापस बुला लेगी। लेकिन जैस्मिन ने खेद से थोड़ा सिर हिलाया। मुझे डर है कि यह संभव नहीं होगा। मैंने हाल ही में एक पेंटिंग बनवाई है जिसे मुझे 3 दिनों में पूरा करना है। जैस्मिन ने संक्षेप में अपनी स्थिति बताई। दरअसल उसने एक क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी में भाग लिया था और उसे कुछ ही दिनों में अपनी कृति एसोसिएशन को जमा करनी थी। लेकिन हाल ही में वह रचनात्मक रूप से अवरुद्ध महसूस कर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। इसलिए वह इस चट्टान पर आई थी ताकि लहरों को देखकर और उनकी आवाज़ सुनकर खुद को प्रेरित कर सके। बटरफ्लाई ब्लॉसम को खोजने के लिए आपको 7 चमकीले रंग की पंखुड़ियाँ इकट्ठा करनी होंगी। पहले मैं इसे आसानी से बना लेती थी, लेकिन अब मैं ड्राइंग पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही हूँ। जैस्मीन ने सिर हिलाया, उसका चेहरा निराशा से भरा था। तो हम बटरफ्लाई ब्लॉसम को चुनौती नहीं दे सकते? हापू ने भौहें चढ़ाईं। यान शियाओ, तुम कोई दूसरी चुनौती क्यों नहीं आजमाती? यान शियाओ ने सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं है। उसे उम्मीद थी कि उसे फेरी टाइप रिबन से फेरी जेड मिल जाएगा। शायद मैं जैस्मीन की समस्या सुलझा सकूं। मैं बाद में फ़ोन करके पूछूंगा।
ये कहकर यान शियाओ ने नीमो का नंबर डायल किया। जल्दी ही एक जोशीली आवाज़ सुनाई दी, यान शियाओ, अचानक मुझसे क्यों संपर्क कर रहे हो? क्या लड़ाई करना चाहते हो? मैं हमेशा तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ के होंठ कांपे। नहीं, मुझे किसी काम में तुम्हारी मदद चाहिए। फिर यान शियाओ ने दीप बाउल जिम के जिम लीडर कोसा का संपर्क नंबर प्राप्त किया। जी हाँ, वही अमूर्त कलाकार जिसे यान शियाओ के बेतुके सिद्धांतों के बाद ज्ञानोदय हुआ था। हर किसी की अपनी विशेषज्ञता होती है, कोसा जैस्मीन की मदद कर सकता है। कॉल कनेक्ट हो गया और एक थोड़ी उदास आवाज़ सुनाई दी। नमस्कार, ये काइटो किड, साकुरागी हानामिची और हिनाता ह्यूगा की किंडियाट एसोसिएशन है। मैं अध्यक्ष कोसा हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? डिग्री। यान शियाओ ने मुंह खोला, अचानक उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। प्रीवियस अध्याय 242 पिट्ज्यूट, मेरे पूर्वज अद्भुत थे। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, बुक रिव्यू सर्विस, ई बुक पब्लिशिंग गाइड, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, ऑडियो बुक प्रोडक्शन सर्विस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 243 कोसा की समझ। हेलो। कुछ देर तक कोई जवाब न देखकर कौशा ने फिर पूछा। अहम, मास्टर कौशा, मैं। यान शियाओ ने गला साफ किया और कौशा को उनकी ज्ञान प्राप्ति याद दिलाने की कोशिश करने ही वाला था, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता। मास्टर, क्या आप हैं? मास्टर, आपने आखिरकार मुझसे फिर संपर्क किया। कौशा की आवाज़ अचानक तेज हो गई और थोड़ी काम भी रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ के सिर में झुंझुनी सी हुई। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसने इस पागल कलाकार पर कोई अजीब सा प्रभाव डाला हो, चाहे अच्छा हो या बुरा। बात कुछ इस तरह है। यान शियाओ ने कौशा को संक्षेप में अपनी बात समझाई। इनाम के बारे में मैं। यान शियाओ इनाम बताने ही वाला था। कौशा ने फिर से उसे टोकते हुए कहा, मैं समझ गया गुरुजी। आपने कहा था कि एक सच्चे गुरु के दिल में हमेशा एक शिष्य का भाव होता है। आप मुझे दूसरों का मार्गदर्शन करके शिष्य बनने के लिए कह रहे हैं, जिससे मेरी वर्तमान कलात्मक बाधा दूर हो जाएगी। आपने तो मेरे लिए कला के प्रति जुनूनी लड़की को भी ढूंढ निकाला है ताकि मैं उसे मार्गदर्शन दे सकूं। चिंता मत कीजिए, अपनी कीमत बताए, मैं आपको जरूर संतुष्ट करूंगा। यान शियाओ, क्या मैं आपको पैसे देने वाला हूँ? आपसे पैसे मांगने वाला नहीं। वह आगे कुछ समझाने ही वाला था कि कोशा ने फिर से उसकी बात गलत समझ ली। माफ़ कीजिए गुरुजी, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं बस अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। भुगतान की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। इतना कहकर उसने क्लिक की आवाज़ के साथ फ़ोन काट दिया। यान शियाओ अवाक रह गया। खैर, जब तक वह खुश है, बाकी सब आसान था। कुछ मिनट बाद कौशा ने फिर फ़ोन किया और वीडियो कॉल के जरिए जैस्मीन से व्यक्तिगत रूप से पाठ पढ़ाया। 2.5 घंटे बाद जैस्मीन के चेहरे से चिंता पूरी तरह गायब हो गई थी और उसने चट्टान के किनारे पर खीरा खाते हुए मेगालोडन पर सवार साइडेक की एक अमूर्त पेंटिंग भी बना ली थी। लेकिन बाहरी लोगों की सोच चाहे जो भी हो, जैस्मीन खुद काफ़ी संतुष्ट थी। मामला सुलझ जाने पर यान शियाओ ने कौशा को फिर से धन्यवाद दिया। इस दौरान उसने भुगतान का जिक्र नहीं किया, इस डर से कि कहीं यह आदमी फिर से कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। लेकिन कौशा ऐसा नहीं सोचता था। सिर्फ इसलिए कि गुरु ने भुगतान का जिक्र नहीं किया, क्या इसका मतलब यह था कि वह भुगतान करने से इनकार कर सकता था? बिल्कुल नहीं, वह न केवल भुगतान करना चाहता था बल्कि अच्छा खासा भुगतान करना चाहता था। यान शियाओ के धन्यवाद के बीच कौशा ने माथे पर शिकन के साथ फ़ोन रख दिया। उसने कमरे में सजी पेंटिंग और मूर्तियों पर एक नज़र डाली। उसने पहले तो गुरु को अपनी कुछ बेहतरीन रचनाएं डाक से भेजने की योजना बनाई थी। आखिरकार कलाकार समुदाय में कलाकृतियों का आदान प्रदान करना सबसे ऊंचे दर्जे के उपहारों में से एक माना जाता है। लेकिन यान शियाओ के बार बार धन्यवाद देने से उसे लगा कि उसकी ये रचनाएं काफ़ी नहीं होंगी। यान शियाओ कौन है? वह एक कला गुरु हैं, एक सच्चे गुरु जो सिर्फ कुछ शब्दों से ही आपकी रचनात्मक रुकावट को दूर कर सकते हैं। इन कुछ चित्रों को भेजना तो इतना झंझट भरा होगा कि जैसे आप अपना पिछवाड़ा भी पहुंच लें। कोसा गुरु को धन्यवाद देने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका अच्छा दोस्त हाचिस्कू, जो पार्थियन क्षेत्र के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक और कला शिक्षक था, अंदर आया। अरे कोसा, आज तुम कुछ क्यों नहीं बना रहे हो? हाचिस्कू ने सहजता से पूछा। कोसा ने उसकी ओर देखा। हाचिस्कू ने उसके रचनात्मक करियर के कठिन दौर में उसकी मदद की थी और समान रुचियों के कारण दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। कोसा की नज़र में हाचिस्कू और यान शियाओ एक जैसे थे। दोनों ने कला के शिखर पर पहुंचते हुए साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया था। उदाहरण के लिए हाचिस्कू ने शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया और अंजवेब अकादमी में पीढ़ी दर पीढ़ी छात्रों को प्रशिक्षण दिया। रुको, अन्य क्षेत्र? कोसा की आंखें अचानक चमक उठी और वह मन ही मन बुदबुदाया, मुझे याद आया। गुरुजी सिनो लीग को चुनौती दे रहे हैं। वे नॉर्मल टाइप के विशेषज्ञ प्रशिक्षक लगते हैं। पल भर में उसे लगा कि उसे सही रास्ता मिल गया है। मुझे पता है कि भुगतान के रूप में क्या देना है। डॉट 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 डॉट। जब कोसा सोच रहा था, जैस्मीन ने अपने ड्राइंग बोर्ड पर इंद्रधनुषी रंग का फूल बना दिया था। जीवंत दिखने वाला वह फूल सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। ये कितना असली लग रहा है, शियाओ कियान ने कहा। हाँ, यान शियाओ ने भी सिर हिलाया। तब जैस्मीन ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगी। दूर क्षितिज से हल्के पीले रंग की रिबन फ्लाई का एक झुंड उड़ता हुआ आया। उनके पंख पारदर्शी तितली जैसे थे, आंखें चमकीली और बड़ी थीं और उनके शरीर पर स्कार्फ जैसे लाल भूरे रंग के रिबन लिपटे हुए थे। उनके लंबे काले पैर उनके चमकीले पीले शरीर के साथ खूबसूरती से मेल खा रहे थे, जिससे वे बेहद मनमोहक लग रही थीं। रिबन फ्लाई पोकेमोन बग फेरी टाइप के होते हैं। वे पराग और अमृत इकट्ठा करके पराग के गोले बनाते हैं। जब भी वे किसी व्यक्ति या पोकेमोन में उदासी महसूस करते हैं तो वे उन्हें खुश करने के लिए अपने बनाए हुए पराग के गोले फेंक करते हैं। लोटो। अबू, रिबन फ्लाई जैस्मीन के चारों ओर कुछ चक्कर लगाने लगी, मानो उन्हें जैस्मीन द्वारा बनाए गए फूल बहुत पसंद आ रहे हों। जैस्मीन, रिबन फ्लाइज, ये दोनों प्रशिक्षक वो चैलेंजर हैं जिन्होंने मुझे प्रेरणा पाने में मदद की। क्या हम इन्हें परीक्षा में शामिल होने दे सकते हैं? अबू, सबसे आगे चल रहे टोटेम रिबन फ्लाई ने यान शियाओ और बाकी दोनों को सिर हिलाकर सहमति दी। फिर 2 गुलाबी समचतुर्भुज आकार के क्रिस्टल निकाले। यान शियाओ चौंक गया। ये क्या? मुझे लगता है ये जैस्मीन बहन को उनकी प्रेरणा वापस दिलाने में मदद करने के लिए धन्यवाद है। हापू मुस्कुराया। बधाई हो, आपने परीक्षा पास कर ली। यान शियाओ और शियाओ कियान ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और दोनों ने एक एक प्योर क्रिस्टल ले लिया।
अब यान शियाओ को केवल एक ग्राउंड टाइप प्योर क्रिस्टल प्राप्त करना बाकी था। हापू के साथ घर लौटते हुए यान शियाओ और शियाओ कियान की मुलाकात सोफू से फिर हुई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने सिर्फ एक दिन में परीक्षा पूरी कर ली, इसीलिए तो आप द्वीप के सभी राजाओं द्वारा प्रशंसित प्रशिक्षक हैं। खांसी, सोफू खांसते हुए बोला। दादाजी थोड़ा पानी पी लीजिए। हापू ने उन्हें चाय का प्याला दिया। सोफू ने प्याला लिया और हापू के सिर पर थपथपाते हुए कहा, दादी को बुलाकर उनसे 2 शुद्ध क्रिस्टल लाने को कहिए। ठीक है दादाजी। खांसी खांसी खांसी। हापू को जाते देख सोफू को फिर से जोर से खांसी आ गई। चाय की एक घूंट लेते हुए सोफू ने कहा, मैंने तो पहले खुद ही इस बड़ी परीक्षा की तैयारी करने का सोचा था, लेकिन मेरी मौजूदा शारीरिक स्थिति इतनी कठिन लड़ाई सहन नहीं कर सकती। कोई बात नहीं दादाजी, अपना ख्याल रखिएगा, हम कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं, शियाओकियान ने कहा। मैं अपने शरीर को अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। इसका मतलब था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। तुम जरूर कर सकते हो, कोई और रास्ता तो होगा ही, है ना? नहीं, हम हापू को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, है ना? शाओकियान ने घबरा कर कहा। उसकी गुलाबी आंखों में आंसू भर आए थे, उसकी भावनाएं उथल पुथल से भरी थीं। उसे अपने दादाजी के अंतिम दिन याद आ गए। उसे भी हापू की तरह अंधेरे में रखा गया था। यान शाओ ने धीरे से शाओकियान का हाथ थपथपाया। मुझे माफ करना दादाजी। शाओकियान के दादाजी का भी ऐसा ही अनुभव रहा था, इसलिए। सोफू की धुंधली आंखों में चमक आ गई। तुम दोनों अच्छे बच्चे हो, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे दादाजी इसे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इसी क्षण हापू 2 मिट्टी पीले रंग के शुद्ध क्रिस्टल लेकर लौटी। दादाजी सोफू ने यान शियाओ और शियाओकियान की ओर देखा। स्टाफटेल स्केल ड्रैगन को हराने की तुम्हारी क्षमता ही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। मैं इन 2 शुद्ध क्रिस्टलों को अदरशोर खंडहरों के भीतर गहराई में रख दूंगा। तुम्हारी असली परीक्षा इन्हें वापस लाना होगी। अदरशोर खंडहर? शियाओकियान ने उत्सुकता से पूछा। यान शियाओ, ये तापुफिज अनुष्ठान के खंडहर हैं जिन्हें जीवन के अंत की भूमि के रूप में जाना जाता है। उसने सोफू की ओर विचारपूर्वक देखा। अगर कोई समस्या न हो तो तुम कल सुबह सबसे पहले अदरशोर खंडहरों के लिए निकल सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यान शियाओ और शियाओकियान ने इस कुछ असामान्य और महत्वपूर्ण परीक्षा को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। कोष्टक जारी रहेगा। पुनश्च प्रिय पाठकों, जिन्हें ये पुस्तक पसंद आई, कृपया पावर्ड बाय लाव के मुफ्त उपहार भेजना न भूलें। विज्ञापन कुछ ही सेकंड के होते हैं, इसलिए आप आसानी से 1 मिनट के भीतर 3 दैनिक पावर्ड बाय लाव उपहार भेज सकते हैं। वह छोटा सा मिनट मुझे बेहतर सामग्री लिखने के लिए प्रेरित कर सकता है और इस पुस्तक के अस्तित्व को भी निर्धारित करता है। सभी से अनुरोध है। प्रीवियस अध्याय 243 कोजा की समझ। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी, novel writing courses, reading list curated, novel writing software, agent filler novels, creative writing prompts, Discord about blog, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 244 दूसरे किनारे के खंडहर टापुफिंच का कोहरा। हापू ने यान शियाओ और शियाओकियान को कुछ बड़ी मूली दी और फिर उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई। हापू शुभकामनाएं, शियाओकियान ने उसे हाथ हिलाकर कहा। हापू को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा, फिर भी वह मुस्कुराए और सिर हिलाया। यान शियाओ ने अपने पित्जियोर को छोड़ा और शियाओकियान के साथ हानो रिजॉर्ट लौट आए। पहले उन्होंने अपने पोकेमोन और शियाओकियान के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, फिर शांत समुद्र तट पर लेकर चांदनी का लुत्फ उठाया। बीच बीच में वह पोकेमोन को प्रशिक्षण के कुछ सुझाव देती रही, साथ ही साथ दूसरे तट के खंडहरों से संबंधित बातों पर विचार करती रही। पत्नी, कल का टेस्ट शायद बहुत ही अनोखा होगा। यान शियाओ ने अपनी बाहों में बैठी मोटी सी पोकेमोन के नितंबों पर थपथपाते हुए कहा। तो मैं इसका इंतजार करूंगी। शियाओकियान ने अपनी स्थिति बदली और यान शियाओ की छाती पर अपना भार डालकर उसे और करीब आ गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी बाहों को उसकी पतली कमर के चारों ओर और कस लिया। ... अगली सुबह दोनों वॉरियर ईगल पर सवार होकर बोनी द्वीप लौट आए। सोफू परिवार को परेशान किए बिना यान शियाओकियान को द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित बोनी वेव स्वैप रॉक तट पर ले गया। जैसे ही वे उतरे, लहरों की गर्जना उनके कानों में गूंज उठी, मानो कोई तेज ढोल बज रहा हो। कितना जीवन समुद्र है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि जीवन के अंत का प्रतीक परलोक के खंडहर इतनी जीवंत जगह पर क्यों स्थित हैं। शायद अंत ही एक नई शुरुआत है। यान शियाओ ने अपने अतीत और वर्तमान जीवन के बारे में सोचते हुए कहा। यह बहुत गहरा अर्थ रखता है। चलो चलें। शियाओकियान उसे खींचकर पूर्वी पहाड़ी पर दौड़ने लगी। नक्शे के अनुसार परलोक के खंडहर पर्वत शिखर के केंद्र में एक गुफा में स्थित थे। हर बार जब सूरज उगता है और धूप पड़ती है तो दूसरे किनारे के खंडहरों में ज्वार उतर जाता है, जिससे उसका असली रूप सामने आ जाता है, और जब सूरज डूबता है तो ज्वार फिर से उठ खड़ा होता है और उस जगह को एक बार फिर से ढक लेता है। यान शियाओ ने कहा और लंबे कान वाले खरगोश और स्लेकिंग को अपने साथ पहाड़ पर चढ़ने के लिए छोड़ दिया। जल्द ही वे दोनों शिखर पर पहुंच गए। यह एक घाटी जैसा दिखता था, जिसका मध्य भाग गहराई में जाता हुआ प्रतीत होता था। दूर तक देखने पर गहरे हरे रंग की चट्टानों के केंद्र से धरती में गहरी नम गुफाएं फैली हुई थीं। यही वह स्थान था जहां दूसरे किनारे के खंडहर स्थित थे। घाटी में प्रवेश करने से पहले यान शियाओ अचानक रुक गया। क्या हुआ प्रिय पत्नी, बाद में मेरी बात ध्यान से सुनना। यान शियाओ मुस्कुराया। शियाओक्सी चौंक गई। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस याद रखना। यान शियाओ ने सिर हिलाया, उसका हाथ फिर से पकड़ा और फिर लंबे कान वाले खरगोश और आलसी राजा की ओर देखकर बोला, तुम दोनों भी समझे? मिलो। हे, दोनों साथियों ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो चलते हैं। यान शियाओ ने शांत घाटी में कदम रखते हुए कहा। टैप टैप। घाटी में कदमों की आहट गूंजी, धीरे धीरे दूर होती गई, फिर गायब हो गई। आसपास का नजारा धीरे धीरे धुंधला हो गया और सफेद धुंध के गुच्छे उठे, जिन्होंने उन दोनों और उनके 2 पालतू जानवरों को घेर लिया। टैप। यान शियाओ रुक गया। शियाओक्सी का हाथ उसकी पकड़ से गायब हो गया था और उसके बगल में खड़े उसके दोनों साथी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो बात यह है, उसने अपने आप से बुदबुदाते हुए चारों ओर देखा। सचमुच वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। फिर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। यान शियाओ के मन में एक शांत मधुर स्त्री की आवाज गूंजी, तुम्हारा अतीत। क्या वह कोहरा है? जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, कोहरे की गहराई से एक गहरे बैंगनी रंग की आकृति चुपचाप प्रकट हुई। उसकी त्वचा समुद्र की खाई जितनी गहरी थी, उसके बाद समुद्र की लहरों जैसे नीले थे, और उसके माथे पर एक सफेद आकार का निशान था जो उसकी भौं की हड्डी और नाक के पुल जैसा दिखता था।
उसकी छाती पर एक सफेद वी आकार के निशान के साथ वह एक पतली सुंदर जलपरी जैसी दिखती थी। टैप्फिनी लव 87 उच्च स्तरीय पौराणिक टियर 2 विवरण। पोनी द्वीप की संरक्षक देवी जो दूसरे तट के खंडहरों की गहराई में निवास करती है, शक्तिशाली जल प्रकार की शक्तियों से युक्त है। समुद्र की धाराएं उसकी ऊर्जा का अटूट स्रोत हैं। दूसरे तट के खंडहरों के स्वामी के रूप में इसमें कोहरे के माध्यम से नश्वर और आध्यात्मिक दुनिया को मिलाने की क्षमता है। इस कोहरे में तीव्र लालसा से प्रेरित होकर लोग या पोकेमोन अपने दिवंगत रिश्तेदारों और साथियों को देख सकेंगे। केवल वही लोग जो कोहरे की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उन्हें ही टैप्फिनी की स्वीकृति प्राप्त होगी। यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम आ गए तापुफिनी। लगता है तुम मुझे जानते हो, बड़े अजीब इंसान हो। तापुफिनी की टेलीपैथिक शक्ति ने उसकी आंखों में हैरानी का भाव भर दिया। मेरे वतन में तुम बहुत लोकप्रिय पोकेमोन हो और हाँ, मुझे भी तुम पसंद हो। यान शियाओ ने दिखावे की परवाह किए बिना पालथी मारकर बैठ गया और सहजता से बोला, क्या सच में? तापुफिनी ने अपना सिर झुकाकर अपने सामने बैठे इंसान को देखा, मानो उसके शब्द उसके दिल से निकले हों। क्या मेरे साथियों ने अपने उन प्रियजनों को देख लिया है जिन्हें वे देखने के लिए तरस रहे थे? यान शियाओ ने पूछा। हाँ, मेरी धुंध में तड़प ही आह्वान का माध्यम है जो आत्माओं की दुनिया से बिछड़ी आत्माओं को आकर्षित करती है। अच्छी बात है। यान शियाओ ने सिर हिलाया। दरअसल उसे आने से पहले ही इन सब बातों का अंदाजा था। उसके पिछले जन्म के एनीमे में तापुफिनी यहीं रहता था और लोगों के मन की परीक्षा लेने के लिए कोहरे का इस्तेमाल करता था। यहाँ क्यावे और ऐश की मुलाकात दिवंगत सोफू से हुई, ऐश केलेटन की मुलाकात दिवंगत रोवाना से हुई और मेलो की मुलाकात अपनी माँ से हुई जो बीमारी से मर चुकी थी। इसलिए यान शियाओ ने खास तौर पर बनेरी और स्लेकिंग को छोड़ा। उसे उम्मीद थी कि वे और शियाओक्सी यहाँ अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। वैसे कोहरा लगातार जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति को सोख लेता है, इसलिए इसमें ज्यादा देर तक डूबे रहना ठीक नहीं है। अगर तुम परीक्षा पास करके मेरी गुफा की गहराई तक पहुंचना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अपने साथियों को जगा लो। तापुफिनी ने उसे विनम्रता से याद दिलाया। क्या? यान शियाओ चौंक गया। एनीमे में ये भी बताया गया था कि कोहरे में ज्यादा देर तक डूबे रहने से अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ सकते हैं। मुझे क्या करना होगा तुम बता नहीं सकते, ये तुम्हारी परीक्षा है, तापुफिनी ने धीरे धीरे धुंध में गायब होते हुए कहा। उसी समय यान शियाओ को अचानक एहसास हुआ कि अब धुंध उसकी दृष्टि को धुंधला नहीं कर सकती। धुंध के भीतर एक स्पष्टता छिपी हुई थी। उसने दूर एक लंबा सा शरीर देखा। यह एक लंबे कान वाला खरगोश था। लंबे कान वाला खरगोश एक बूढ़े झुके हुए लंबे कान वाले खरगोश का हाथ पकड़े हुए उससे बातें कर रहा था। मिलो दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। लंबे कान वाले खरगोश की आंख से एक चमकता हुआ आंसू बह निकला जिसे उसकी दादी ने प्यार से पोंछ दिया। लो प्यारा बच्चा, दादी को भी तुम्हारी बहुत याद आती है। दादी, मैं कितनी कमाल की हो गई हूँ, मुझे कितने अच्छे दोस्त मिल गए हैं, देखो, लंबे कान वाले खरगोश ने कहा और एक जोरदार फ्लाइंग नी किक मारी जिससे आसपास का कोहरा कांप उठा। वाह वाह, तुम बड़ी हो गई हो। दादी मुस्कुराई और अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे लंबे कान वाले खरगोश के सिर पर थपथपाना चाहती हूँ जैसे बचपन में करती थी। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अब वह ऐसा नहीं कर सकती। उनकी आंखों में हल्की सी उदासी थी लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उनकी पोती बड़ी हो गई थी, दादी होने के नाते अब उन्हें चैन की सांस आ सकती थी। तभी आसपास का कोहरा छटने लगा और दादी लंबे कान वाले खरगोश की आकृति हल्की हल्की दिखाई देने लगी। दादी मत जाओ, लंबे कान वाले खरगोश ने, जो दादी की गोद में दुबका हुआ था, अचानक ये देखा और चिल्ला उठा। दादी लंबे कान वाले खरगोश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बच्चे, दादी तुम्हें आशीर्वाद देती हैं। तुम्हें अभी अपना रास्ता खुद तय करना है, तुम दादी के साथ हमेशा नहीं रह सकते। अफसोस की बात सिर्फ यह है कि दादी तुम्हें शिखर तक पहुंचते हुए नहीं देख पाएंगी। माइलो, लंबे कान वाले खरगोश के चेहरे से आंसू बारिश की बूंदों की तरह बहने लगे, लेकिन धुंध फिर कभी नहीं लौटी और दादी की मुस्कान उनके गायब होने से पहले के उस पल में हमेशा के लिए जम गई। वाह, लंबे कान वाले खरगोश जमीन पर घुटने टेककर बेकाबू होकर रोने लगा। बड़े हाथों की एक जोड़ी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। जब तुम शिखर पर पहुंचोगे तो दादी तुम्हें देखेंगी, मैं वादा करती हूँ। उस कोमल लेकिन दृढ़ वादे ने उसके कांपते शरीर को रोक दिया। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंसुओं से भरी आंखों में लड़के का चेहरा देखा। उस मुस्कान ने उसके दिल को छू लिया। माइलो, लंबे कान वाले खरगोश ने जोर से सिर हिलाया। प्रीवियस अध्याय 244 दूसरे किनारे के खंडहर टापुफिंच का कोहरा। नेक्स्ट सेटिंग्स टॉप बुक कैटलॉग ग्लॉसरी रिप्लेसमेंट बुकशेल्फ हिस्ट्री न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डिस्कवर मोर बुक रिव्यू सर्विस ऑडियो बुक प्रोडक्शन सर्विस रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 245 वह दुनिया की सबसे खुश लड़की होगी। एक नया वादा करके यान शियाओ ने लंबे कान वाले खरगोश को एक तरफ रख दिया और आसपास के कोहरे में खोजबीन जारी रखी। जल्दी ही उसने अपने बाईं ओर कोहरे में स्लेकिंग जियांशुओ की आकृति देखी। उसके सामने आंसू भरी आंखों वाला एक अति सक्रिय बंदर खड़ा था। हे, स्लेकिंग ने अपना सिर खुजाया, धीरे से अपनी पीठ थपथपाई, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। जी हाँ, उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी जिसने बचपन में उसकी रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। बच्चे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने अपनी माँ के बिना ठीक से खाया? माँ, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। स्लेकिंग शांत दिख रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अति सक्रिय बंदर ने बिना कुछ कहे उसे देखा, बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वह जानती थी कि उसका बच्चा बड़ा हो गया है, जानती थी कि अपनी माँ को कैसे दिलासा देना है। एक नवजात आलसी लंगड़े बंदर अपनी माँ की सुरक्षा के बिना भला कैसे ठीक से खाया सो सकता है? अरे, स्लेकिंग ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया, आंखों में उमड़ते आंसुओं को चुपके से बहाते हुए। अब वह कमजोर, दयनीय और आलसी बूढ़ा नहीं रहा था। वह चाहता था कि उसकी माँ परलोक में शांति और चिंतामुक्त जीवन जिए। इसलिए वह अपनी माँ के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। अरे माँ, देखो, स्लेकिंग ने अपने पैर उठाए। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो गई। अति सक्रिय बंदर मुस्कुराया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, रो मत, मैं अब बहुत बहुत मजबूत हूँ। अपनी माँ को इस हालत में देखकर स्लेकिंग घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी मुट्ठी फैलाई और उसमें जबरदस्त ऊर्जा जमा हो गई। बूम, ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जो आसपास के बादलों को चीरता हुआ उसके पैरों के नीचे की जमीन को चीरता हुआ निकल गया। अच्छा, बस राहत मिली। अति सक्रिय बंदर की आकृति धुंधली होकर दिखने लगी, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे जम गई। लाए लाए, ये देखकर स्लेकिंग अपने आंसू नहीं रोक पाया और अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया।
माँ कृपया मत जाओ। अतिसक्रिय बंदर ने सिर हिलाया। बच्चे तुम ठीक होगे, माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, माँ तुम्हें आशीर्वाद देती है। इतना कहकर उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली हो गई और घूमते बादलों में पूरी तरह गायब हो गई। लाए स्लेकिंग की लोहे जैसी मजबूत बाह सामान्य रूप से काम उठी और उसने अपने सामने जमीन को घूरना शुरू कर दिया। यहीं पर उसकी माँ अभी खड़ी थी। उसी क्षण एक गर्म हाथ ने उसकी बाह को थाम लिया। हम फिर मिलेंगे, पाताल लोक के द्वार, हम उन्हें खोलेंगे। स्लेकिंग मुड़ गया। लड़का मुट्ठी फैलाए खड़ा था, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था। वह जानता था कि यही उनका वादा है। लाए अपने आंसू पोंछते हुए उसने भारी मन से सिर हिलाया और उसकी बेमेल मुट्ठी हवा में ही लड़के की मुट्ठी से टकरा गई। स्नैप, एक तीखी आवाज दूर दूर तक गूंजी। डॉट 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 डॉट। वान को शांत करने के बाद जिसने जाने की अनुमति मांगी थी, यान शियाओ धुंध में आगे बढ़ता रहा। एक मोड़ मुड़ने के बाद उसने आखिरकार उस दुबली पतली आकृति को देखा। शियाओ कियान के बगल में एक झुका हुआ बुजुर्ग बैठा था। वह 70 वर्ष से अधिक उम्र का लग रहा था, लेकिन उसकी धुंधली आंखों में अभी भी कभी कभी एक तीखी चमक दिखाई देती थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, यान शियाओ ने उनकी बातचीत सुन ली। दादाजी, आपको याद है जब मैंने आपको बताया था कि एक लड़का मुझे घर ले आया था? हाँ, दादाजी को याद है। मैं शियाओ कियान की बातें कभी नहीं भूलता। हे, दादाजी सबसे अच्छे हैं। शियाओ कियान हॉवर्ड की गोद में बैठी थी, उसके चेहरे पर पुरानी यादों की झलक थी। उस लड़के का नाम यान शियाओ था और अब वो आपका दामाद है। सच में, कितना अफसोस दादाजी उससे कभी मिल नहीं पाए। हाँ, तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ दादाजी। यान शियाओ सच में कमाल का है। शियाओ कियान ने कहानी बड़े सजीवता से सुनानी शुरू की और हॉवर्ड चुपचाप सुनता रहा, बीच बीच में उसके बिखरे बालों को ठीक करता रहा। काफी देर बाद शियाओ कियान ने उत्साह से कहा, तो आपका दामाद बहुत ही अच्छा और भरोसेमंद लड़का है। दादाजी, क्या इसका मतलब है कि आप मेरी पढ़ाई में लापरवाही की चिंता नहीं करेंगे? हॉवर्ड ने सिर हिलाया। दादाजी, कितना अफसोस है कि मैं हमारी शियाओ कियान को उसकी शादी की पोशाक में नहीं देख पाया। दादाजी, शियाओ कियान के लाल होंठ हल्के से कांपे, उसकी आवाज में उदासी ने हॉवर्ड के दिल को दर्द पहुंचा दिया। चिंता मत करो दादाजी हॉवर्ड, मैं वादा करती हूँ शियाओक्सी दुनिया की सबसे खुश लड़की होगी। यान शियाओ की आवाज धुंध से निकली और वह हॉवर्ड के पास आया। पतिदेव, शियाओक्सी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, उसकी पलकों पर आंसू ऐसे टिके थे जैसे बारिश में भीगा हुआ नाशपाती का फूल। हॉवर्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आप यान शियाओ हैं? हाँ, मैं ही हूँ दादाजी हॉवर्ड। चूंकि तुम मेरी पोती के पति बनना चाहते हो, तो तुम्हें मुझे संबोधित करने का तरीका बदलना होगा। यान शियाओ चौंक गया, फिर तुरंत सिर झुकाकर बोला, दादाजी। ठीक है, ठीक है, हॉवर्ड ने 3 बार कहा। उसकी जुरीदार आंखें थोड़ी नम थीं और उसने शियाओ कियान का हाथ पकड़कर यान शियाओ के हाथ में रख दिया। तो दादाजी अपनी सबसे प्यारी पोती को तुम्हें सौंपते हैं, आशा है तुम अपना वचन निभाओगे। जी, यान शियाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह मेरा दादाजी से वादा है। हॉवर्ड ने शियाओ कियान को गहरी स्नेह भरी निगाहों से देखा, जैसे वह अपनी सारी चिंता इस पल में छोड़ देना चाहता हो। बच्ची, अब से तुम्हारा अपना नया घर होगा, हमेशा दादाजी के बारे में मत सोचना, ठीक है? दादाजी, शियाओ कियान को जैसे कुछ समझ आया, उसने हताशा से सिर हिलाया। हॉवर्ड का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो कोहरे को छंटने से नहीं रोक सकी, नहीं उस बूढ़ी को अपने सामने और देर तक रोक सकी। अरे नादान बच्ची, जब हम बिछड़ते हैं तो तुम हमेशा इतनी उदास क्यों हो जाती हो? तुम्हें फिर से देखकर ही मुझे खुशी होती है। हॉवर्ड ने अपनी आवाज को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। अगली बार जब हम मिलेंगे तो दादाजी के परपोते को लाना, ठीक है? पाह, दादाजी आप क्या कह रहे हैं? शियाओक्सी का छोटा सा चेहरा लाल हो गया और उसने मुंह बना लिया। हा, हॉवर्ड हंसा, उसकी हंसी दूर तक गूंजती रही और वो कोहरे में गायब हो गया। शियाओक्सी का नखरे वाला चेहरा जम गया और उसकी गालों पर आंसुओं की 2 धारें फिर से बह गईं। यान शियाओ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, अपनी टुटी लड़की के सिर पर टिका दी और आंसुओं को अपने सीने पर गिरने दिया। डॉट 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 डॉट। कुछ मिनटों बाद सुडोल्फ स्तनों वाली लड़की धीरे धीरे यान शियाओ की बाहों में सो गई और उनके चारों ओर का घना कोहरा पूरी तरह से छट गया, जिससे एक गहरा नीला आकाश दिखाई देने लगा। यान शियाओ ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को दबाकर अपने दिल में दबे हुए दुख को दूर किया और शियाओ कियान को गुफा में ले गया। स्वच्छ झरना बह रहा था, जिसकी धाराएं लहरें बना रही थीं। नीले रंग की गुफा का आकार हुई जैसा था और कई मोड़ों से गुजरने के बाद उसे अंततः अन्यतर के खंडहरों का असली रूप दिखाई दिया। कुल मिलाकर ये युद्ध के खंडहरों से बहुत अलग नहीं था। केंद्रीय वेदी पर मिट्टी के पीले रंग के 2 शुद्ध क्रिस्टल रखे थे और उनके बगल में क्रिस्टल जैसे साफ तरल से भरे 2 गिलास थे। बधाई हो, आपने कोहरे की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ये आपके पुरस्कार हैं। वेदी के बगल में नदी से तापफिन निकला। यान शियाओ को देखते हुए बोला, धन्यवाद तापफिन। यान शियाओ ने उसे थोड़ा झुककर प्रणाम किया। लोपुन्नी, स्लेकिंग और शियाओ कियान को उनके बिछड़े प्रियजनों से मिलवाने में सक्षम होना यान शियाओ के लिए एक बहुत बड़ा उपहार था। तुम्हारे अंदर एक दिव्य आभा है। पहले तो मैं समझ नहीं पाई, पर अब मुझे सब स्पष्ट हो गया है। तुम्हारा दिल जुनून और सपनों से भरा है, इसलिए संकोच मत करो। तापू फिंच ने यान शियाओ को एक दुर्लभ मुस्कान दी और फिर उसकी बूंदें बरसाईं। आसपास की हवा पल भर में एक चमकदार नीले रंग से भर गई, यहाँ तक कि सांस भी अधिक नम महसूस होने लगी। एक पल में ही तापू फिंच गायब हो गया और यान शियाओ का पहले से थका हुआ शरीर फिर से ऊर्जावान हो गया। प्रीवियस अध्याय 245 वह दुनिया की सबसे खुश लड़की होगी। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड, ऑडियो बुक प्रोडक्शन सर्विस, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, बुक रिव्यू सर्विस, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल 0.81 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 246 जल का शुद्धिकरण। डिंग, मेजबान को तापूफिनी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिससे उनकी शारीरिक शक्ति और भी बढ़ गई है। हम, शियाओक्सी ने अपनी चमकदार आंखें खोलते हुए धीरे से कहा। प्रिय, हम कहाँ हैं? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। यान शियाओ ने उसका गाल चुटकी भरते हुए कहा, हमने परीक्षा पास कर ली, चलो इनाम देखने चलते हैं। दोनों वेदी पर पहुंचे और 2 ब्राउन जेड टोकन को ध्यान से रख दिया। फिर यान शियाओ ने साफ तरल से भरे 2 गिलासों को देखा। शुद्धिकरण जल, तापूफिनी की दिव्य शक्ति से युक्त शुद्धिकरण जल। यह मन और शरीर को शुद्ध कर सकता है, अशुद्धियों को दूर कर सकता है और प्रशिक्षकों के लिए अपने पोकेमोन की बंधन शक्ति के साथ तालमेल बिठाना आसान बना सकता है।
यह क्या है प्रिय? शियाओक्सी ने उत्सुकता से अपना गिलास उठाते हुए पूछा। इसे पी लो, ये तापुफिनी का उपहार है। ये कहकर यान शियाओ ने अपना गिलास उठाया और एक ही घूंट में सारा पी गया। उसके सिर से हल्के भूरे रंग की गैस का एक झोंका उठा और उसकी त्वचा और भी पारदर्शी हो गई। आसपास से जलतत्व की हल्की सी अनुभूति होने लगी। जाहिर है शियाओकियान पर इसका प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट था। शुद्धिकरण जल पीने के बाद वह और भी अधिक जीवंत लग रही थी। उसकी पहले से ही गोरी त्वचा और भी चिकनी हो गई और उसकी गुलाबी आंखें उसके आसपास की हर चीज को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर रही थी, जिससे उसका आकर्षण एक नए स्तर पर पहुंच गया था। प्रिय, मुझे लगता है कि तुम और भी सुंदर हो गए हो। क्या मैं पहले सुंदर नहीं था? यान शियाओ ने पलटकर कहा। ठीक है, पहले जैसा नहीं, सचमुच। हाँ, दोनों हाथ में हाथ डालकर उसी रास्ते से वापस चल दिए गए। इस प्रकार द्वीप की तीर्थयात्रा की कठिनाइयां समाप्त हुईं। यान शियाओ और शियाओकियान जब पित्जियोर पर सवार होकर वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके बैग से रोटम बाहर निकला। बीप बीप, प्रोफेसर बानेट ने संदेश भेजा है, रोटम। यान शियाओ ने संदेश खोला। संदेश बहुत संक्षिप्त था। यह बानेट का संदेश था, जिन्होंने यान शियाओ से सिन्हो लौटते समय उनोवा क्षेत्र की पोकेमोन प्रोफेसर जुनिपर को एक वस्तु पहुंचाने का अनुरोध किया था। उनोवा क्षेत्र अलोला से ज्यादा दूर नहीं है। चूंकि अलोला के लिए उड़ानें फिलहाल कम है, इसलिए ज्यादातर पर्यटक उनोवा के लिए उड़ान भरते हैं और फिर नाव से यहाँ आते हैं। इसलिए यान शियाओ और शियाओकियान के लिए हवाई मार्ग से वापस लौटना सुविधाजनक होगा। यान शियाओ ने सुंदर प्रोफेसर के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया, बस इतना बताया कि उनका कुछ काम अधूरा रह गया है और वे शायद कुछ दिनों तक वापस नहीं लौट पाएंगे। बानेट का जवाब मिलने पर उसने कहा कि कोई जल्दी नहीं है और जब समय मिलेगा तो वह रिसर्च लैब से पैकेज ले सकता है। बानेट से चैट विंडो बंद करने के बाद यान शियाओ को एक और दोस्त का संदेश मिला। काशिरी, यान शियाओ, हमारे होटल में तुम्हारा प्रवास कैसा चल रहा है? मैं अब अलोला वापस आ गई हूँ, क्या कभी मुझसे मुकाबला करना चाहोगे? यान शियाओ ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, जरूर, कल सुबह 10 बजे मिले द्वीप पर पोकेमोन सेंटर ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलते हैं। काशिरी ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, बस देखते रहो। यान शियाओ मुस्कुराया, तुम्हारे लिए भी यही बात लागू होती है। संदेश का जवाब देने के बाद पित्जियोर मिले द्वीप के ऊपर पहुंच चुका था। क्योंकि वह उर्सारिन को पकड़ना शुरू करने वाला था, इसलिए यान शियाओ ने फिलहाल मिले द्वीप पर ही रुकने का फैसला किया। वह पोकेमोन सेंटर में दाखिल हुआ। यान शियाओ रिसेप्शन पर पहुंचे और बोले, नमस्ते मिस जॉय, एक डबल रूम दे दीजिए। जॉय ने उनके चेहरों पर थोड़ा अजीब भाव देखा और पूछा, माफ कीजिए, क्या आप डॉक्टर यान शियाओ और मिस शियाओक्सी हैं? जी हाँ, कोई समस्या है? शियाओक्सी ने पूछा। कोई बात नहीं, पोकेमोन सेंटर के सभी डबल रूम आज बुक हैं। मैं आपको डीलक्स स्वीट में अपग्रेड कर दूंगा, ठीक है? जॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, धन्यवाद। यान शियाओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया, चाबियां ली और शियाओक्सी को ऊपर ले गए। उनके नए कपड़े, जो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, आ गए थे और शियाओक्सी आज रात उन्हें पहनकर देख सकती थी। दोनों को जल्दी से ऊपर जाते देख जॉय ने मुंह बनाया। कुछ दिन पहले उनके दूर के चचेरे भाई ने बताया था कि जिन कमरों में ये दोनों रुके थे, उनमें बिस्तर रहस्यमय तरीके से टूट जाते थे। इसलिए उन्होंने विशेष सावधानी बरती और उन दोनों के लिए एक विशेष कमरा तैयार किया। तभी 2 प्रशिक्षक पास आए। नमस्कार नस जॉय, क्या हम अपने डबल रूम को डीलक्स स्वीट में अपग्रेड कर सकते हैं? नहीं, तो फिर उन दोनों का क्या हुआ जो अभी आए थे? मैंने मना कर दिया, बस यहाँ से चले जाओ, नस जॉय ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं, आप इतनी कठोर क्यों हो रही हैं? डांट सुनने के बाद थोड़ा निर्दोष महसूस करते हुए दोनों प्रशिक्षक चले गए। नस जॉय के माथे पर शिकन आ गई और उन्होंने धीमी आवाज में कुछ कहा जो केवल उन्हें ही सुनाई दिया। डीलक्स स्वीट जैसी कोई चीज नहीं होती, वह तो भूकंपरोधी विशेष कमरा है जिसके लिए मैंने खुद पैसे दिए हैं। यान शियाओ और शियाओकियान, जो पहले से ही भूकंपरोधी अभ्यास में लगे हुए थे, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बिस्तर पर वे लेटे थे, वह गुलाबी बालों वाली नस द्वारा विशेष रूप से खरीदा गया एक मजबूत बिस्तर था। ऐसा कहा जाता है कि ग्राउडॉन के भूकंप भी इसे आसानी से विकृत नहीं कर सकते। अगली सुबह पोकेमोन सेंटर के प्रशिक्षण मैदान में यान शियाओ पोकेमोन को प्रशिक्षण दे रही थी, जबकि शियाओकियान अपने पोकेमोन अंडे और टेडी बियर के साथ खेल रही थी। अचानक दूर क्षितिज से एक विशाल काले और सफेद रंग का चोंच जैसा पक्षी नीचे झपटा। उसकी पीठ पर बैठी सुंदर नीली मिनीस्कर्ट पहने काशिरी ने अपने हाथ बेतहाशा हिलाते हुए कहा, अरे यान शियाओ, शियाओकियान। यान शियाओ और शियाओकियान उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। जैसे ही चोंच नीचे उतरी, काशिरी उसकी पीठ से कूद गई। मैंने सुना है कि आपने अपना द्वीप भ्रमण पूरा कर लिया है। ये तो बहुत जल्दी है। यान शियाओ मुस्कुराया, क्या आपने सिन्हो के सभी 8 जिम बैच भी हासिल कर लिए? वह अलग बात है, द्वीप के राजा जिम लीडरों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। काशिरी के बोलते ही अचानक उसकी नजर दूर से एक पित्जियोर पर पड़ी जो तूफान के लिए तैयार हो रहा था। यान शियाओ, तुमने पित्जियोर कब पकड़ा? और वो चांदी जैसा है, कितना शानदार। मैंने इसे अभी अभी पकड़ा है, लेकिन ये बहुत मजबूत है। बहुत बढ़िया, तो चलो मुकाबला करते हैं। तुम पित्जियोर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? काशिरी ने उत्साह से कहा। 6 में से 3 से शुरुआत करते हैं, देखते हैं मेरे प्रतिद्वंदी में कितना बदलाव आया है। हाँ, और भी बढ़िया। दोनों की तुरंत अच्छी दोस्ती हो गई और काशिरी ने तुरंत एक पोकेबॉल फेंकी जिससे उसके 6 पोकेमोन सामने आ गए। गनवीक लेवल 53, स्कारमोरी लेवल 52, फ्लोरजेस लेवल 51, हवलूचा लेवल 51, क्रोबैट लेवल 50 और वल्पिक्स लेवल 50। यान शियाओ ने उसके सभी पोकेमोन के लेवल देखे और हल्के से सिर हिलाया। भविष्य की अलोला एलीट 4 से जैसी उम्मीद थी, वह पहले से ही हर जिम लीडर को चुनौती देने की ताकत रखती है। जैसा कि उनसे अपेक्षा की जाती है, वह अपनी प्रगति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जब वह पहली बार काशिरी से मिला था, तब वह उससे 10 स्तर से भी आगे थी। गोब्लिन से लड़ने वाली ओलिविया अब उससे 3 स्तर आगे थी। ठीक है, तुम किनका इस्तेमाल करोगे? काशिरी ने पूछा। मैं स्क्विरल, ईवे, ब्लिसी, ओर्सारिन, बनियाई और इंडिडी का इस्तेमाल करूंगा। यान शियाओ ने अपने साथियों के नाम पुकारे। हर बार जब वह किसी का नाम लेता तो उसके पीछे एक भरोसेमंद आकृति प्रकट हो जाती। तो मैं रेफरी बनूंगा। नहीं, शियाओकियान ने कहा, उसका टेडी बेउत्साह से ताली बजा रहा था। प्रतिद्वंद्वियों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली थी। कोष्टक जारी रहेगा। पुनश्च जिन पाठकों को ये पुस्तक पसंद आए, कृपया पावर्ड बाय लॉ का मुफ्त उपहार भेजना न भूलें। हर विज्ञापन कुछ ही सेकंड का होता है, जिससे 1 मिनट के भीतर ही रोजाना के 3 प्यार से प्रेरित विज्ञापन आसानी से दिखाए जा सकते हैं। लेकिन वो छोटा सा मिनट मुझे और भी बेहतर कंटेंट लिखने के लिए प्रेरित करता है और अंततः यही किताब के अस्तित्व को तय करता है। कृपया सभी लोग प्रीवियस अध्याय 246 जल का शुद्धिकरण
नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी, एजेंट फिलर नॉवेल्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो, टोमोटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 247 6 में से 3 का मुकाबला, काशिलियान ने खुद को मूर्ख साबित कर दिया। कुछ ही देर में दोनों पक्षों ने अपने 6 पोकेमॉन वापस बुला लिए और युद्ध मंच पर अपनी अपनी जगह ले ली। यान शियाओ ने शियाओ लुओ से लाइव स्ट्रीम शुरू करने को कहा और बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ गए। आ रहा है, टीचर यान आखिरकार फिर से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। पिछली 3 तरफा जीत अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा है। आज के मैच का बेसब्री से इंतजार है। अरे वाह, आज का कार्यक्रम काशिरी को हराने के बारे में है। जल्दी करो, सबको बताओ। काशिरी, अपने मुल्ज़िम मत उतारना, ठीक है? बस ऐसे ही, मैं लगभग खत्म करने वाला हूँ। मॉडरेटर कहाँ है? ऊपर है। वह पागल हो गई है। जल्दी से इसे संभालो और मिस काशिरी को थोड़ा सा अपना पिछवाड़ा बाहर निकालने को कहो। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अब यान शियाओ और काशिरी के बीच द्वंद्व शुरू होने वाला है। नियम है 3 में से 6। अगर दोनों तरफ के तीनों पोकेमॉन लड़ने में असमर्थ होते हैं तो विरोधी हार जाता है। अब कृपया अपने पहले पोकेमॉन को एक साथ मैदान में उतारें। जाओ अकेंक, मेरी पहली जीत दिलाओ। पिटजियोट, मैं तुम्हें चुनता हूँ। दो पोकेबॉल एक साथ हवा में खुले और टोबीवॉइड और पिटजियोट मैदान में आ गए। इस बार मैं तुम्हें फिर से अपनी चाल चलने नहीं दूंगा, काशिरी ने कहा और पहला आदेश दिया। अकेंक, रॉक ब्लास्ट। रॉक ब्लास्ट, रॉक टाइप फिजिकल अटैक, पावर 25, लगातार 2-5 बार हिट कर सकता है। अपनी लगातार हमले की क्षमता के साथ टोबीवॉइड ने तुरंत पिटजियोट पर कई पत्थर फेंके। पिटजियोटो, स्टील विंग का इस्तेमाल करके ब्लॉक करो और फिर चकमा दो। पिटजियोटो उसके लंबे पंख धातुई चमक से ढके हुए थे। पहले पत्थर का सीधा वार झेलने के बाद पिटजियोटो घूम गया और बाकी हमलों से बच निकला। उसी समय उसके शरीर के अंदर एक लाल कार्ड प्रकट हुआ, जिससे गोब्लिन वापस अपनी पोकेबॉल में चले गए। पीछे की पंक्ति में मौजूद स्कारमोरी मैदान पर आ गया। पिटजियोटो, तुम्हारे पास भी एक लाल कार्ड है। काशिरी ने उपहास किया। स्केलेटन, स्टील थ रॉक का इस्तेमाल करो। स्केलेटन ने अपने लोहे के पंख फैलाए और कुछ धुंधली सी दिखने वाली चट्टानें यान शियाओ के मैदान के आधे हिस्से में गायब हो गईं। हर बार जब वह मैदान बदलता तो उस पर स्टील थ रॉक का हमला होता। यान शियाओ अविचलित रहा और तुरंत एक जोरदार हमले का आदेश दिया। पिटजियोटो, हीट वेव का इस्तेमाल करो। हीट वेव, अग्नि प्रकार का विशेष हमला, शक्ति 95, प्रतिद्वंद्वी को जलाने की थोड़ी संभावना। पिटजियोट, मैदान पर नारंगी रंग का तूफान दौड़ गया और स्कारमोरी को दोहरे हमले से बचने के लिए गेंद की तरह सिकुड़ना पड़ा। जारी रखो, हीट वेव सप्रेशन। बिना देर किए स्पेशल अटैक में माहिर और हीट वेव चलाने वाली पिटजियोट स्कारमोरी का एकदम सही जवाब थी। यान शियाओ ने काशिरी की सपोर्ट स्कारमोरी को एक ही झटके में हराने की योजना बनाई। आखिरकार स्कारमोरी स्टील थ रॉक, स्पाइक्स और टेलविन का इस्तेमाल कर सकती थी और उसके पास सैंड इन्फर्नो, विलविंड और रोड जैसे बाइंडिंग और स्विचिंग फोर्सिंग मूव्स भी थे। अपने पिछले जीवन में भी वह प्रतिस्पर्धी लड़ाइयों में एक लोकप्रिय स्टील थ रॉक सेटर थी। वूश, तीव्र हीट वेव फिर से चली। स्कारमोरी, जिसकी गति बहुत तेज नहीं थी, इसका मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही थी। तुमसे यही उम्मीद थी यान शियाओ, काशिरी ने तारीफ की, फिर गंभीर होकर आदेश दिया। स्केरमोरी, सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करो और फिर रोर का प्रयोग करो। उड़कर बचो, फिर हीट वेव का प्रयोग जारी रखो। एक स्केरमोरी तुरंत 2 हिस्सों में बन गया और सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करके हीट वेव की सीमा से बाहर निकल गया, साथ ही एक तीखी दहाड़ भी मारी। हालांकि पिटजियोट पहले ही हवा में उड़ चुका था और तेजी से ऊपर पहुंचकर उस गर्जना से बच गया जो लगभग तय थी। फिर उसके गोता लगाने की गति के साथ गर्म हवा का एक झोंका फिर से आया। गर्मी को आते देख काशिरी की आंखों में चमक आ गई। अब रूस का इस्तेमाल करो। स्कारमोरी के चारों ओर की हवा छट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा, बाल बाल गर्मी के झोंके से बच गया। यान शियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पिटजियोट, धुंध हटाओ। स्केवर, रोर का इस्तेमाल करो। पिटजियोट ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा के एक झोंके ने मैदान पर मौजूद अदृश्य चट्टान को तुरंत उड़ा दिया। फिर गर्जना ने उसे बिखेर दिया और वह लाल चमक के रूप में अपने पोकेबॉल में वापस चला गया। अगले ही पल ब्लिसी मैदान पर प्यारी सी अदा से प्रकट हुई, खुशी। यान शियाओ ने काशिरी की ओर देखा, खतरे के बिंदु बनाकर और स्विच करने पर मजबूर करना तुमने तो खूब सीख लिया है। मैंने सीख लिया है, लेकिन फिर भी तुमने पहले पढ़ लिया। काशिरी ने नाक से कुड़ी। उसने असल में स्पाइक्स के लिए एक मूव स्लॉट बचा कर रखा था ताकि यान शियाओ पर स्टील थ रॉक और स्पाइक्स का दोहरा हमला कर सके। लेकिन यान शियाओ के शानदार फ्लाइंग पैंतरेबाजी से नुकसान से बचने के चक्कर में उसे अपना आखिरी मूव स्लॉट इस्तेमाल करना पड़ा। ये तो वाकई एक बड़ा झटका था। उनकी बातचीत सुनकर दर्शक आपस में चर्चा करने लगे। तुम्हें पता है, स्कारमोरी स्पाइक सेट करने में वाकई काफी माहिर है। हाँ, लेकिन स्पाइक्स के लिए मुझे सिर्फ यान शियाओ पर ही भरोसा है। यान शियाओ स्पाइक्स लगा रही है। मिस काशिरी शायद स्थिति को समझ नहीं पा रही हैं। अरे बाप रे, मुझे हमेशा दरवाजा और स्पाइक्स देखते ही गलतफहमी क्यों हो जाती है। ठीक है, मैं पहले चलती हूँ। यान शियाओ टूट गई है। आज का खिलौना स्पाइक्स है, डॉग। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चाल बदलते हुए स्कारमोरी ने कुछ बचा हुआ खाना खाया, जिससे उसकी कुछ ताकत वापस आ गई। हाल ही में किए गए रोस्ट के साथ वह लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। स्कारमोरी, स्टील थ रॉक का इस्तेमाल करो। काशिरी ने स्पाइक्स वाली रणनीति जारी रखने का फैसला किया और स्टील थ रॉक फिर से तैयार हो गई। लेकिन ब्लिसी, नकल करो। ब्लिसी ने अपने पंजे चटकाए और स्कारमोरी के मैदान पर नुकीले पत्थर दिखाई दिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। काशिरी ने भौहें चढ़ाई। ये बुरी तरह से उल्टा पड़ गया, क्योंकि स्टील थ रॉक का डैमेज रॉक टाइप डैमेज के रूप में वर्गीकृत है। इसका मतलब है कि अगर दोनों पक्ष एक साथ स्विच करते हैं तो काशिरी के फ्लाइंग टाइप पोकेमोन को टाइप एडवांटेज का नुकसान होगा, जबकि यान शियाओ के पोकेमोन पिटजियोट को छोड़कर किसी भी टाइप एडवांटेज से मुक्त होंगे और यहां तक कि उसका ग्राउंड टाइप और सारिंग भी स्टील थ रॉक के डैमेज से अप्रभावित रहेगा। स्केरमोरी, रोर का प्रयोग करो। कोई और विकल्प न होने के कारण काशिरी को स्विच करना ही पड़ा। लेकिन उसके आदेश देने से ठीक 1 सेकंड पहले यान शियाओ ने पहले कहा, ब्लिसी, ग्रेविटी का प्रयोग करो। बस मैदान पर एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र फैल गया और स्केरमोरी, जिसने अभी अभी रोर किया था, गुरुत्वाकर्षण द्वारा जमीन पर खींच लिया गया। ग्रेविटी कुछ समय के लिए मैदान के गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाती है, जिससे सभी उड़ने वाले लक्ष्य जमीन पर आ जाते हैं और मैदान पर मौजूद लक्ष्यों की इवेजन दर कम हो जाती है।
छलांग लगाने वाले कुछ मूव्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ग्रेविटी सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई और रोड ने सीधे अपने लक्ष्य पर प्रहार किया। ब्लिसी का चेहरा लाल हो गया और वह अपने पोकेबॉल में वापस चली गई। पिट्ज़्यूट मैदान पर फिर से प्रकट हुआ। जैसे ही वह प्रकट हुआ, कई नुकीले अदृश्य पत्थर उसकी ओर तेजी से आए। बूम! टक्कर के बाद पिट्ज़्यूट धूल से सना हुआ जमीन पर गिर पड़ा। हमले से उसे काफी नुकसान हुआ था। स्केवर, रोड का इस्तेमाल करते रहो। वापस आओ, पिट्ज़्यूट। काशिरी एक और स्विच करना चाहती थी, लेकिन यान शियाओ ने पहले ही पिट्ज़्यूट को वापस बुला लिया था और तीसरा पोकेबॉल फेंक दिया था। उस टिलागोय, मैं तुम्हें चुनता हूँ। काकी अपने सिर के ऊपर बादल से ढके चांद के प्रतीक के साथ उस टिलागोय ने जोरदार प्रवेश किया। बैंग! स्टेल्थ रॉक फिर से सक्रिय हो गया, लेकिन शक्तिशाली उस टिलागोय पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। मैं समझ गई। काशिरी ने भौहें चढ़ाईं। उसे अचानक यान शियाओ की रणनीति समझ आ गई। यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। तुमने पहले ही पता लगा लिया है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ग्राउंड टाइप हमलों के लिए ब्लाइंड स्पॉट गायब हो गया है। प्रीवियस अध्याय 247 6 में से 3 का मुकाबला। काशिली यान ने खुद को मूर्ख साबित कर दिया। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, रैंडम टॉपिक जनरेटर, बुक रिव्यू सर्विस, ई-बुक पब्लिशिंग गाइड, एजेंट फिलर नॉवेल्स, फैनफिक्शन राइटिंग टूल्स, लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 248 शिक्षक यान की दुर्घटना। यान शियाओ की बातों पर लाइव स्ट्रीम चैट में हलचल मच गई। अरे बाप रे, तो ये है बात। ग्रेविटी एक्टिव होने पर फ्लाइंग टाइप पोकेमोन उड़ नहीं सकते और ग्राउंड टाइप पोकेमोन के हमलों से भी प्रभावित रहते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि स्टील टाइप स्कारमोरी अब ग्राउंड टाइप पोकेमोन के खिलाफ सुपर इफेक्टिव हो गया है। ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। ग्रेविटी एक्टिव होने पर ग्राउंड टाइप पोकेमोन 18 में से 16 टाइप पोकेमोन को हरा सकते हैं। उनमें से 5 तो डबल सुपर इफेक्टिव हैं। ग्राउंड टाइप के हमलों को झेलने वाले सिर्फ 2 टाइप बग और ग्रास में बहुत सारी कमजोरियां हैं। बस इतना ही काफी है। टीचर यान कमाल के हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैदान पर काशिरी ने जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। स्कैमिनोरी सब्स्टिट्यूट के बाद रोल का इस्तेमाल करो। उर्सा टॉन्ट का इस्तेमाल करो। आदेश लगभग एक साथ दिए गए। 4 स्टेटस मूव्स इस्तेमाल करने के बाद यान शियाओ को स्कारमोरी की चालों का अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक साधारण ताना ही उसे पूरी तरह निष्क्रिय करने के लिए काफी था। उर्सा ने बस अपनी उंगली को तिरस्कारपूर्वक झटका दिया, जिससे स्कारमोरी की क्रिया रुक गई। भूकंप का प्रयोग करो। काकी दमदार भालू दहाड़ा उसके पंजे जमीन पर जोर से पड़े, जिससे धरती कांप उठी और उसके पैरों से लेकर स्कारमोरी के पैरों तक दरारें फैल गईं। अगले ही पल जमीन प्रकार की विस्फोटक ऊर्जा आकाश में उठी। धमाका, हर तरफ धुआं फैल गया। धूल छंटने पर स्कारमोरी लड़ने में असमर्थ था। वापस आओ स्कारमोरी, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। ये कहते हुए काशिरी ने अपना तीसरा गोला निकाला। हॉकाई, जवाबी हमला करो। रुचा नीले हरे रंग का मुखौटा पहने एक रंगीन पक्षी मानव अखाड़े में प्रकट हुआ। हॉकोरुरु एक कुश्ती पोकेमोन फाइटिंग फ्लाइंग टाइप खुद से बहुत अपेक्षा रखता है और शानदार मूव्स और स्पेशल अटैक से लड़ना पसंद करता है। हॉकोरुरु पहले हमला करो, फेदर डांस का इस्तेमाल करो। यूसेरी अर्थक्वेक एक जोरदार भूकंप फिर आया। पंख चारों ओर उड़ने लगे। हॉकोरुरु ने सीधे वार झेला, जबकि यूसेरी का अटैक स्टैक कम हो गया। फेदर डांस प्रतिद्वंदी के चारों ओर बड़ी संख्या में पंख बनाता है, जिससे उनका अटैक 2 स्टेज कम हो जाता है। काशिरी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। यान शियाओ अविचलित रहा। जारी रखो, अर्थक्वेक का इस्तेमाल करो। जमीन पर गिरने वाले झटके को देखकर काशिरी की आंखों में चमक आ गई। फोरसाइट का इस्तेमाल करो। रुचा हॉकोरुरु के पैर की उंगलियां बार बार जमीन पर पड़ी और हर बार सटीक रूप से उड़ते हुए मलबे पर उतरी। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भी भूकंप से पूरी तरह सुरक्षित। वूश एक और कदम बढ़ाते ही वह उसी के बगल में पहुंच गया। काशिरी चिल्लाया, एब्जॉर्ब पंच का इस्तेमाल करो। मूनबियर से आमने सामने की लड़ाई। यान शियाओ थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन दृढ़ता से आदेश दिया, एंडोरेंस का इस्तेमाल करो। काकी मूनबियर दहाड़ा उसके पंजे और चील के पंजे हवा में टकराए। बैंग एक धीमी सी आवाज आए, पंख बरसने लगे और कुश्ती लड़ रही चील बेकाबू होकर उड़ गई और जमीन पर जा गिरी। सौभाग्य से एब्जॉर्ब पंच ने उसकी थोड़ी सी शक्ति सौंप ली थी, जिससे उसकी लड़ने की क्षमता कम नहीं हुई। भूकंप, इसे खत्म करो। अब रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करो। यान शियाओ के आदेश देते ही काशिरी के चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव आ गया। यान शियाओ थोड़ा चौंक गया। हॉकमैन ने उसके मुंह में एक बेर उछाला, फिर अचानक उसका शरीर लंबा हो गया और पलक झपकते ही वह मून बेर के सामने प्रकट हो गया। उसके पंजे, जो अदम्य युद्ध शक्ति से भरे हुए थे, तेजी से बाहर निकल आए। बैंग अचानक हुए इस हमले से मून बेर जमीन पर गिर पड़ा। उसके नीचे भयानक दरारें फैल गईं, यहाँ तक कि उसका भूकंपीय हमला भी रुक गया। पुनरुत्थान एक फाइटिंग टाइप शारीरिक हमला। इसकी शक्ति एचपी कम होने के साथ बढ़ती है, अधिकतम 200 तक पहुंचती है। दोगुनी सुपर इफेक्टिवनेस और स्टैब बूस्ट से प्रवर्धित ये हमला मून बेर को बुरी तरह घायल करने के लिए काफी था। अपने 130 एचपी टैलेंट के बावजूद मून बेर अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। यह एक शाखा फल है। यान शियाओ ने भौहें उठाईं। बिल्कुल सही, क्या बात है, हैरान हो गए। काशिरी ने एक चमकदार मुस्कान बिखेरी। शाकाफल, जब इसे किसी महत्वपूर्ण क्षण में खाया जाता है तो यह उपयोगकर्ता को पहला हमला करने की शक्ति देता है। इसे प्राथमिकता वाला हमला माना जाता है। स्पष्ट रूप से काशिरी ने यान शियाओ के मुख्य डीपीएस को खत्म करने के लिए पुनरुत्थान क्षमता का उपयोग करने की योजना पहले ही बना ली थी। एक बार उर्सारिन के गिरने के बाद शेष ब्लिसी और पिट्ज़्यूट कोई खास खतरा नहीं रह जाते। दुर्भाग्य से आपके उर्सारिन की रक्षा क्षमता काफी अधिक है। काशिरी ने अपना सिर हिलाया। उर्सारिन को एक ही वार में खत्म न कर पाने से वह थोड़ी असंतुष्ट थी। बेशक यह मामूली बात थी, क्योंकि अगले ही पल एक वूश की आवाज के साथ उर्सारिन आग की लपटों में गिर गया। एक दर्द भरी चीख निकाली और भारी भरकम तरीके से जमीन पर गिर पड़ा। पहले से ही बुरी तरह घायल, वह अंततः बनिंग ऑर्ब के जलने से हुए नुकसान के आगे हार गया। यान शियाओ डिग्री, मैं हंसते हंसते मर रही हूँ। मूनबियर सच में अपने ही बनिंग ऑर्ब से जलकर मर गया। अरे बाप रे, टीचर यान ने तो गड़बड़ कर दी। इसीलिए तो वो मिनीस्कर्ट गोल्फ की देवी हैं। पफ हा, टीचर यान मुसीबतों की देवी। शाकाफल, युद्ध में बेरीज की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लाइव स्ट्रीम चैट में खुशी की लहर दौड़ गई। यान शियाओ को हारते देखना ज्यादातर प्रशंसकों के लिए बेहद रोमांचक था। हालांकि इसके बावजूद बाकी की लड़ाई यान शियाओ के नियंत्रण में रही।
उसने फिर से हैप्पी एग को भेजा, ग्रेविटी को फिर से सक्रिय किया, पुनर्जीवन हमले को आसानी से झेल लिया और फिर अपने अंदाज में थके हुए रेसलिंग हॉकमैन को सीधे ही खत्म कर दिया। इस समय काशिरी के पास केवल पूरी तरह से ठीक हुआ गनबीकी बचा था। और फिर काशिरी ने सचमुच गुलाबी शैतान होने का असली मतलब समझा। उसकी जगह आए टोगेपी को स्टील थर रॉक से गिरा दिया गया, फिर एक इलेक्ट्रिक बॉल से उसे लकवा मार गया। बड़े हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण वह कछुए की चाल से चलने लगा। फिर शुरू हुई उसकी दर्दनाक मार। स्वीट रॉक स्लाइड अपने नाम के अनुरूप ही थी और बीच बीच में होने वाले लकवे के कारण उसने पूरे समय केवल एक ही चाल चली, एरियलेस, लेकिन इससे ताकत से भरपूर ब्लिसी को कोई खतरा नहीं हुआ। अंत में टोगेपी गिर पड़ा, उसका सिर गुस्से से फूला हुआ था। लाइव स्ट्रीम में दर्शक तुरंत चिल्लाने लगे, धिक्कार है यान की ब्लिसी, मैं सोच भी नहीं सकता कि वह कैसे हार सकती है। रोज का उद्धरण, ब्लिसी जैसा प्यारा पोकेमोन कैसे हो सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डिंग, उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध युद्ध में विजय। आक्रमण और एचपी प्रतिभा अंकों में 3-3 अंक प्राप्त करें। पुरसारिंग, ब्लिसी और पिट्जियोट प्रतिभा अंक आवंटित करना जारी रख सकते हैं। यानशियाओ ने हल्के से सिर हिलाया और सिस्टम पैनल खोलकर अंक आवंटित करना शुरू किया। पुरसारिंग का आक्रमण जोड़ 20, कुल 200, कुल प्रतिभा अंक 610। ब्लिसी की रक्षा और विशेष रक्षा जोड़ 10, कुल 150, कुल प्रतिभा अंक 580। पिट्जियोट का विशेष आक्रमण जोड़ 20, कुल 140, कुल प्रतिभा अंक 540। काशिरी ने अपना एक एंग वापस ले लिया और आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर बेबसी थी। मुझे लगा था कि आखिरकार मुझे तुम्हें हराने का मौका मिल गया है, शायद हम अगली बार फिर लड़ें। यानशियाओ मुस्कुराया, वैसे क्या तुमने कोई जेड मूव्स इस्तेमाल नहीं किए? उसने काशिरी की कलाई पर नीली जेड रिंग की ओर इशारा किया। आपका मतलब इससे है, क्योंकि मैंने अभी तक इस पर महारत हासिल नहीं की है। काशिरी ने सिर हिलाकर पूछा, वैसे क्या आप सिनो वापस जा रहे हैं? मैं कुछ दिनों में निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। यानशियाओ ने शियाओ केयान को एक तरफ खींचकर कहा, शायद मैं अपनी पत्नी को घर घुमाने ले जाऊं। सच में, ये तो बहुत बढ़िया है। काशिरी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसकी निगाहें शियाओ केयान की ओर ईर्ष्या से भरी थीं। अपने उलझे हुए विचारों को किनारे रखते हुए उसने कहा, टूर्नामेंट शुरू होने में अभी लगभग आधा साल बाकी है। मैं इस समय का उपयोग खुद को बेहतर बनाने और आइलैंड टूर पूरा करने के लिए करना चाहती हूँ। फिर मिलते हैं, तब मेरे बदले का समय होगा। हाँ, मैं तो अभी से इसका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, अलविदा। काशिरी ने उन दोनों को हाथ हिलाकर विदा किया, अपने पक्षी की पीठ पर कूदी और उड़ गई। प्रीवियस अध्याय 248 शिक्षक यान की दुर्घटना। नेक्स्ट सेटिंग्स। टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, फैनफिक्शन राइटिंग टूल्स, रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड, अर्बन यूथ नॉवेल्स, रैंडम टॉपिक जनरेटर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल विशून्य 0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 249 भालू के वेश में चलो। काशिरी को विदा करने के बाद यानशियाओ ने भालू देवता की खोज में द्वीप पर जाने की योजना बनाई। कई दिनं के प्रशिक्षण और पोषण के बाद भालू कठपुतली 23वें स्तर पर पहुंच गई थी और पौराणिक पोकेमोन पकड़ने की खोज के अगले चरण के लिए तैयार थी। जैसे ही दोनों अपना सामान पैक करके जाने वाले थे, शियाओ केयान की बाहों में मौजूद पोकेमोन के अंडे से अचानक एक प्रकाश निकला। नुई, भालू कठपुतली ने उस पोकेमोन के अंडे को उत्सुकता से देखा जिसके साथ उसने इतना समय बिताया था। कुछ ही क्षणों में सफेद प्रकाश गायब हो गया और उनके सामने बड़े कानों वाला एक गुलाबी बैंगनी पोकेमोन प्रकट हुआ। उसका गोल मटोल प्यारा शरीर, मलाईदार भूरा रंग, गुलाबी नीली आंखें और सफेद मुलायम पूंछों से उनके पिछले जीवन के लोपियर रैबिट जैसा बना रही थी। ऑलमोस्ट बीट लेवल 1 शाइनी बिगिनर। क्षमता, रीजनरेटर, लंबे समय तक एचपी न खोने या पोकेबॉल में वापस जाने पर थोड़ी मात्रा में एचपी रिकवर करता है। टैलेंट 445 445 के अधिकतम बेस स्टेट तक पहुंच गया है। एचपी 103, अटैक 60, डिफेंस 86, स्पेशल अटैक 60, स्पेशल डिफेंस 86, स्पीड 60। विवरण, ऑलमोस्ट बीट की सुनने की क्षमता असाधारण रूप से तीव्र है और इसमें शक्तिशाली हीलिंग क्षमता है। यह अपने कानों के नीचे स्थित घुमावदार एंटीना का उपयोग दूसरों की भावनाओं को सुनने के लिए करता है। नाय, ऑलमोस्ट बीट ने शियाओक्सी का हाथ पकड़ते हुए पुकारा। नवजात छोटा सा जीव 30 सेंटीमीटर से भी कम लंबा था, जो बेहद प्यारा और मनमोहक लग रहा था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी ही कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। शियाओक्सी ने प्यार से उसके माथे पर थपथपाया, मानो उस नन्हे प्यारे बच्चे को निहार रही हो। नुई, बेयडी ने अपनी पुरानी बोतल निकाली और शियाओक्सी को दे दी, मानो उदारता दिखा रहा हो। पफ, मुझे पता ही नहीं था कि यह इतना उदार है। यानशियाओ हंसी। हाँ, शियाओ कियान हंसी और दूध की बड़ी टंकी खोल दी। यानशियाओ ने भी अपने पालतू नौकर को मदद के लिए भेजा। दोनों अनुभवी शिशु देखभाल विशेषज्ञों ने जल्दी से गुड़ियों को बिठा दिया। नुई, टेडी बियर ने अपनी नवजात बहन के सिर पर हाथ फेरा, फिर उसकी छाती थपथपाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी बड़ी बहन के पीछे चलने को तैयार हो। यानशियाओ और शियाओ कियान इस दृश्य को देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी। किट, तभी एक थोड़ी गोल मटोल आवाज सुनाई दी। यानशियाओ को लगा जैसे हवा का एक झोंका कमरे में आया हो और तभी एक विशाल गुलाबी सिर वाला गहरा काला टेडी बियर प्रकट हुआ। उसने लापरवाही से टेडी बियर उठाया और उसे अपने चेहरे से रगड़ा। यानशियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। शियाओक्सी अचंभित रह गई, यह क्या है? बेंटन, एक शक्तिशाली पोकेमोन, आमतौर पर फाइटिंग टाइप का। ये दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाता है, लेकिन यह एक चेतावनी का इशारा है। कभी भी लापरवाही से इसके पास मत जाना, इसकी मांसपेशियों में अपार शक्ति होती है जो इसे बेहद खतरनाक बनाती है। शियाओलुओ की व्याख्या से यानशियाओ को होश आया। जी हाँ, उसके सामने जो पोकेमोन था वह यानशियाओ का पौराणिक पोकेमोन उर्शिफू को पकड़ने का लक्ष्य था। बेंटन लेवल 70, चैंपियन लेवल के करीब। क्षमता, शक्ति नियंत्रण, शरीर पर शक्तिशाली और सटीक नियंत्रण रखती है। सहनशक्ति को शक्ति या गति में परिवर्तित करने में सक्षम है, जिससे प्राप्त स्टेट 50% बढ़ जाता है। टैलेंट 600, आधार स्टेट की अधिकतम सीमा 500 से अधिक। एचपी 180, आक्रमण 130, रक्षा 80, विशेष आक्रमण 50, विशेष रक्षा 80, गति 80। मित्रता, कोई नहीं। धारण की गई वस्तु वुडबेरी सेवन करने पर भ्रम और स्थितिजन्य विकार दूर हो जाते हैं। चालें, सभी सीखी जा सकने वाली चालों में निपुण। विवरण, एक भालू जैसा प्राणी जिसने 3 पौराणिक पोकेमोन नेक्रोजमा, सोल्गेलियो और लुनाला और 4 द्वीप रक्षकों के बीच युद्ध देखा था। सबसे आदिम जेड पावर का प्रसार करके इसने सामान्य पोकेमोन से कहीं अधिक क्षमताएं प्राप्त कर ली और इस प्रकार युद्ध के बाद अपनी अपार शक्ति को बचाने के लिए गहरी नींद में चला गया।
अब जागृत होने पर इसके पास सामान्य पोकेमोन से कहीं अधिक क्षमताएं हैं। अरे बाप रे, तो ये है बात। यान शियाओ ने उड़सारिन के आंकड़ों पर क्षमता को देखा और अचानक समझ गया कि एनीमे में यह इतनी आसानी से कैसे उड़ सकता था और बिल खोद सकता था। इसके एचपी को आक्रमण और गति में परिवर्तित किया जा सकता है और परिवर्तित आंकड़े प्रवर्धित होते हैं। सैद्धांतिक रूप से जब तक शक्ति पर्याप्त हो, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देकर उड़ना सचमुच संभव है। यान शियाओ मन ही मन सोच रहा था, लेकिन उसके मन में अनिश्चितता का भाव बना हुआ था। ये स्तर, ये शक्ति, इसे अभी पकड़ना कुछ ज्यादा ही मुश्किल लग रहा है ना? इस सिस्टम में क्या गड़बड़ है? 60 का अनुशंसित स्तर कहाँ गया? यान शियाओ सोच ही रहा था कि सिस्टम की सूचना सुनाई दी। डिंग, अद्वितीय मिशन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। कृपया मिशन पैनल देखें। अद्वितीय पौराणिक पोकेमोन को पकड़ें। बेवेयर। विवरण, बेवेयर को गलती से एक खोया हुआ बच्चा मिल गया है और अब वह बच्चे को लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। कृपया उसे समय पर रोकें, इसके फायदे और नुकसान समझाएं और दिखाएं कि प्रशिक्षक और पोकेमोन मिलकर कितनी बड़ी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। यान शियाओ, सिग्मा शू डिग्री और डिग्री शू। सिस्टम, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं भालू देवता को रोकने जाऊं? क्या मैं उनके गले लगने से चूर चूर नहीं हो जाऊंगा? डिंग, कृपया सिस्टम की व्यवस्थाओं पर सवाल न उठाएं। यान शियाओ, जब वह सिस्टम से बात कर रहा था तभी वस्त्रधारी भालू ने गुड़िया भालू को उठा लिया और जाने ही वाला था। रुको, मौका देखकर यान शियाओ के पास हिम्मत जुटाकर वस्त्रधारी भालू की ओर दौड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। बच्चे, भालू देवता रुक गया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। अहम, नमस्कार, कपड़े पहने भालू, मैं यान शियाओ हूँ और ये मेरी पत्नी शियाओ कियान है। जब गुड़िया भालू आपसे दूर था हमने उसकी देखभाल की और वो शियाओ कियान का अच्छा दोस्त बन गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। बच्ची, कपड़े पहने भालू मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर तुरंत यान शियाओ और शियाओ कियान के सामने प्रकट हुआ, अपनी चौड़ी बाहों से उन्हें गले लगा लिया। एक हल्का घुटन भरा दबाव आया, फिर भालू ने अपना पैर पटका, दोनों को आसमान में ले गया और द्वीप के जंगल में कहीं जाकर रुका। ये पेड़ों के खोखले हिस्सों से बने एक अस्थायी घोंसले जैसा लग रहा था। यान शियाओ और शियाओ कियान के सांस लेने से पहले ही भालू ने 2 लोगों से भी ऊंचा फलों का ढेर उनके सामने रख दिया। बच्ची, क्या ये हमारे खाने के लिए हैं? शियाओ कियान ने खालीपन से पूछा। ऐसा लगता है जैसे ये हमें धन्यवाद दे रहा हो। यान शियाओ के होंठ हल्के से फड़फड़ाए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता, भालू ने 3-4 फलों से बनी एक छोटी सी फलों की थाली उठाई और अपना एक पंजा यान शियाओ के मुंह में ठूंस दिया। उफ, यान शियाओ की आंखें फटी रह गईं, चेहरे से रस बह रहा था। एक तेज फलों की खुशबू उसके मुंह में घुल गई, गले से नीचे उतर गई। सच में ये बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन उसके गाल बुरी तरह दुख रहे थे। तुलना में शियाओ कियान की हालत थोड़ी बेहतर थी, शायद इसलिए कि वह नियमित रूप से अपने गालों को फुलाने का अभ्यास करती है। धत्तेरे की, मैं टीम रॉकेट के सदस्य जैसा कैसे दिखने लगा? यान शियाओ रोने ही वाला था। अगले ही पल उसका मुंह फिर से बियर फेस से भर गया। उफ। ... पोकेमोन सेंटर में नज़जॉय हमेशा की तरह सेंटर के बुनियादी ढांचे का निरीक्षण कर रही थी ताकि कोई समस्या न हो। यान शियाओ और नज़जॉय के लिए मजबूत बिस्तर लगाने के बाद उसे काफी राहत मिली, लेकिन जब वह पिछवाड़े में दाखिल हुई तो वह दंग रह गई। जमीन पर भालू के पंजे जैसी एक विशाल दरार को घूरते हुए वह स्तब्ध रह गई। ये किसने किया? पुनश्च प्रिय पाठकों, जिन्हें ये किताब पसंद आए, कृपया प्यार से प्रेरित एक छोटा सा मुफ्त उपहार भेजना न भूलें। हर 10 सेकंड में एक विज्ञापन आता है और आप आसानी से 1 मिनट के भीतर 3 दैनिक प्यार से प्रेरित उपहार भेज सकते हैं। वह छोटा सा मिनट मुझे और भी बेहतर सामग्री लिखने के लिए प्रेरित कर सकता है और यह इस किताब के अस्तित्व को भी निर्धारित करता है। सभी से निवेदन है, प्रीवियस अध्याय 249 भालू के वेश में चलो। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, रैंडम टॉपिक जनरेटर, फैनफिक्शन राइटिंग टूल्स, अर्बन यूथ नॉवेल्स, रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड, बुक रिव्यू सर्विस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल। एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश, अध्याय 250 अधीनता का युद्ध। रात में यान शियाओ और शियाओ कियान, जिनके पेट फूले हुए थे, एक पेड़ के खोखले तने में दुबके हुए भालू जैसे दिखने वाले जीव चूहान द्वारा तैयार किया गया भोजन का आनंद ले रहे थे। साल भर अकेले रहने वाला चूहान बेहद मेहमाननवाज था, खासकर बच्चों से उसे बहुत लगाव था। इस समय एक छोटा बच्चा चूहान के पंजों में झूल रहा था। मान में हंसी गूंज रही थी, एक शांत लेकिन सुकून भरा और आरामदायक माहौल था। कभी कभी जंगल में रहना कितना अच्छा लगता है। शियाओ कियान जमीन पर बैठी अपने घुटनों को थामे हुए, उसकी बड़ी छाती एक अजीब सी गोलाई बना रही थी। यान शियाओ ने सिर हिलाया। काश मैं चूहान को बता पाता। वह भी अपने पौराणिक जानवर को वश में करने के मिशन में लगा हुआ था। शायद हम इसे सीधे सीधे बता दें, यह मना नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा हम खिलौने वाले भालू को अलविदा कह देंगे। हम अक्सर उनसे मिलने आते रहेंगे। शियाओ कियान अपनी मां के कंधे पर मुस्कुराते हुए खिलौने वाले भालू को निहार रही थी, उसकी आंखों में अनिच्छा झलक रही थी। यान शियाओ ने उसकी कोमल नाक को चुटकी से दबाया। तुम हमेशा मुझे झूठे शब्दों से दिलासा देती हो। मैं क्या करूं? तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे पति बनो? पति ही तो बॉस होता है ना? शियाओ कियान ने उसकी बांह पकड़ ली और स्वाभाविक रूप से लड़के की छाती से टिक गई। लड़की के कोमल शरीर को थामे हुए यान शियाओ ने दृढ़ता से कहा, हमें कोशिश करनी होगी। अगर बात नहीं बनी तो हम दूसरी योजनाएं बना लेंगे। ये कहकर यान शियाओ उठ खड़ा हुआ और भालू की ओर चल पड़ा। बच्चे, समझदार भालू मां ने मुड़कर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? यान शियाओ ने सीधे पूछा। भालू एक पल के लिए झिझका, फिर सिर हिलाकर बोला, किट। कुछ देर बाद घोंसले के पास एक ऊंची जगह पर चांदनी पड़ रही थी, जिससे धरती चांदी जैसी चमक से नहा रही थी। यान शियाओ और भालू अगल बगल बैठे थे। किट, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं अपना परिचय फिर से दे दूं। मैं यान शियाओ हूँ, एक पोकेमोन ट्रेनर। यान शियाओ ने गंभीरता से कहा। किट, ट्रेनर, ये क्या होता है? ये एक साथी और परिवार का सदस्य होता है जो तुम्हारे पोकेमोन के साथ बढ़ता और मजबूत होता है। किट, मुझे समझ नहीं आया। बेशक ने सिर हिलाया। क्या तुमने बेशक में आए बदलावों पर ध्यान दिया है? ये हाल ही में काफी बड़ा हो गया है। यही तो एक ट्रेनर का काम होता है, पोकेमोन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करना। बेशक ने ऊपर देखा, उसकी साफ आंखें यान शियाओ से मिली। किट, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
बिल्कुल, यान शियाओ ने सिर हिलाया। इतना ही नहीं, एक ट्रेनर और उसके पोकेमोन के बीच का बंधन अक्सर असीम शक्ति को उजागर कर सकता है। किट, यह क्या है? यान शियाओ ने आकाश में चमकते चांद की ओर देखा। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। किट, बेशक ने अपना सिर झुकाया। उसे यान शियाओ की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि वह सही कह रहा है। यह एहसास अनोखा था, मानो उसके सामने खड़ा लड़का रात के आकाश में चांद से भी ज्यादा चमकदार हो। देखना चाहते हो जिसे मैं सबसे खूबसूरत चीज मानता हूँ? किट, उसकी तारों जैसी आंखों में दिख रही लालसा ने भालू जैसे प्राणी को बिना झिझक के सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। यान शियाओ ने अपनी उंगली से हल्का सा टैप किया और उसकी कमर पर बंधी पहली पोके बॉल खुल गई, जिसमें से एक खरगोश निकला। ध्यान से देखो। यान शियाओ ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी नजर बनी की चमकीली लाल आंखों से मिली। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। अगले ही पल इंद्रधनुषी रोशनी ने लोपियर रैबिट को घेर लिया। उसके रोएदार कान लचीले चाबुक में बदल गए और जैसे जैसे उसका शरीर लंबा होता गया, उसकी लंबी टांगें फटे हुए काले रेशम से ढक गईं। उसके माथे पर 4 पत्ती वाले तिपतिया घास के आकार के फर ने उसे और भी प्यारा बना दिया। मेगा लोपियर रैबिट ने अपनी मुट्ठी बढ़ाई। उसकी आंखों में आक्रामकता और लड़ने का जज्बा झलक रहा था। यान शियाओ और लोपियर रैबिट के बीच के इस सूक्ष्म बंधन को देखकर बेबे ने सहज ही अपनी मुट्ठी लोपियर रैबिट की ओर बढ़ाई। उसकी आंखें भी चमक उठीं। इस पल उसे मानो एक प्रशिक्षक होने का अर्थ समझ आ गया। कम से कम उसके सामने मौजूद लोपियर रैबिट ने उसे एक लालसा का एहसास कराया। किट, दोनों ने एक साथ पुकारा। उनके फाइटिंग टाइप तालमेल ने उनके लड़ने के जज्बे को और भी बढ़ा दिया। डिंग, पौराणिक पोकेमोन पकड़ने का मिशन अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। कृपया मिशन पैनल देखें। अद्वितीय पौराणिक पोकेमोन पकड़ना। बेवेयर। विवरण, प्रशिक्षक और पोकेमोन के बीच के बंधन को देखकर बेवेयर में लड़ने का जज्बा जागृत हो गया है। होस्ट को बेवेयर को सीधे मुकाबले में हराने का एक मौका दिया गया है। आवश्यकता, कई लड़ाइयों के माध्यम से बेवेयर को हराएं और पकड़ें। पुरस्कार, बेवेयर की स्वीकृति। क्या आखिरकार यह आ ही रहा है? यान शियाओ ने सोचा। एक हाथ जेब में डाले उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। जब उसने पहली बार बेवेयर के आंकड़े देखे थे, तभी उसने उसे पकड़ने की योजना बना ली थी। चूंकि सिस्टम ने 60 स्तर की आवश्यकता बताई थी, इसलिए संभवतः कई लड़ाइयां ही लड़नी पड़ेंगी। आखिरकार जंगली पोकेमोन को पकड़ने में आमने सामने की लड़ाई की कोई पाबंदी नहीं होती। और जैसे ही उसने ट्रेनर और पोकेमोन के बीच के बंधन का सफलतापूर्वक उपयोग करके बेवे का ध्यान आकर्षित किया, बेवे की उपस्थिति से सहायता प्राप्त करते हुए पकड़ने की लड़ाई स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ी। बेवे उछला। उसके पंजे थोड़े मुड़े हुए थे, जो यान शियाओ को हमला करने का संकेत दे रहे थे। इस समय तट के किनारे की समतल भूमि उनका प्राकृतिक युद्ध क्षेत्र बन गई। लंबे कान वाले खरगोश, हाई फाइव करते हुए हाई स्पीड मूवमेंट का प्रयोग करो। यान शियाओ ने शुरुआत से ही एक कॉम्बो हमला किया। लंबे कान वाले खरगोश का आकार अचानक लंबा हो गया और उसका ऊर्जा पंजा पलक झपकते ही पहुंच गया। किट, भालू के कवच वाले जीव की आंखों में एक चमक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल हाई फाइव हमले ने उसे भेद दिया। लंबे कान वाला खरगोश स्तब्ध रह गया। क्या उसे केवल एक परछाई से ही चोट लगी? लंबे कान वाले खरगोश, क्विक अटैक करो और फिर कूद कर बचो। यान शियाओ चिल्लाया। बंधन के प्रभाव में लंबे कान वाला खरगोश बिना किसी हिचकिचाहट के हवा में उछल पड़ा। बूम, एक भयानक विस्फोट हुआ और भालू के पंजे से जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। यान शियाओ की पीठ पर पसीना आ गया। भालू का रूप धारण किए हुए जीव ने पलक झपकते ही चकमा देकर हमला कर दिया, मानो वह टेलीपोर्ट हो गया हो। किट, हवा में लटके हुए लंबे कान वाले खरगोश को देखते हुए भालू ने अपने पैर पटके, जिससे रेत में विस्फोट हुआ और फिर वह एक तोप के गोले में बदल गया और लंबे कान वाले खरगोश की ओर दौड़ पड़ा। उसकी हथेली पर एक सूक्ष्म चमक धीरे धीरे एकत्रित होने लगी। यान शियाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। गोल आंखों का इस्तेमाल करो, फिर स्प्लैश का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वी के हमले को एक स्तर कम करो। गोल आंखें, एक पूर्व नियोजित चाल जो अपनी प्यारी आंखों से प्रतिद्वंदी के आक्रमण स्तर को एक चरण कम कर देती है। लंबे कानों वाले खरगोश ने तुरंत समझ लिया और पलक झपकाते हुए उसकी आंख के कोने से एक दिल निकला और भालू के माथे पर जा लगा। आक्रमण कम करने वाली चमक तेज हो गई और उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। लंबे कानों वाले खरगोश के चाबुक जैसे कानों ने भालू की मुट्ठी पर वार किया, जिससे भालू पलट गया और संभावित रूप से घातक नजदीकी हमले से बच गया। अच्छा, अब समय आ गया है। एक बार और फिर बैटन पास का इस्तेमाल करो। भालू की हैरान निगाहों के बीच एक स्पॉटलाइट उसके पैरों पर पड़ी और फिर एक चमकता हुआ सुनहरा बैटन फेंका गया, जिससे लंबे कानों वाला खरगोश लाल चमक के साथ वापस अपने पोकेबॉल में जा गिरा। यान शियाओ ने दूसरा पोकेबॉल निकाला। जाओ जोरॉक, मैं तुम्हें चुनता हूँ। आग, सफेद लोमड़ी परछाई से निकली। बैटन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका शरीर तेजी से गति पकड़ रहा था। बैंग, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक विशाल भालू का पंजा उसे भेद गया। बच्चा, भालू ने अपना सिर झुकाया, ये सोचकर हैरान था कि उसका नजदीकी हमला कारगर क्यों नहीं हुआ। यान शियाओ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। लड़ाई वाले हमलों से जोरॉक पर कोई असर नहीं होता, तुम्हें पता है ना। प्रीवियस अध्याय 250 अधीनता का युद्ध। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, फैनफिक्शन राइटिंग टूल्स, क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी, मूवीज, ऑडियो बुक प्रोडक्शन सर्विस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटीएल V0.81 यानामी एनालोगो, टोमोटोमटीएल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 251 भयानक भालू देवता एक शक्ति 10 तकनीकों पर विजय प्राप्त कर सकती है। यान शियाओ का चेहरा बदल गया और उसने तेजी से आदेश दिया, जोरॉक, विलो विस्प का इस्तेमाल करो। आग, एक भयानक नीली ज्वाला निकली और पास खड़े भालू के वेश में मौजूद प्राणी के चेहरे पर जोर से लगी, जिससे वह जल गया और उसकी शारीरिक शक्ति आधी हो गई। उफ, अब तो काम आसान हो जाएगा। यान शियाओ ने राहत की सांस ली। लेकिन क्रंच क्रंच क्रंच, भालू के वेश में मौजूद प्राणी ने लापरवाही से अपने शरीर से एक लकड़ी का फल निकाला और उसके कुछ टुकड़े खा लिए, जिससे उसके जलने के निशान पूरी तरह से मिट गए। फिर उसने जमीन पर मुक्का मारा। बूम, भयानक झटके से रेत कई मीटर ऊपर हवा में उड़ गई और समुद्र में हलचल मच गई, जिससे अखाड़े के बीचों बीच एक अथाह गड्ढा बन गया, जो धीरे धीरे समुद्री पानी से भर गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ दंग रह गया। भालू का वेश धारण किए उस प्राणी ने सचमुच नजदीकी लड़ाई में भूकंप जैसा प्रभाव पैदा कर दिया था। आग, जोरॉक की भूत प्रकार की ऊर्जा उमड़ पड़ी और वह कांपते हुए और खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए यान शियाओ की ओर लड़खड़ाते हुए वापस आया। वह बुरी तरह घायल लग रहा था। किट, बेवेयर थोड़ा हौंकते हुए संभला।
सामान्य परिस्थितियों में चालों का उपयोग करने की तुलना में सहनशक्ति को विशाल शक्ति में बदलना कहीं अधिक कठिन होता है। यान शियाओ ने यह दृश्य देखा और एक योजना बनाई। दरअसल बेबे को हराना मुश्किल नहीं होगा। उदाहरण के लिए वह लोपुन्नी से नियंत्रण चालों की एक श्रृंखला चलवा सकता था, या बेबे की क्षमता को निष्क्रिय करने के लिए फाइन पार्टनर चाल का उपयोग कर सकता था, या ब्लिसी या जोरोक से ट्रिक का उपयोग करके ट्रिकस्टर प्रकार की वस्तु का आदान प्रदान करवा सकता था। फाइन पार्टनर प्रतिद्वंद्वी की क्षमता को अपनी क्षमता के समान बना देता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस प्रणाली का उद्देश्य भालू का वेश धारण किए प्राणी को सीधे मुकाबले में हराना था। यद्यपि ऊपर वर्णित तरीकों से जीत तो मिल सकती थी, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि भालू का वेश धारण किया प्राणी उसे स्वीकार करेगा। इसलिए उसने कमजोर करने की रणनीति अपनाई। वह पहले भालू का वेश धारण किए प्राणी को कमजोर करेगा, फिर उससे युद्ध करेगा। हालांकि हाल ही में हुए युद्ध के आधार पर, क्योंकि यह सहनशक्ति को शक्ति में पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता था, इसलिए लंबे कान वाले खरगोश की गोल आंखों का कमजोर करने वाला प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं था। इसके अलावा लकड़ी के फल ले जाने की इसकी आदत ने इसे असामान्य अवस्था में जाने से रोक दिया। क्या आपने कहा कि इसने सारे लकड़ी के फल खा लिए? यान शियाओ ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। इसने 2 निवाले खाए और फिर वापस कर दिए। ये वास्तव में सतत विकास पर जोर देता है। बेशक ये भालू का वेश धारण किए प्राणी की जन्मजात संग्रह करने की प्रवृत्ति है। मुख्य लाभ इसका स्तर और शक्तिशाली शरीर है, जो इसे पूरे फल खाए बिना असामान्य अवस्था से बचने में सक्षम बनाता है। हम बॉस से लड़ने जा रहे हैं। यान शियाओ की आंखों में उत्साह की चमक थी। चलो इस लड़ाई का इस्तेमाल अपनी और अपने दोस्तों की मेहनत के नतीजों को परखने के लिए करते हैं। इतना कहकर उसने तीसरा पोके बॉल निकाला। बेंटन, तुम पहले जाओ। काकी। बेंटन पोके बॉल से बाहर कूदा। उसका शरीर आग की लिपटों से घिरा हुआ था और उसने दहाड़ मारते हुए शुरुआत की। वह काफी देर से पोके बॉल के अंदर से देख रहा था और लड़ाई के लिए बेताब था। काइट। बेबॉप ने पलकें झपकाईं। उसके सामने के साथी पोकेमोन उसे आसानी से हराने लायक लग रहे थे। एक जोरदार किक के साथ वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और आगे बढ़ा। शाबाश। यान शियाओ की आंखों में पागलपन की एक झलक दिखाई दी। बचाव के लिए सब्स्टिट्यूट करो, फिर बेली ड्रम का इस्तेमाल करो। और सारिन स्प्राइट पल भर में फट गया। उसका सब्स्टिट्यूट हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ा। उसका पेट फूल गया। प्रकाश की कई चमकें उसकी बढ़ी हुई शारीरिक शक्ति को उजागर कर रही थी और उसकी आभा अभूतपूर्व चरम पर पहुंच गई। उसके पीछे अचानक सुनहरी रोशनी चमकी। यान शियाओ के कपड़े बिना हवा के लहरा रहे थे। उसने अपनी भुजाएं मोड़ी और अपने जेड मूव के लिए तैयारी की मुद्रा पूरी करते हुए तेजी से 360 डिग्री घूमी और एक हाथ जमीन पर रख दिया। ये लो, ये हमारा पूर्ण बल वाला हमला है। धरती को हिला देने वाली गर्जना, महान समापन चाल। काकी और सारिन स्प्राइट ने अपनी भुजाओं को पूरी ताकत से जमीन पर पटका। धरती जोर से कांपी और जमीन में लगभग 10 मीटर चौड़ी एक विशाल दरार तुरंत दिखाई दी। भालू का आवरण धारण किए हुए प्राणी, जो अभी अपने सब्स्टिट्यूट से मुक्त होकर पलक झपकते ही वहां पहुंच गया था, ने महसूस किया कि उसके पैर जमीन में धंस गए हैं। और सारिन स्प्राइट चमकीले पीले पिघले हुए लावा में बदल गया और आकाश में किसी तारे के चीरने जैसी ताकत से हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। तेज धार वाले खंजर की तरह उसने भालू का रूप धारण किए हुए प्राणी की छाती पर सटीक प्रहार किया। भालू की आंखों में एक चमक कौंधी और एक अदृश्य शक्ति उसके अंगों से उसकी छाती तक दौड़ गई। पतंग। एक चीख के साथ ऊर्जा का विस्फोट हुआ। धमाका। इस विनाशकारी शक्ति के आगे जमीन से निकला पिघला हुआ लावा आसमान की ओर उछला और रात के आकाश में एक जले हुए मशरूम के बादल में बदल गया। तटीय जंगल के किनारे के पेड़ गिर पड़े और एक तेज हवा ने विशाल लहरें उठाई जो बादलों तक पहुंच गईं। काफी देर बाद धूल बैठ गई। चंद्रमा भालू जमीन पर पड़ा था। उसकी भुजाएं अपनी जगह से हट गई थी और उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। फिर भी उसने अपनी लड़ने की क्षमता नहीं खोई थी। उसकी दृढ़ निगाहें सामने हौंकते हुए भालू पर टिकी थीं। काइट। भालू ने खुद को ऊपर उठाया। उसका शरीर भी झुलसने के निशानों से ढका हुआ था। उसकी कभी चमकीली आंखें अब धुंधली पड़ गई थी, लेकिन उसकी निगाहों में भाव अभूतपूर्व रूप से तीव्र था। हाँ हफ। यान शियाओ की छाती जोर से धड़क रही थी जब उसने अपने उर्सारिन को नीचे रख दिया। उसके अपने एड्रेनालाइन से प्रेरित उस हमले ने उर्सारिन की सीमाओं को पार कर दिया था। इससे उसकी सहनशक्ति बुरी तरह कम हो गई थी और वह पसीने से तरबतर हो गया था। जारी रखना चाहते हो? एक बार और तुम हार जाओगे। यान शियाओ कीचड़ भरी रेत पर खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी। किट। बेबे ने लड़ने की मुद्रा अपनाई, अपने पंजों को फिर से मोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, फिर से। हाँ, ठीक है बहादुर चील, इस लड़ाई को जीतो। बहादुर पक्षी, हमला करो। चीख। पोकेबॉल से एक गहरा नीला प्रकाश और हवा का एक झोंका निकला। चील की गूंजती हुई आवाज यान शियाओ के दिल में उमड़ रहे जोश से भर गई। बहादुर चील ने अचानक नीली ज्वालाएं धारण कर लीं और बेबे की ओर तेजी से दौड़ा। पतंग। भालू के वस्त्र पहने उस प्राणी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और रात के आकाश में खो गया। उसके और योद्धा चील के चारों ओर एक हल्की सी चमक दिखाई दी। फिर योद्धा चील से एक घना हरा प्रकाश निकला और उसमें समा गया। उसकी हालत में स्पष्ट सुधार हुआ। फिर भालू के वस्त्र पहने उस प्राणी के हाथों में सफेद प्रकाश इकट्ठा हुआ। उसने अपने हाथों को आपस में जोड़कर नंगे हाथों से एक तलवार पकड़ ली और चील के भयंकर हमले को रोक दिया। फिर एक झटके में उसने योद्धा चील को हवा में उछाल दिया। पहले ही मुकाबले में उसने एक बार फिर मजबूती से बाजी मार ली। ये तो दर्द बांटना है। दर्द बांटना एक रूपांतरण कौशल जिसका उपयोग करने पर उपयोगकर्ता और प्रतिद्वंद्वी की संयुक्त शक्ति का पुनर्वितरण हो जाता है। यान शियाओ ने बेबे के पास ऐसी क्षमता होने की उम्मीद नहीं की थी। इससे उसकी बार बार शक्ति समाप्त होने की समस्या का समाधान हो गया। अब कोई भी बराबरी का मुकाबला कर सकता था और समान शक्ति होने पर बेबे के पास ऐसी भयानक विनाशकारी शक्ति थी जो आम पोकेमोन के पास नहीं थी। दूसरे शब्दों में, अगर कोई समान शक्ति होने पर भी बेबे को सीधे मुकाबले में हरा नहीं सकता तो वह जय होगा। प्रीवियस अध्याय 251 भयानक भालू देवता एक शक्ति 10 तकनीकों पर विजय प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी, एजेंट फिलर नॉवेल्स, रैंडम टॉपिक जनरेटर, ऑडियो बुक प्रोडक्शन सर्विस, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, अर्बन यूथ नॉवेल्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 252 से स्वीकार करो हमारा आखिरी जेड। चहचहाहट। योद्धा चील ने हवा में खुद को संभाला। उसकी आंखों में तीक्ष्णता और आक्रोश भरा था। उसने कभी इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। एक ही बार में उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। उसे उतनी ही बेबसी महसूस हुई जितनी बचपन में अपने पिता के सामने होती थी।
लेकिन भालू ने उसे सांस लेने का भी समय नहीं दिया। एक छलांग लगाकर वह पास के जंगल के किनारे पर पहुंचा, एक घने पेड़ को पकड़ा और जोरदार पैर पटकते हुए हवा में उछल पड़ा। उसने पत्तों वाले पेड़ को मक्खी मारने वाले रैकेट की तरह घुमाया और जमीन पर पटक दिया। माफ कर दो। प्रहार की शक्ति से एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और पहले से ही थका हुआ योद्धा चील शाखा से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसकी निगाहें योद्धा चील पर टिकी हुई थीं। अपने प्रशिक्षक के रूप में यान शियाओ इसे इतनी आसानी से हारने नहीं देना चाहता था। अगर यह इस तरह हार गया तो फिर इसमें और उस नन्हे चील में क्या फर्क रह जाएगा जिसे उसके पिता ने कभी चट्टान से नीचे गिरा दिया था। कितनी मेहनत, अनगिनत अटूट चुनौतियां, आसमान को चीरती तेज हवाएं, रोमांचक लड़ाइयां और ढलते सूरज के नीचे किया गया वो अटूट वादा। यान शियाओ की कलाई पर लगे क्रिस्टल से एक शुद्ध नीली रोशनी निकली जो रात के आसमान को चीरती हुई गुजरी। वूश, यान शियाओ और उसके साथी दोनों के सीने में एक साथ बंधन की ज्वाला प्रज्वलित हुई। स्विश, चील की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं और लड़के की निगाहों से मिलीं। योद्धा चील, लड़के की दहाड़ के साथ सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। यान शियाओ की तारों जैसी आंखें चमक उठी और उसने फिर से हाथ जोड़ लिए। अपने विश्वासों के साथ आगे बढ़ो, बेहद तेज गति से गोता लगाओ। बूम, क्रैश क्रैश। चीख, चील की चीख आकाश में गूंज उठी और योद्धा चील ने तेजी से मुड़कर नीले आकाश को चीरती हुई तलवार की तरह ऊपर की ओर उड़ान भरी। एक पल में सब कुछ सफेद हो गया। काफी देर बाद तूफान थम गया और नीला चील हल्की हवा के साथ बहते हुए यान शियाओ के पास आ गिरा। उसकी लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। धड़ाम। भालू जैसे दिखने वाले उस जीव का शरीर जोर से जमीन पर गिरा। उसकी सुरक्षा कवच चकनाचूर हो गई और एक मोटा पेड़ का तना दो टुकड़ों में टूटकर उसके बगल में गिर गया। लेकिन दुर्भाग्य से उसने सुरक्षा का इस्तेमाल करके ज्यादातर नुकसान को रोक लिया था और उसमें अभी भी लड़ने की ताकत बची थी। वापस आओ योद्धा चील, तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यान शियाओ घुटनों के बल सहारा लिए एक आंख आधी बंद करके जोर जोर से सांस ले रहा था। बॉन्ड फेनोमेना का लगातार इस्तेमाल करके शक्तिशाली जेड फोर्स छोड़ने से उसके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ा था और वह लगभग पूरी तरह थक चुका था। उसने एक लोपुन्नी पोके बॉल निकाली और पूरी ताकत से फेंकी। लोपुन्नी, अब ये पूरी तरह तुम्हारी है। मेगा लोपुन्नी फिर से प्रकट हुई और यान शियाओ को चिंता से देखने लगी। जी भर के लड़ो, तुम्हारे ट्रेनर के रूप में मैं अंत तक तुम्हारे साथ लड़ूंगा। मेरो, लोपुन्नी ने सिर हिलाया, हाई स्पीड मूवमेंट को सक्रिय किया और प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित होकर बेवे की ओर दौड़ी। काइट, बेवे ने अपनी भुजाएं फैलाईं और फिर से शेर पेन का प्रयोग किया। वही चाल काम नहीं करेगी। लोपुन्नी, सब्स्टिट्यूट का प्रयोग करो। लोपुन्नी दो भागों में विभाजित हो गई और एक के बाद एक बेवे की ओर दौड़ी। शेर पेन ने सब्स्टिट्यूट को मारा लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक निर्जीव आभासी विकल्प के लिए साझा दर्द नुकसान को वितरित नहीं कर सकता। जैसे ही लंबे कान वाला खरगोश पास आया, भालू का वेश धारण किए प्राणी ने उस पेड़ के तने को उठा लिया जिसे अभी अभी योद्धा चील ने दो टुकड़ों में चीर दिया था और तेजी से वहीं घूमने लगा। तलवारों की कई परछाइयां प्रकट हुई, साथ ही एक भयंकर रेत का तूफान भी। तलवारों के नृत्य और उन्मत्त प्रहारों के इस संयोजन ने एक शक्तिशाली आक्रमण का निर्माण किया जिसने शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया और थोड़े ही समय में आक्रमण और बचाव दोनों को एक साथ कर दिया। तुमसे यही उम्मीद थी, भालू का वेश धारण किए प्राणी, यान शियाओ ने याद करते हुए बुदबुदाया। इस अविश्वसनीय रूप से कुशल भालू देवता ने अपने पिछले जन्म में उस पर गहरी छाप छोड़ी थी और अब वह इसे वश में करने से बस एक कदम दूर था। तो चलो पागल हो जाते हैं। यान शियाओ अचानक सीधा खड़ा हो गया, उसकी गहरी आंखों में एक तीखी चमक थी। उछाल का प्रयोग करो। लंबे कान वाला खरगोश हवा में उछला और घूमते हुए भालू के चीख पर एक बड़ा सा छेद बना दिया। यान शियाओ ने अपनी बाहें मोड़ी, उसकी कलाई पर लगा नारंगी पीला जेड क्रिस्टल खून जैसे लाल रंग की युद्ध भावना से चमक रहा था। ये लो, हमारा आखिरी जेड मूव, सर्वशक्तिशाली, अद्वितीय, भयंकर मुक्का। मेरो, लंबे कानों वाले खरगोश ने मुक्कों की बौछार कर दी। सुनहरी ऊर्जा की हवाएं बरसने लगीं। बूम 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 बूम। जमीन से एक विशाल मशरूम जैसा बादल उठा, सुनहरा समुद्र तक जलकर राख हो गया, हवा में घूमती हुई बारिश की तरह बिखर गया। जाओ पोकेबॉल, अपनी आखिरी ताकत से। यान शियाओ ने सहज ज्ञान से निर्देशित होकर पोकेबॉल को उस जगह की ओर फेंका जहां उसे याद था कि टेढ़ी था। फिर उसके पैर लड़खड़ा गए और वह अपना संतुलन खो बैठा। उसकी दृष्टि चकनाचूर हो गई और 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर रुक गई। लगातार 3 जेड मूव्स ने उसकी सारी शक्ति समाप्त कर दी थी, खासकर अंतिम हमले ने जिसमें मेगा इवोल्यूशन में जेड पावर का उपयोग किया गया था, जिससे उसके पास लड़ने की क्षमता भी नहीं बची थी। फिर भी उसके दिल में उमड़ रही इच्छा, प्रेम और तड़प ने उसे बेहोश होने से बचाए रखा। इसके बजाय वह समुद्र तट पर लेटा रहा, उसकी आंखें पोकेबॉल के प्रक्षेप पथ पर टिकी हुई थीं। वूश, लग्जरी बॉल हवा में एक चाप में उड़ी, लेकिन फेंकते समय बल में बदलाव के कारण उसका प्रक्षेप पथ थोड़ा भटक गया। ये खत्म हो गया। यान शियाओ सिंह की आंखें थोड़ी काली पड़ गईं, उसके दिल में पछतावे की भावना छा गई। किट, धुएं से एक बेवैर निकला, उसके चोटिल चेहरे पर स्वीकृति की मुस्कान थी। उसने अपना हाथ उठाया और पोकेबॉल को पकड़ लिया। स्नैप, स्विच क्लिक हुआ और बेवैर एक लाल रोशनी में बदल गया और उसमें समा गया। बीप बीप बीप, पोकेबॉल हिलने लगी और यान शियाओ की उम्मीद भी हिल गई। मेरो, बनिया नीचे उतरा और यान शियाओ को उठाकर अपनी बाहों में थाम लिया। इंसान और पोकेमोन दोनों हिलती हुई पोकेबॉल को देखने लगे। बीप बीप, धड़ाम। कुछ देर बाद, शायद 2.5 मिनट, शायद 2-3 सेकंड, पकड़ने की तेज आवाज आए और यान शियाओ ने राहत की मुस्कान बिखेरी। मैंने इसे पकड़ लिया, मेरो। फिर बनियाई की बेचैन चीखों के बीच उसकी चेतना अंधेरे में गायब हो गई। डॉट 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 डिंग। उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक विशेष लड़ाई पूरी की। 200 सार्वभौमिक प्रतिभांक प्राप्त हुए। लोपुनी, जोरोक, ब्रेवियरी और उर्सारिन का स्तर बढ़ गया है और अब आप प्रतिभांक आवंटित कर सकते हैं। डिंग, मेजबान ने पौराणिक पोकेमोन कैप्चर बेवेर नामक विशिष्ट मिशन पूरा कर लिया है। बेवेर के साथ अच्छा विश्वास स्थापित किया है, उसका स्तर 71 तक बढ़ा दिया है और सीमा से अधिक 50 प्रतिभांक प्राप्त हुए हैं जिन्हें आप स्वतंत्र रूप से आवंटित कर सकते हैं। यान शियाओ के कानों में सिस्टम की सूचनाओं की एक श्रृंखला गूंजी और उसकी चेतना धीरे धीरे उसके शरीर में वापस आ गई। धुंधली आंखों से उसने शियाओ कियान का चिंतित चेहरा और असाधारण रूप से विशाल प्रतिभाशाली पोकेमोन को देखा जो पोकेमोन के एक घेरे से घिरा हुआ था। बेवेर के पंजे में पकड़ी हुई एक मीठी सुगंध वाली बेरी उसकी नजर में आई। उसका बड़ा गुलाबी सिर और उसकी गहरी आंखें उसे घूर रही थीं, उनकी निगाहें चमक रही थीं। किट, बेवेर मुस्कुराया और अचानक यान शियाओ के मुंह में बेर ठूंस दिया। वाह, यान शियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं और वह भालू की पोशाक में लिपटे उस स्वादिष्ट फल का आनंद लेते हुए धीरे से रोने लगा। हा हा हा, हनी, तुम्हारा चेहरा कितना मजेदार है। शियाओ कियान और बाकी बच्चे शरारती हंसी हंसने लगे।
यान शियाओ ने बड़ी मुश्किल से फल निगला और उनके साथ हंसने लगा। उसे पता था कि उसका परिवार फिर से बढ़ गया है। प्रीवियस अध्याय 252 इसे स्वीकार करो, हमारा आखिरी जेड। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ई-बुक पब्लिशिंग गाइड, रैंडम टॉपिक जनरेटर, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.1 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 253 पाडिया से प्राप्त एल्फंडा। 2 दिन बाद मेलेमेले द्वीप पर स्थित पोकेमोन सेंटर ट्रेनिंग ग्राउंड में ईवी ने आसमान से स्टील टेल से जोरदार प्रहार किया और टर्टोनेटर के सिर पर सीधा वार किया। बाकू, उसने दर्द भरी चीख निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। डिंग, उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई में जीत, एक स्पेशल अटैक टैलेंट पॉइंट मिला। हिडन क्वेस्ट पार्टनर ईवी की लड़ाई की प्रगति 7/10 तक बढ़ गई। सिस्टम की घोषणा सुनकर यान शियाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। तुम फिर से ताकतवर हो गए हो ईवी नन्हा लोमड़ी यान शियाओ की बाहों में कूद पड़ा और प्यार से उसका गाल चाटने लगा। तुम्हें हराना वाकई बहुत मुश्किल है यान शियाओ। कियाबे ने टर्टोनेटर को वापस बुला लिया और अपना सिर हिलाया। तुम अभी जवान हो, एक दिन तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, शियाओक्सी ने उसे दिलासा दिया। ये सच है। यान शियाओ और शियाओक्सी ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और फिर काची को विदा किया। उर्सरिन को पकड़ने के बाद उन्हें जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार उर्सरिन को उस जंगल को अलविदा कहने में समय लगता है जिसमें वह इतने वर्षों से रह रहा था। इसलिए यान शियाओ ने अपने पोकेमोन को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया, खासकर चुपचाप ईवे को युद्धों में आदेश देने पर। वह सामान पहुंचाने वाले काची को अपने साथ ले आया था ताकि संख्या पूरी हो सके और उसने एक मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में यान शियाओ ने 4 द्वीप राजाओं के साथ 7 बार अभ्यास किया, औसतन प्रत्येक के साथ 2 लड़ाइयां लड़ी। उर्सारिन के साथ लड़ाई और दैनिक प्रशिक्षण को मिलाकर कई पोकेमोन की प्रतिभा और स्तर उच्च तीव्रता वाली लड़ाइयों में बढ़ गए थे। बनी ईयर लेवल 58, आक्रमण 180-200, कुल 640। ओलिवा लेवल 57, HP 120-130, डिफेंस 150-160, कुल 650। एलिजाब लेवल 56, स्पेशल अटैक 200-220, कुल 635। स्लेकिंग लेवल 57 पर पहुंचता है और पॉइजन जैब और एक्सेस जैसे नए मूव सीखता है जिससे इसकी रेंज बढ़ जाती है। जोरोक लेवल 55, अटैक और स्पेशल अटैक 140-150, कुल 610। ब्रेवहॉक लेवल 54, HP 100-120, कुल 590। उर्सुड्स लेवल 53, डिफेंस और स्पेशल डिफेंस 90-100, कुल 630। ग्रिसी लेवल 48, रक्षा और विशेष रक्षा 150-160, कुल 600। ईवी 45वें स्तर पर पहुंच गई है। उसने नया मूव रोड सीख लिया है और ओलिविया से वेद बॉल का उपयोग करना भी सीख लिया है। उसका ट्रेजियोट का स्तर भी बढ़कर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया है। पिजियोट 44वें स्तर पर विशेष आक्रमण 140-160, कुल 560। सिल्जिकॉम 61वें स्तर पर आक्रमण और विशेष आक्रमण दोनों 110-120, कुल 640। बेविया 71वें स्तर पर HP 180-230, कुल 650। उर्सा को छोड़कर जो दिखाई नहीं दिया, यान शियाओ की टीम 1 और 2 की मिश्रित टीम 4v6 या यहाँ तक कि 3v6 मुकाबले में भी आसानी से जीत हासिल कर सकती थी। बेशक इसका संबंध इस तथ्य से भी है कि अलोला द्वीप के चारों राजाओं के पास फिलहाल युद्ध प्रकार की ज्यादा क्षमताएं नहीं हैं। खासकर सोफू की तबीयत ठीक न होने के कारण हाप्पू को उसकी जगह लेनी पड़ी। इसलिए पहले युद्ध के बाद यान शियाओ ने उसे परेशान करना बंद कर दिया। हालांकि मेडन ने असामान्य रूप से जानबूझकर यान शियाओ को लुभाने की कोशिश की और 2 दिनों में उससे 3 बड़े युद्ध लड़े। इससे यान शियाओ थोड़ा शर्मिंदा हुआ, इसलिए उसने उसे 2 बड़े भोज खिलाए। इसी दौरान यान शियाओ ने प्रोफेसर बानेट से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वे वह पैकेज लाएं जो वह उनोवा की प्रोफेसर जुनिपर को देना चाहती थी, ताकि अगले दिन उनके गंतव्य की यात्रा के दौरान उसे पहुंचा दिया जाए। यद्यपि भीषण लड़ाइयों से काफी लाभ हुआ था, फिर भी द्वीप के राजा के पास कई दैनिक कार्य थे, जैसे कि द्वीपवासियों के बीच विवादों का निपटारा करना और द्वीप की समस्याओं का समाधान करना। इसलिए यान शियाओ उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि बेबे ने अपने ठिकाने पर लगभग सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था और वे अंततः अपनी यात्रा पर निकल सकते थे। दोपहर के भोजन के बाद यान शियाओ और शियाओकियान ईवे और बेबे के मुलायम खिलौने को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। बेबे के ठिकाने पर पहुंचने से पहले ही उन्हें फलों और सब्जियों की भरपूर सुगंध महसूस हुई। अगले मोड़ पर यान शियाओ रुक गई और शियाओकियान का मुंह खुला रह गया। उनके सामने पेड़ों के बेरोन का एक विशाल पहाड़ था, जिसके बगल में पेड़ों से बने 2 बड़े बड़े जार थे जिन्हें घेरने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती, और दोनों मीठे बेरोन से लबालब भरे हुए थे। इसके अलावा अलोला के अनोखे सुनहरे अमृत से भरा एक छोटा जार भी था। गेम में यह अमृत फ्लोरिडियन को इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन में बदल देता है, लेकिन एनीमे की दुनिया में यह एक बेहद दुर्लभ मसाला है, मीठे बेरोन से भी कहीं ज्यादा दुर्लभ। पता नहीं टेडी बियर को इतना सारा इकट्ठा करने के लिए कितने पड़ोसियों को लूटना पड़ा होगा। अगर सिर्फ एनर्जी क्यूब्स बनाने के लिए होता तो शायद 1 साल भी नहीं चलता। आखिरकार सामग्री जितनी महंगी होती है, उसे बनाने के लिए उतनी ही कम मात्रा की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए उसने नस जॉय से मिले दर्जनों रिवाइव ग्रास में से सिर्फ 2 से भी कम का इस्तेमाल किया था, और वह भी दिन ब दिन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को खिलाने के बाद। यान शियाओ और दूसरे व्यक्ति को आते देख भालू का मुखौटा पहने उस आदमी ने तुरंत उन्हें गले लगा लिया और फिर जोर जोर से मालिश और दबाना शुरू कर दिया। रुको रुको रुको, मेरी कमर टूट जाएगी, किक। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह 2.5 घंटे बाद जब यान शियाओ और दूसरे व्यक्ति ने अपना सारा सामान अपने स्पेशल बैकपैक में रख लिया था, इसके साथ ही वे आधिकारिक तौर पर अपने घर की यात्रा शुरू कर देंगे। वीर योद्धा प्रकट हो। प्रकाश में एक गहरे नीले रंग का चील प्रकट हुआ और यान शियाओ ने शियाओकियान को उसकी पीठ पर बिठा लिया। लेकिन उसके जाने का आदेश देने से पहले ही फोन की घंटी बज उठी। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो श्रीमान यान शियाओ, मैं मिलेमाइले द्वीप से जॉय बोल रहा हूँ। आपका पैकेज अभी अभी रिसेप्शन पर पहुंचा है, कृपया इसे तुरंत ले लें। हम एक पैकेज? ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। यान शियाओ ने फोन काट दिया और शियाओकियान की ओर मुड़ा। डार्लिंग, क्या तुमने फिर से नई स्टॉकिंग्स खरीदी? नहीं, तुमने तो ऑनलाइन मिलने वाली सारी स्टाइल खरीद ली है। बड़ी छाती वाली लड़की थोड़ा शर्मा गई, यहाँ तक कि वो सेक्सी वाली भी। हे ओह हाँ। यान शियाओ ने उसकी शर्म देखकर उसका गाल चुटकी भर लिया। वापस आने पर पता चल जाएगा, शायद किसी ने मुझे मेल से भेजी हो।
कुछ मिनट बाद दोनों पोकेमोन सेंटर वापस आ गए। नज़जॉय ने एक अजीब पैकेजिंग वाला डिब्बा निकाला। उसकी रंगीन पैकेजिंग देखकर यान शियाओ ने भौहें चढ़ा ली। ये चीज़, मुझे लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। हैरान होकर उसने डिब्बा खोला, जिसमें गहरे हरे रंग के टायर के आकार के पैटर्न से सजा हुआ एक हरा पोकेमोन अंडा था। एक पोकेमोन का अंडा। शियाओक्सी उत्सुकता से पास झुकी। यान शियाओ ने फिर पोकेमोन के अंडे की जानकारी देखी। मोटोलिज़ार्ड लेवल 0 अंडे का रूप। क्षमता रीजनरेटर, लंबे समय तक एचपी न खोने पर या पोकेबॉल में वापस जाने पर थोड़ी मात्रा में एचपी रिकवर करता है। टैलेंट 490 बेस स्टेट, अधिकतम 501 एचपी, 70 अटैक, 90 डिफेंस, 60 स्पेशल अटैक, 90 स्पेशल डिफेंस, 60 स्पीड, 120। विरासत में मिली चालें, आयरन टेल, एक्वाटेल, पावर वेब। विवरण, एक शक्तिशाली एलीट फोर्स स्तरीय छिपकली का हाल ही में निकला पोकेमोन अंडा। छिपकली। यान शियाओ की आंखें चमक उठीं। छिपकली एक मोटरसाइकिल जैसी दिखने वाली पोकेमोन है जो स्वाभाविक रूप से यात्रियों को ले जाने में सक्षम है और बेहद शांत स्वभाव की है। इसमें कट टेल नामक अनोखी चाल भी है जो सब्स्टिट्यूट और स्विच का संयोजन है, जिससे यह अपने सब्स्टिट्यूट को मैदान पर बनाए रख सकती है और अपने साथी को बदलने के लिए पोकेबॉल में वापस जा सकती है। इसके साथ ही इसके संतुलित आधारभूत आंकड़े, व्यापक कवरेज और दुर्लभ बूस्टिंग चाल शिफ्ट हमले को एक चरण और गति को 2 चरण तक बढ़ाती है, इसे प्रशिक्षण के लिए एक उत्कृष्ट उम्मीदवार बनाती है। प्रीवियस अध्याय 253 पार्डिया से प्राप्त एल्फंडा। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, रैंडम टॉपिक जनरेटर, नॉवल राइटिंग कोर्सेज, एजेंट थ्रिलर नॉवेल्स, क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, फैनफिक्शन राइटिंग टूल्स, रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल। एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 254 मेडन का महान उपहार। लेकिन इतना कीमती पोकेमोन अंडा मुझे किसने दिया होगा? यान शियाओ ने अंडा पकड़े हुए बुदबुदाया। एलीट 4 लेवल के पोकेमोन द्वारा दिए गए अंडे काफी दुर्लभ होते हैं। तभी उसका फोन फिर से बज उठा। हेलो, कौन है? मास्टर, मैं कोसा हूँ। दूसरी तरफ से कोसा की थोड़ी उत्साहित आवाज आए। हे, मैंने देखा कि आपने पैकेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये हाचिस्कू की नई पाली हुई छिपकली और उसके सबसे ताकतवर ट्राइसेराटॉप्स का अंडा है। मुझे लगता है कि इस बार मुझे प्रशिक्षित करने के आपके अनुरोध के लिए यह एकदम सही इनाम है। अरे, यह आपसे पोकेमोन अंडा है? जी हाँ मालिक, आपने इनाम का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती थी। चिंता मत कीजिए, हाचिस्कू एक ड्रैगन ट्रेनर परिवार का युवा मालिक है और हम काफी करीबी हैं। उसके पोकेमोन के अंडों में से एक लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मना करने की जरूरत नहीं है। भविष्य में जब मुझे रचनात्मक रुकावटें आएंगी तो शायद मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आज मेरा जिम बैटल है, बाद में बात करते हैं। यान शियाओ के मना करने की आशंका से चिंतित होकर कोशा ने कुछ ही शब्दों में फोन काट दिया। यान शियाओ के होंठ हल्के से हिले। कोई तो उपहार देने के लिए भी उत्सुक है। बेशक, यह उपहार उसे बहुत पसंद आया। उसकी दूसरी टीम में सिर्फ 2 स्लॉट कम थे और लिज़ार्ड उसके ड्रैगन टाइप पोकेमोन की कमी को पूरा कर सकता था, साथ ही जमीन पर सवारी के रूप में भी काम आ सकता था। अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल की सवारी के रोमांच का विरोध कौन कर सकता है, खासकर तब से जब से शियाओक्सी दिन रात आकर्षक होती जा रही है। अपने विचारों को संभालते हुए यान शियाओ और शियाओक्सी ने अपना सामान पैक किया और पोकेमोन सेंटर से निकल पड़े। तभी दूर क्षितिज से एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर आया और पुलिस की वर्दी पहने मोडन उसे कूदकर बाहर निकला। अरे बच्चे, अभी जा रहे हो? यान शियाओ ने पलकें झपकाईं और सिर हिलाया। हाँ अंकल मोडन, ये क्या है? कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा, मोडन ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हुए कहा। एक यांत्रिक ध्वनि के साथ साधारण सा दिखने वाला सशस्त्र हेलीकॉप्टर एक भविष्यवादी चांदी के विमान में बदल गया। मोडन ने रिमोट कंट्रोल यान शियाओ को देते हुए कहा, लो इसे ले लो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए आने जाने के साधन के रूप में एकदम सही रहेगा। क्या? यान शियाओ ने मुंह खोला, हालांकि वह सहज रूप से मना करना चाहता था। ठीक है दोस्तों, किस आदमी का कोई मशीनी सपना नहीं होता। ये चीज़ मेरी आधी जिंदगी की मेहनत का नतीजा है, लेकिन अब मैं इसे खेलने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, इसे बर्बाद मत करो। मर्दन ने यान शियाओ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। यान शियाओ ने शक भरी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, अंकल क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मुझे भला क्या चाहिए, मैं तो बस तुम पर नजर रख रहा हूँ, ज्यादा मत सोचो। सच में, लेकिन तुम्हारी हरकतें तो शक पैदा कर रही हैं, यान शियाओ ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। हाँ, जो अपने नूडल्स में एक टुकड़ा भी मांस नहीं डालता, उसे अचानक इतनी महंगी उड़ने वाली मशीन क्यों मिलेगी? शियाओकियान ने बगल से कहा। ओफ हेओ हैश मोडन के माथे पर धीरे धीरे एक कुएं का चिन्ह उभर आया। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे समझाते हुए कहा, आपको नहीं पता, यह विमान मुझे उस समय एक आतंकवादी संगठन में इनाम के तौर पर मिला था। वर्षों से इसमें कई सुधार और बदलाव किए गए हैं और अब ये पूरी तरह से सुसज्जित है। हालांकि इसके वार्षिक रखरखाव और मरम्मत का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। अब जब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं तो मेरी कोई खास उपयोगिता नहीं रह गई है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे आप युवाओं को सौंप दूं। मर्दन के शब्दों में थोड़ी अनिच्छा और खेद झलक रहा था, जो बनावटी नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने पूछा, तो बच्चे मुझे जवाब दो कि तुम इसे स्वीकार करोगे या नहीं? तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, यान शियाओ ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, मैं स्वीकार कर लूंगा, मर्दन ने तुरंत सिर हिलाया। फिर यान शियाओ ने अपने फोन का कैमरा चालू किया। अंकल, थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दीजिए। क्या आप क्या कर रहे हैं? सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यान शियाओ ने सहज भाव से कहा। बस ये कह देना कि तुमने यह विमान स्वेच्छा से यान शियाओ को दिया है, बिना उनसे कोई कीमत या शर्तें मांगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेडन की आंख फड़क उठी। मैंने कहा था, बच्चे क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो? नहीं, मैंने तुमसे इसके लिए नहीं कहा था, तुमने ही तो मुझे इतनी आसानी से पेशकश की थी। हाँ, एहतियात के तौर पर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा ताकि धोखाधड़ी से बच सकूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये सवारी देना मेरी अपनी मर्जी थी, चलो चलें। हाँ, तो चलिए अंकल, वापस फाग्युआन चलते हैं और एक नजर डालते हैं। यान शियाओ ने शियाओकियान को विमान में खींच लिया। कंट्रोलर में टोमेटो एआई लगा है, अगर कुछ समझ ना आए तो वॉइस कंट्रोल से सीधे मदद मांग सकते हो, मोडन ने निर्देश दिया। समझ गया। विमान के निचले हिस्से से नीला ईंधन निकला और फिर वो गर्जना करते हुए आसमान में उड़ गया।
मॉडर्न वहीं खड़ा रहा और दोनों को अलविदा कहा। उसने अपना हाथ तभी नीचे किया जब विमान आसमान में एक छोटे से काले बिंदु में बदल गया। रिंग रिंग, पुराने जमाने का मोबाइल फोन बजा। उसने जवाब देने वाला बटन दबाया। हेलो डॉट डॉट डॉट, हाँ वो तो जा चुका है। डॉट डॉट डॉट, अरे मैंने उसे अपना प्यारा सा साथी दे दिया। डॉट डॉट डॉट, तुम्हें ये उपाधि यूं ही नहीं मिली। डॉट डॉट डॉट, ठीक है ये सब खत्म होने के बाद मुझे कभी ड्रिंक पिलाना। बाय। मोदान ने फोन रख दिया। पुरानी यादें उमड़ पड़ी। उसकी नज़र धुंधली हो गई। सालों पहले वह अपने शागिर्द शियाओशुआई के साथ एक मिशन पर था। अपने अति आत्मविश्वास के कारण उसने अपना ठिकाना बता दिया और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के एक गिरोह ने उसे घेर लिया और घायल कर दिया। शियाओशुआई, जो उस समय प्रशिक्षु था, ने अपनी जान जोखिम में डालकर घेराबंदी तोड़ते हुए मोदान को 50 मील तक अपने साथ ले जाकर दुश्मन के पीछा करने से बचाया। हालांकि वे सफलतापूर्वक बच निकले, लेकिन मोदान के पैर में चोट लग गई जिससे वह लंबे समय तक तेज दौड़ नहीं लगा सकता था। यह मोदान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जो एक आपराधिक जांचकर्ता बनने का सपना देखता था, क्योंकि इसका मतलब था कि वह इंटरपोल एजेंट के कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएगा। वह पूरी तरह से निराश था, आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था, यहाँ तक कि शियाओशुआई को अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने के लिए दोषी ठहरा रहा था। हालांकि शियाओशुआई का एक वाक्य उसकी याद में हमेशा के लिए बस गया। बॉस, मैं आपको बॉस कहता हूँ क्योंकि आप इस उपाधि के योग्य हैं, क्योंकि आप ही मेरे एकमात्र मार्गदर्शक हैं जिनका मैं वास्तव में सम्मान करता हूँ। अगर आप इस तरह हार मान लेते हैं तो आप उस व्यक्ति का सामना कैसे करेंगे जिसके लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली? आप संगठन के भरोसे को कैसे तोड़ सकते हैं? मैं अपने सपनों का सामना कैसे करूं? इसके अलावा एक पैर से क्या फर्क पड़ता है? क्या आपने हमेशा यही नहीं कहा था कि दुश्मन का सामना करते समय चाहे आपके पास सिर्फ एक उंगली या एक बाल ही क्यों न बचा हो, आपको डटकर खड़ा रहना चाहिए? बॉस, अगर आप तैयार हैं तो मैं आपका सहायक बनूंगा। आप मेरे कमांडर बनिए। आप कहिए, मैं करूंगा। हम कोई भी समस्या हल कर सकते हैं, ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मोर्डैन ने काफी देर तक हिचकिचाने के बाद धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। इसके बाद शियाओशुआई की मदद से दोनों ने कई छोटे बड़े अपराधों को सुलझाया और खूब प्रसिद्धि हासिल की। अपने करियर के शिखर पर मोर्डैन ने सेवानिवृत्त होने का फैसला किया और अपना कार्यभार शियाओशुआई को सौंप दिया, और उन्हें अपना नया कोडनेम भी मिल गया, हैंडसम गाय। कुछ दिन पहले शियाओशुआई ने मोर्डैन से संपर्क किया क्योंकि मामला बहुत पेचीदा था। अपने शिष्य के लिए मोर्डैन ने बिना शर्त पूरी सहायता देने का वादा किया, क्योंकि शियाओशुआई के बिना मोर्डैन नहीं होते और इंटरपोल की सम्मान सूची में शीर्ष पर मौजूद उनका नाम भी नहीं होता। कोडनेम 000 मोर्डैन डॉट डॉट डॉट। क्षितिज पर दिख रहे विमान से अपनी दृष्टि हटाकर मोर्डैन ने जेब में हाथ डाले पीछे मुड़कर बंदरगाह की ओर चलना शुरू किया। उसने अर्थपूर्ण स्वर में कहा, कभी कभी वादों से कहीं अधिक मूल्यवान एहसान होते हैं। प्रीवियस अध्याय 254 मेडन का महान उपहार। नेक्स्ट सेटिंग्स। टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, अर्बन यूथ नॉवेल्स, ई-बुक पब्लिशिंग गाइड, फैनफिक्शन राइटिंग टूल्स, रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड, क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 255 ऑरेंज ब्लॉसम की ओर वापसी। अंतरिक्ष यान के अंदर यान शियाओ ने कई परीक्षणों के माध्यम से इस अत्याधुनिक मशीन की बुनियादी बातों को समझ लिया था और इसके विभिन्न संचालन में महारत हासिल कर ली थी। अंतरिक्ष यान का आंतरिक क्षेत्र लगभग 30 वर्ग मीटर था, जिसमें 4 भाग थे, एक नियंत्रण कक्ष, एक मनोरंजन और विश्राम क्षेत्र, एक युद्ध प्रशिक्षण कक्ष और एक प्राथमिक चिकित्सा कक्ष। यह अंतरिक्ष यान मोड और सशस्त्र मोड के बीच स्विच भी कर सकता था। किसी महत्वपूर्ण क्षण में यान शियाओ को केवल नियंत्रण बटन दबाने की आवश्यकता होती थी और अंतरिक्ष यान 5 सेकंड के भीतर सशस्त्र मोड में परिवर्तित हो जाता था, जिससे केबिन के भीतर छिपी लेजर तोपें, रॉकेट और गैटलिंग बंदूकें दिखाई देती थीं। इसके अलावा इस अंतरिक्ष यान में एक विशेष भंडारण उपकरण था, जिससे इसे हथेली के आकार के स्टोरेज बॉक्स में रखा जा सकता था। बेशक असीमित सिस्टम स्पेस वाले यान शियाओ के लिए इसका कोई खास महत्व नहीं था। यान शियाओ इस समय पायलट की सीट पर बैठा था और वॉइस कंट्रोल बटन दबा रहा था। ऑटो पायलट चालू करें। गंतव्य पेटलबर्ग सिटी जिम। स्थान पेटलबर्ग शहर, होएंग क्षेत्र। अनुमानित आगमन समय 5 घंटे 20 मिनट। स्थिर उड़ान मोड सक्रिय। केबिन के भीतर स्वतंत्र आवागमन। वूश, विमान तेजी से आकाश में गर्जना करते हुए अलोला क्षेत्र से निकल गया। चिसातो और मित्सुको से लंबे समय से न मिलने के कारण यान शियाओ वापस लौटने के लिए बेताब था। वह रास्ते में शियाओ के यान को अपने माता पिता से भी मिलवा सकता था, लेकिन कोजा और मोदान के लगातार उदार उपहारों ने यान शियाओ को कुछ भुला दिया था। उसके बैग के एक कोने में येव कलेक्शन लिखा एक पैकेट चुपचाप पड़ा था, लेकिन यान शियाओ के पास और कुछ सोचने का समय नहीं था, क्योंकि बड़े स्तनों वाली लड़की शर्मा रही थी और उसने उसे शारीरिक जांच करने दी। वूश, विमान एक लयबद्ध कंपन के साथ हवा में उड़ गया। डॉट 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 डॉट। अकारा द्वीप अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। बानेट अपनी कॉलेज की सहपाठी यूनोवा की प्रोफेसर जुनिपर से फोन पर बात कर रही थी। चिंता मत करो, मैंने खास तौर पर एक भरोसेमंद प्रशिक्षक को इसे पहुंचाने के लिए कहा था। ठीक है, तो मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। रिसीवर से प्रोफेसर जुनिपर की आवाज आए। ओह माफ कीजिए बानेट, शिप्पो शहर के संग्रहालय में एक प्राचीन नगर राज्य की कलाकृति मिली है, मुझे उसे देखने जाना होगा, बाद में बात करते हैं। ठीक है, शोध में कोई प्रगति हो तो मुझे जरूर बताना। कोई बात नहीं। क्लिक। बानेट ने फोन रख दिया और कॉफी बनाते हुए गुनगुनाने लगी। दुर्भाग्य से उसे नहीं पता था कि जिस भरोसेमंद प्रशिक्षक की उसने बात की थी वह उसकी बात पूरी तरह भूल चुका था। डॉट डॉट डॉट। होएंग क्षेत्र पेटलबर्ग शहर, पेटलबर्ग जिम। हमेशा की तरह कियानली अपने घर के पीछे अभ्यास कर रहा था। यान शियाओ के मशहूर होने पर अपने पुराने दोस्तों के सामने शेखी बघाड़ने के अलावा वह एलीट 4 चैलेंज की तैयारी में जी जान से जुटा हुआ था। स्लेकिंग, एक बार फिर पूरी ताकत लगा दो। उफ। जमीन पर पड़ा हुआ थोड़ा बड़ा स्लेकिंग अचानक आग की लपटों में गिर गया और अदम्य शक्ति से आगे बढ़ा। उसके सामने से दर्जनों स्टील की प्लेटें पल भर में चकनाचूर हो गईं, फिर वह होंठते हुए सुस्त सा दिखने लगा। उसका शरीर हरे रंग से चमक रहा था। सच में, कियानली ने खुशी से कहा। उसके स्लेकिंग ने आखिरकार अपनी कल्पना के अनुसार अंतिम चाल गीगा इम्पैक्ट जोर स्लैक ऑफ पर महारत हासिल कर ली। जैसा कि सभी जानते हैं, गीगा इम्पैक्ट से स्टन होता है, जिसके लिए थोड़े आराम की आवश्यकता होती है। स्लेकिंग में स्लैक ऑफ की विशेषता भी है, जिसके तहत वह किसी क्रिया के बाद लेट जाता है और आदेशों को अनसुना कर देता है।
लेकिन चिरी ने इन दोनों विशेषताओं को मिलाकर स्टन से उबरते हुए स्लैक ऑफ का सक्रिय रूप से उपयोग करके स्टेमिना रिकवर किया और साथ ही आराम करने में लगने वाले समय से भी बच गया। इस चाल के साथ मैं गेंजी के सैलामेन से भी नहीं डरता, चिरी ने आत्मविश्वास से भरी मुट्ठी भींची। गेंजी ड्रैगन टाइप एलिट 4 का सदस्य। तभी क्षितिज से एक चांदी की लकीर तेजी से आती हुई दिखाई दी, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। चिरी ने हैरानी से ऊपर देखा, एक उड़ने वाला वाहन धीमा हुआ, हवा में रुका और धीरे से नीचे उतरा। एक लड़का और एक सुंदर लड़की बाहर निकले। शिक्षक, मैं वापस आ गया हूँ। यान शियाओ ने चिरी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। क्यानली मुस्कुराया, अगर तुम वापस नहीं आती तो मैं तुम्हें संप्रदाय से निकाल देने की योजना बना रहा था। ऐसा नहीं चलेगा, मैं इस बार अपने परिवार को साथ लाया हूँ। यान शियाओ ने शियाओ क्यान का हाथ पकड़ते हुए कहा। यह अंकल हॉवर्ड की पोती होगी, है ना? हम बचपन में मिले थे। नमस्कार क्यानली। नमस्कार। शियाओ क्यान ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया, उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। हाँ, बहुत बढ़िया मित्सुको, और देखो कौन वापस आया है। क्यानली ने जोरदार हंसी के साथ उसका स्वागत किया। एप्रन पहने मित्सुको सामने के हॉल से दौड़कर आए। यान शियाओ को देखते ही उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी। यान शियाओ, तुमने मुझे बताया तक नहीं कि तुम वापस आ रहे हो। फिर उसकी नज़र शियाओ क्यान पर पड़ी और उसकी आंखों में तुरंत बहू वाला भाव आ गया। क्या ये शियाओ क्यान है? कितनी सुंदर लड़की है। तुम्हारे गुरु की पत्नी ने तुम्हारे और यान शियाओ के बारे में सुना है। आओ अंदर आओ और बैठो, मैं आज रात तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। शियाओ क्यान को थोड़ा संकोची देखकर यान शियाओ ने उसकी पीठ थपथपाई। कोई बात नहीं पत्नी, तुम्हारे गुरु और गुरु की पत्नी परिवार हैं, बिल्कुल घर जैसा। मित्सुको आगे बढ़ी और शियाओ क्यान का हाथ पकड़ लिया। अपने गुरु की पत्नी का फोन नंबर बाद के लिए सेव कर लेना। अगर यान शियाओ कभी तुम्हें परेशान करे तो बस मुझे फोन कर देना, मैं उसके गुरु से उसे सबक सिखा दूंगी। नहीं गुरुजी, यान शियाओ मुझे परेशान नहीं करेगा। शियाओ क्यान का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह बस मित्सुको के साथ चलने लगी। इस बच्चे को देखो, कितना प्यारा है और कितना सुंदर भी, शियाओ याओ से कहीं ज्यादा सुंदर, मित्सुको ने कहा। चिरी ने भी कहा हाँ। फिर वे चारों कमरे में दाखिल हुए। इसी बीच जोतो में एक भव्य उत्सव में हुए डांसर, जो मंच पर जाने ही वाली थी, अचानक जोर जोर से चीखने लगी। अल्पविराम। थोड़ी देर बाद मित्सुको की कोशिशों से 8 पकवानों और एक सूप से भरा शानदार दोपहर का भोजन मेज पर परोसा गया। चारों आसपास बैठकर आराम से बातें करने लगे। मित्सुको ने चिंता से शियाओ क्यान से पूछा कि वह बच्चे कब पैदा करने की योजना बना रही है, क्योंकि वह हमेशा से अपने पोते पोती को गोद में लेने का इंतजार कर रही थी। शियाओ क्यान हकलाने लगी, स्पष्ट जवाब देने में असमर्थ, चुपचाप खाते हुए बस हम कहती रही। यान शियाओ और चिरी ने भी अपने हाल के अनुभव साझा किए। यान शियाओ की ताकत में भरी वृद्धि की खबर सुनकर चिरी ने तुरंत अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, एक पोके बॉल निकाली और एक जोरदार लड़ाई के लिए तैयार हो गया। जाहिर है मित्सुको की तीखी निगाहों के सामने उसने पहले अपना खाना खत्म करने का फैसला किया। वैसे गुरुजी, मुझे हाल ही में एक कांस्कान इवोल्यूशन स्टोन और एक की स्टोन मिला है, जो आपके मेगा इवोल्यूशन के लिए एकदम सही है। यान शियाओ ने मेगा इवोल्यूशन के सामान निकालते हुए कहा। ये सामान उसके पास काफी समय से थे, ये आप रख लीजिए, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। चिरी ने यान शियाओ के सामान वापस रखते हुए कहा, मैं अभी आपको बताने ही वाली थी कि मेरे सबसे ताकतवर कांस्कान का बच्चा बड़ा हो गया है और उसके बच्चे भी हो गए हैं। बाद में मेरे साथ उन्हें देखने आइए, अगर आपको पसंद आए तो ले जाए, वे आपकी टीम को पूरा कर देंगे। कैसा रहेगा? आप इन दोनों सामानों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान शियाओ के निडर इनकार को देखकर दिल में गर्माहट महसूस हुई। सिर हिलाते हुए यान शियाओ ने एक और कांस्कान विकास पत्थर निकाला। गुरुजी, कृपया इसे स्वीकार कीजिए, आपके शिष्य को बदले में कुछ करना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास एक और है। मिज़ुको ने बीच में कहा, एक बच्चे के साथ इतनी विनम्रता क्यों? ये स्पष्ट रूप से एक उपहार है जो मैं विशेष रूप से आपके लिए लाई हूँ। ये देखकर चिसातो केवल सिर हिला सका और सावधानीपूर्वक दोनों पत्थरों को स्वीकार करते हुए बोला, तुमने तो कुछ ही महीनों में ये बाहरी लोगों वाली तरकीबें सीख लीं। उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान छुपाना मुश्किल था। वैसे ये पत्थर कीमती तो है, लेकिन आप जैसे पोकेमोन प्रोफेसर के लिए कुछ भी नहीं। मैं आपका गुरु बस इसकी शान में मग्न हूँ। हाँ। यान शियाओ ने पलकें झपकाई। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? आपने तो उस समय मेरी मदद करने के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी। ठीक है। चिसातो की मुस्कान पल भर में जम गई। मित्सुको हंस पड़ी। यान शियाओ, अपने गुरुजी की बकवास पर ध्यान मत दो, वो पैसा असल में उनकी पत्नी ने दिया था, उन्होंने बस अलग तरीके से कहा था कि तुम आसानी से मान जाओ। जी हाँ, आओ, ये सांप के पैटर्न वाली भलुपाइन नट की डिश चखो, ये तुम्हारे गुरुजी की पत्नी की खास डिश है। पसीना बहाते हुए क्यानली ने यान शियाओ को आंख मारी और बात बदलने की कोशिश की, लेकिन यान शियाओ का ध्यान मित्सुको की बातों पर चला गया था। ओह, अब समझ आया। मैं सोच रहा था कि मेरे गुरुजी के पास 20 लाख की इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए, तो मुझे उनकी पत्नी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम 20 लाख। मित्सुको की मुस्कान गायब हो गई और वह क्यानली की तरफ मुड़ी। प्यारे, मुझे याद है मैंने तुम्हें 50 लाख भेजे थे। थप्पड़। क्यानली ने अपना माथा पीट लिया। बस सब खत्म। डिंग। मित्सुको को सजा देने का अधिकार मिल गया है। यान शियाओ और शियाओ क्यान, शानदार। गुरुजी की पत्नी कमाल की हैं। ... कोष्टक जारी रहेगा। 2700 शब्दों का एक अध्याय प्रस्तुत है। अलोला का अंत हो गया है। नायक की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई है और कई मुख्य कथानक धीरे धीरे सामने आएंगे। विशेष रूप से मैं आशा करता हूं कि आप सभी मुफ्त प्यार से शक्ति प्राप्त करना उपहार पर क्लिक करेंगे। ये फुबुकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया सभी लोग। फुबुकी सभी को समृद्धि, सभी मनोकामनाएं पूरी होने और सब कुछ सुचारू रूप से चलने की शुभकामनाएं देता है। प्रीवियस अध्याय 255 ऑरेंज ब्लॉसम की ओर वापसी। नेक्स्ट। सेटिंग्स। टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, ई-बुक पब्लिशिंग गाइड, फैन फिक्शन राइटिंग टूल्स, अर्बन यूथ नॉवेल्स, ऑडियो बुक प्रोडक्शन सर्विस, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, बुक रिव्यू सर्विस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 256 पूर्ण युद्ध क्यानली की असली ताकत। स्नैप। अंधेरे में लाइटर से तेज लौ निकली और सिगरेट जल उठी। हिस वूश। क्यानली ने धुएं का एक कश छोड़ा, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। आज से उसने हमेशा के लिए अपने पैसों पर से नियंत्रण खो दिया।
यान शियाओ उसके पास आए और उसे दिलासा देते हुए बोली, असल में कोई बड़ी बात नहीं है गुरुजी। जरा सोचिए, आपकी पत्नी खुद आपके पैसों का हिसाब किताब संभाल रही है, इसलिए आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यानली, क्या सच में? तारान कनी, उसने सिगरेट का एक और कश लिया और पूछा, और आप क्या शियाओकियान भी आपके पैसों का हिसाब किताब इसी तरह रखती है? नहीं, शियाओकियान ने फार्म और जिम से होने वाला सारा मुनाफा मुझे दे दिया है और कहा है कि मुझे उसका खर्चा उठाना चाहिए। यान शियाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, कभी कभी जरूरत से ज्यादा पैसा होना बड़ी समस्या बन जाता है। मैं इसे खर्च तो नहीं कर सकती। क्यानली, क्या तुम सुनना भी चाहती हो कि मैं क्या कह रही हूँ? क्यानली ने एक पल सोचा और फिर पूछा, यान शियाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टीचर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती हैं? हाँ बिल्कुल, तो फिर मैं भविष्य में तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूँ। क्यानली के अपनी बात पूरी करने से पहले ही कमरे से मित्सुको की आवाज आए। यान शियाओ, अब से अपनी टीचर पर नजर रखना, कोई भी समस्या हो तो मुझे तुरंत बताना, तुम्हारी टीचर की पत्नी तुम्हें अच्छा इनाम देंगी। ठीक है गुरुजी की पत्नी, मेरी चिंता मत करो। यान शियाओ ने क्यानली की ओर देखा और उसे बेबस चिढ़ नजर से देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्यानली ने गुस्से से दांत पीसते हुए एक पोके बॉल निकाली। मुझे अचानक लग रहा है कि तुम्हारे हालिया प्रशिक्षण के नतीजों को परखना बहुत जरूरी है। तस गुरुजी, आप बदला तो नहीं ले रहे? मेरे साथ तो गुरुजी की पत्नी है। क्यानली के चेहरे पर हल्की सी झंझनाहट आई। चलो, आज तुम्हारे गुरुजी तुम्हें जरूर कुछ सबक सिखाएंगे। इतना कहकर वह युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा। यान शियाओ हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पीछे पीछे गया। हमें क्यानली को गंभीरता से लड़ने के लिए तैयार करना होगा, वरना उसकी मौजूदा ताकत के साथ लड़ाई थोड़ी उबाऊ हो जाएगी। डॉट डॉट डॉट। थोड़ी देर बाद दोनों पेटलबर्ग जिम के युद्ध के मैदान में पहुंच गए। क्यानली मुख्य युद्धपीठ पर खड़ा था, उसकी निगाहें अब शांत थीं। चलो यान शियाओ, अपने गुरु को अपनी वर्तमान शक्ति दिखाओ। इतना कहकर उसने 6 पोके बॉल फेंकी और मैदान पर 6 शक्तिशाली पोके प्रकट हुए। स्लेकिंग स्तर 68, कामस्कान स्तर 65, जेंगूस स्तर 63, एक्सप्लोड स्तर 62, स्पिंडल स्तर 61 और सारिंग स्तर 60। यान शियाओ का चेहरा गंभीर हो गया। आपसे यही उम्मीद थी गुरुजी। इस तरह की शक्ति के साथ एलीट 4 का खिताब लगभग आपकी मुट्ठी में है ना? क्यानली ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम लीग के एलीट 4 को कमा रहे हो। वे एलीट 4 इसलिए हैं क्योंकि वे अपने क्षेत्र के 4 सबसे शक्तिशाली एलीट 4 स्तर के प्रशिक्षक हैं। मैं समझ गया, ठीक है, तुम पहले मैच के लिए अपना प्रतिद्वंदी चुन लो। क्यानली ने आत्मविश्वास से बाहें मोड़ लीं। यान शियाओ के होंठ ऊपर की ओर मुड़े। चूंकि यह एक जबरदस्त मुकाबला है, इसलिए मैं भी शिक्षक के साथ पूरी ताकत से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। ठीक है, क्यानली मुस्कुराया और अपने 6 पोकेमोन को याद करते हुए बोला, तो हम 3, 2, 1 गिनेंगे और एक साथ अपने पोकेबॉल फेंकेंगे। 3, 2, 1, बनी, मैं तुम्हें चुनता हूँ। जाओ बेबॉब। पिछली बार जो बेबॉब लड़ा था वह जिम लीडर स्तर का पोकेमोन था, लेकिन अब वह लगभग एलीट 4 स्तर पर पहुंच गया है और उसकी आभा पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। बेबॉब, एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करो। क्यानली ने पहला आदेश दिया। मास। बेबॉब धूसर सफेद रोशनी की एक लकीर में बदल गया और सीधे बनी की ओर दौड़ा। उसकी गति नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। यान शियाओ अविचलित रहा। स्वॉर्ड्स डांस का इस्तेमाल करो। अखाड़े में बेबॉब सीधे बनी की छाती को भेदते हुए उसके पीछे पहुंच गया और वह हैरान परेशान सा दिख रहा था। फिर बनी वापस अपने जोरोक रूप में बदल गया। उसके चारों ओर तलवारों की परछाइयां नाच रही थी और उसका अटैक 2 स्तर ऊपर बढ़ गया। यान शियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। जारी रखो, स्वॉर्ड्स डांस का इस्तेमाल करो। हालांकि क्यानली ने हमला जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने एक पोके बॉल निकाली। वापस आओ और सारिंग। जोरोक ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना दूसरा बूस्ट किया और अपने अटैक लेवल को 4 तक बढ़ा लिया। क्यानली ने यान शियाओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच में ध्यान दिया कि उरसारिंग ने चॉइस स्कार्फ पहना हुआ है? तुम्हारी नजर काफी तेज हो गई है। ये सब गुरुजी की बेहतरीन शिक्षा का कमाल है। यान शियाओ हंसा। उरसारिंग की अटैक स्पीड सामान्य से काफी ज्यादा थी, इसलिए यान शियाओ ने अनुमान लगाया कि उसने चॉइस स्कार्फ पहना हुआ है, जिससे जोरोक बिना किसी चिंता के बूस्ट कर सका। क्योंकि एक्सट्रीम स्पीड, जो कि प्रतिद्वंदी द्वारा लॉक किया गया एक मूव है, घोस्ट टाइप जोरोक पर कोई असर नहीं डालता। क्यानली ने एक और पोके बॉल फेंकी। एक्सप्लोमोन रोड का इस्तेमाल करो। एक बैंगनी रंग का मोमोन पोके बॉल से बाहर कूदा और जोर से दहाड़ा। यान शियाओ, डिग का इस्तेमाल करो। जोरोक के पंजे चमके और सोनिक बूम आने से पहले ही वह जमीन के नीचे घुस गया। क्यानली ने पलक झपकाए। सेल्फ बूस्ट। एक्सप्लोमोन वहीं खड़ा रहा और अपनी शक्ति बढ़ाता रहा। यान शियाओ ने बाहें उठाई और आदेश देने ही वाला था कि जोरोक जमीन से निकला और उसके पंजे ठीक एक्सप्लोमोर की थोड़ी पर लगे। कू। एक्सप्लोमोर कुछ कदम पीछे लड़खड़ाया। उसके चारों ओर एक लाल कार्ड तैर रहा था। जोरोक तुरंत अपने पोके बॉल में वापस चला गया, जबकि यान शियाओ की कमर से एक लाल रोशनी चमकी और मैदान पर एक ब्लिसी प्रकट हो गई। यान शियाओ की आंखें सिकुड़ गईं। वाकई जो कुछ भी अतार्किक लग रहा था वह प्रतिद्वंद्वी की सोची समझी योजना का हिस्सा था। क्यानली ने एलीट 4 स्तर की रणनीतिक दृष्टि वाले प्रशिक्षक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को सही साबित किया। एक ही दहाड़ ने यान शियाओ की अदला बदली और बूस्ट होने की अनिच्छा का फायदा उठाते हुए उसे डिग का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया और साथ ही साथ लाल कार्ड का इस्तेमाल करके बाजी पलट दी, खुद को बूस्ट किया और मैदान पर अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित कर ली। क्यानली ने हाथ हिलाते हुए कहा, बूम वेव। बूम वेव 140 की शक्ति वाला एक नॉर्मल टाइप स्पेशल अटैक मूव। ब्लिसी, लाइट स्क्रीन का इस्तेमाल करो। कू। एक्सप्लोजन ने एक जोरदार ध्वनि विस्फोट किया, जिससे पूरा जिम हिल गया। ब्लिसी ने अपनी भुजाएं फैलाई और एक पारदर्शी दीवार बना ली, जिसने अपनी उत्कृष्ट प्रतिरोधक क्षमता के कारण ध्वनि तरंग का सामना किया। शाबाश, क्यानली ने प्रशंसा करते हुए कहा, एक्सप्लोजन, अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करो। श्रिंक का इस्तेमाल करो। कई शांत ध्वनि तरंगें उत्सर्जित हुई, लेकिन ब्लिसी पहले ही छोटे रूप में सिमट चुकी थी और पहले से ही अस्थिर अल्ट्रासोनिक तरंगों से सफलतापूर्वक बच गई। यान शियाओ ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जहरीले पिन का इस तरह इस्तेमाल करो। गरज। क्यानली की आवाज में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन ब्लिसी का पॉइजन मिस्ट पहले ही चल चुका था। मुंह खोले एक्सप्लोमोरा जहर से प्रभावित हो गया और दहाड़ते हुए ब्लिसी को लड़ाई से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। यान शियाओ का पोके बॉल फिर से खुला। इस बार ईवे दिखाई दिया। क्यानली ने भी एक्सप्लोमोरा को वापस बुला लिया और तीसरा पोके बॉल फेंका। जिंगूस, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। एक बड़ी सफेद बिल्ली, जिसकी आंख पर लाल निशान था, मैदान में प्रकट हुई। उसकी एलीट 4 स्तर की आभा ने ईवे को अभिभूत कर दिया। यान शियाओ का चेहरा गंभीर हो गया। उसने ईवे से नजरें मिलाईं और जोर से सिर हिलाया। जिंगूस, ब्रिक ब्रेक, जेन। जिंगूस, जिसके पंजे फाइटिंग टाइप ऊर्जा से लिपटे हुए थे, ईवे पर झपटा। नन्ही लोमड़ी उसे ध्यान से देख रही थी और जैसे ही उसके पंजे चले, उसने एक बैकफ्लिप की और क्विक अटैक का इस्तेमाल करते हुए ब्रिक ब्रेक से सफलतापूर्वक बच गई।
क्रैक, ब्रिक ब्रेक के हमले से लाइट स्क्रीन तुरंत चकनाचूर हो गई। ईवी ने पलकें झपकाईं और गुलाबी दिल उड़कर जैंगूस की बाहों के ठीक बीचों बीच जा लगे। गोल आंखें, प्रीवियस, अध्याय 256 पूर्ण युद्ध, कियानली की असली ताकत। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, एजेंट थ्रिलर नॉवेल्स, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, फैनफिक्शन राइटिंग टूल्स, रैंडम टॉपिक जनरेटर, बुक रिव्यू सर्विस, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.8 यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 257 गुरु शिष्य का आमना सामना, अप्रत्याशित चालें सामने आती हैं। नेवला स्लैश टाइल स्प्लिटिंग का उपयोग करते रहें। 1000 मील दूर से आत्मविश्वास के साथ, भले ही उसकी आक्रमण शक्ति कम हो गई हो, मोंगोल स्लैश अभी भी ईवी को एक झटके में तुरंत मार सकता है। भयंकर पंजों का सामना करते हुए ईवी की आंखें सिकुड़ गईं और यानजियो के हाथ में शुद्ध क्रिस्टल ने 9 रंग की रोशनी विकीर्ण की। उसने अपने हाथों को पार किया, फिर एक वृत्त खींचने के लिए फैलाया और एक सुनहरी रोशनी ने उसे और ईवी दोनों को ढक लिया। जेड मूव, 9 रंग उच्च बनाने की क्रिया शीर्ष पर इकट्ठा होती है। बू, उद्धरण चिन्ह, सभी दिशाओं से 8 विकसित रूप आए, 8 रंगीन आभूषणों में बदल गए जो ईवी के शरीर में विलीन हो गए और शक्ति बढ़ाने वाली रोशनी की एक श्रृंखला जल उठी। जेन, नेवला स्लैश की ऊर्ध्वाधर पुतली निर्दयी इरादे से चमक उठी, उसके पंजे जमकर बाहर निकल गए, ईवी की गर्दन पर एक सटीक प्रहार किया। बुई, दर्द के रोने के साथ ईवी को हवा में ऊंचा फेंक दिया गया। उसके शरीर से एक सफेद रिबन निकला जो एक कमांडिंग उपस्थिति के साथ लिपटा हुआ था। छोटी लोमड़ी ने अपने दांत पीस लिए, अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया और एक सुनहरा बटन फेंकने के लिए अपनी पूंछ को झटका दिया, जो बाद में लाल बत्ती में बदल गया और पोकेबॉल में लौट आया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद ईवी, यानजियो ने गोले की सतह को सहलाया, फिर अपने दूसरे हाथ में पहली पोकेबॉल निकाली। लंबे कान वाला खरगोश, ये तय हो गया है कि यह तुम हो। उद्धरण चिन्ह, मिलो, लंबी बनी लड़की ने फ्रंट फ्लिप के साथ बैटन संभाला, उसकी क्षमताएं और गति बढ़ रही थी, धीरे धीरे विरोधी राजा स्तर के विरोधियों के खिलाफ मजबूती से खड़ी हो रही थी। क्या शक्तिशाली जेड मूव है, सभी क्षमताओं को 2 स्तरों से बढ़ाए जाने के साथ उन्हें जोड़ना लड़ाई के पूरे पाठ्यक्रम को बदलने के लिए पर्याप्त होगा। कियानली ने कहा, उसका चेहरा प्रशंसा से भरा था। अरे फिर शिक्षक, आओ मेरी युद्ध प्रणाली को तोड़ने की कोशिश करो, यानजियो ने कहा, फिर अपना हाथ लहराया और आदेश दिया, हाई फाइव आश्चर्यजनक हमला। उद्धरण चिन्ह, नेवले स्लैश चकमा देने की कोशिश करो, स्विश स्मैक। कियानली के बोलने से पहले लंबे कान वाला खरगोश नग्न आंखों को मुश्किल से दिखाई देने वाली गति से आया, मीरकिट को तब तक थप्पड़ मारता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से स्तब्ध नहीं हो गया। बटों का प्रयोग करें, मिलो, लंबे कान वाला खरगोश लड़खड़ा गया और तेज हो गया, उसके कान बाहर निकल गए, मीरकिट स्लैश की गर्दन के चारों ओर कसकर लपेट लिया, फिर अचानक जमीन की ओर गिर गया। एक धमाके के साथ मोंगोल स्लैश पर हमला किया गया और लाल बत्ती में बदल गया क्योंकि यह पोकेबॉल पर वापस आ गया। फिर कियानली की कमर पर लगी गेंद खुल गई और भालू फिर से प्रकट हो गया। इससे पहले कि कियानली आदेश दे पाती, सुनहरे बैटन को ऊंचा फेंक दिया गया और लंबे कान वाले खरगोश को एक नौकरानी द्वारा बदल दिया गया जो सेवा करना पसंद करती है। बस, आध्यात्मिक शक्ति की एक हल्की लहर बाहर निकली जिसने आत्मा निर्माता विशेषता को सक्रिय कर दिया और आध्यात्मिक क्षेत्र जियोए के पैरों के नीचे फैल गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इस चाल को संभाल सकते हैं शिक्षक। अतिरिक्त, उद्धरण चिन्ह, भालू पर सीधे चार्ज करो, लाइन पकड़ो, प्यार। जियोए ने एक प्यारा रोना निकाला और वह जो लाइफ पल्ले गया वह रक्त लाल रोशनी से खिल गया। भयानक महाशक्ति की लहर जिसने किसी के बालों को खड़ा कर दिया, तुरंत पूरे क्षेत्र में फैल गई। सीधे भालू पर उसके बाल सिरे पर खड़े हो गए और उसने इसे एक प्रतिक्रियाशील तरीके से भी इस्तेमाल किया। अगले ही पल अलौकिक प्रकाश का एक स्तंभ आकाश से उल्का गिरने की तरह उतरा। बूम, पूरा चेंग हुआ जिम कांप उठा और युद्ध का मैदान उड़ने वाले पत्थर के चिप्स और धूल से भर गया। यानजियो के होंठ एक हल्की मुस्कान में बदल गए, सीधे भालू की स्थिति को नजरअंदाज कर दिया, ध्यान का प्रयोग करें। उद्धरण चिन्ह, प्यार। जियोए ने गहरी सोच में अपनी आंखें बंद कर ली, उसका विशेष हमला और बचाव फिर से बढ़ रहा है। इस समय चार्ज करने वाला भालू धूल से बाहर निकल गया, उसका शरीर जले हुए घावों से ढका हुआ था जिससे वह विशेष रूप से अस्त व्यस्त लग रहा था। एक संक्षिप्त संघर्ष के बाद अंततः इसने ताकत खो दी और बेहोश हो गया। प्रवर्धन के 11 स्टैक के बाद समर्थन शक्ति में 240 की आधार शक्ति होती है, साथ ही 1.5x बेस बोनस, 1.3x फील्ड बोनस, लेवल 2 विशेष हमले से 2x बोनस और लाइफ ऑर्ब से 1.3x बोनस होता है। इस हमले में 1216.8 की भयानक शक्ति थी, साथ ही जियोए की 220 भयानक विशेष आक्रमण प्रतिभा। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय राजा स्तर का गार्ड भी इसका सामना नहीं कर सका। वापस आओ, सीधे भालू पर चार्ज करो, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह, कियानली ने इसे वापस ले लिया, उसके चेहरे पर राहत और अफसोस दोनों दिखाई दे रहे थे। सौभाग्य से उनके शिष्य के पास अब डेड ऑन रनिंग करने की ताकत थी। दुर्भाग्य से जबरन प्रतिस्थापन के कारण स्ट्रेट बियर्स अपना सामरिक मूल्य देने में विफल रहे। साथ ही उन्होंने अगुआंशी की विशेष आक्रमण क्षमता को कुछ हद तक कम करके आंका। क्या आप बैग बदलने की योजना बना रहे हैं, यानजियो ने कहा। स्वैप, अपने और अपने प्रतिद्वंद्वी के बीच बहुत तेज गति से ले जाने वाली वस्तुओं की अदला बदली करें। यह कदम एक प्रत्यक्ष आरोप था जिसमें भालू परिवार बेहद कुशल था। हाँ, ये सही है। हालांकि जिन वस्तुओं के लिए एक परिष्कृत श्रृंखला की आवश्यकता होती है उनका उपयोग करना अभी भी काफी कठिन है। कियानली ने एक मुस्कान को मजबूर किया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पहले जीतेंगे। अगला यह आदमी है। उद्धरण चिन्ह, उसने गेंद फेंकी और धब्बेदार पैटर्न से ढका एक बुरा पोकेमोन कोर्ट पर दिखाई दिया जो कुछ हद तक पांडा और खरगोश के संयोजन की तरह लग रहा था। हुआन हुआन बान लव 61 स्वर्गीय राजा शुरुआती वेगी स्पॉट, एक चित्तीदार पांडा पोकेमोन सामान्य विशेषताओं के साथ। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक धब्बेदार स्थान अलग होता है। डगमगाने वाले आंदोलन में दुश्मनों को भ्रमित करने का प्रभाव होता है। लोटो, परिचारकों को प्रबंधित करना पसंद है, शक्ति का समर्थन करें। यानजियो को पहले आदेश देना चाहिए। जियो है जिसने एक बड़ा प्रवर्धन प्राप्त किया, के पास पहले से ही टीम को आगे बढ़ाने की शर्तें थी, इसलिए इस पर अधिक विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वानको बैन, आत्म सुझाव का उपयोग करें। पाक, मदारा हिल गया और जल्द ही भयानक अलौकिक उतार चढ़ाव से ढक गया जिससे अखाड़ा फिर से हिल गया और धुएं ने उनकी दृष्टि को स्पष्ट कर दिया। अगले सेकंड यानजियो और कियानली ने लगभग एक ही समय में बात की। बान, जियो को हिलाते हुए कार्यभार संभालने के लिए बैटन का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह,
हुश, एक ही समय में दो चमकते हुए सुनहरे डंडे फेंके गए और दोनों पोकेमोन प्रकाश में बदल गए और पोकेबॉल पर लौट आए। आपने फिर से अनुमान लगाया? कियानली ने भौहें उठाईं और पूछा। ये सही है। बान ने स्वर्ग और पृथ्वी को छेदने वाले समर्थन बल का सामना करने के लिए अपने गति सैश का उपयोग किया था, फिर इसे पिछली पंक्ति में भेजने से पहले अगुआन अटेंडेंस से बूस्ट की नकल करने के लिए आत्म सुझाव का उपयोग किया। तो अगला तुरुप का पत्ता खेलने का समय आ गया है, कियानली ने अर्थ के संकेत के साथ कहा। यानजियो ने गेंद को बाहर निकाला और उसे क्षैतिज रूप से बाहर रखा, एस बनाम का उद्धरण चिन्ह। उनकी निगाहें हवा में मिली और उन्होंने जो बैटन फेंका वह चमचमाती ऊर्जा के उतार चढ़ाव के बीच चुपचाप गिर गया। आगे बढ़ो, के लिए छुट्टी ले लो। वान, एक मास्टर और प्रशिक्षु की आपस में जुड़ी हुई आवाज़ों ने अखाड़े में लड़ाई की भावना को प्रज्वलित किया। जैसे ही दो पोके गेंदों को सही तालमेल में फेंका गया, दो विशाल वानर मैदान पर दिखाई दिए। वाह हूश, दो लीव किंग्स एक उनकी तरफ लेटा हुआ और एक खड़ा, दोनों आकाश की ओर चिल्लाए। उनकी शक्तिशाली उपस्थिति अखाड़े में घूम रही थी। एक निकट चैंपियनशिप स्तर का पावर हाउस है और दूसरा विस्फोटक शक्ति वाला एक उभरता हुआ सितारा है। शायद इस लड़ाई के बाद दुनिया के सबसे मजबूत लीव किंग का रहस्य पूरी तरह से सुलझ जाएगा। किसने सोचा होगा कि वह छोटा आदमी जो कभी जीवित रहने के लिए संघर्ष करता था, वह छुट्टी का राजा बन जाएगा जो अपने पूर्ववर्ती से आगे निकल जाएगा। कियानली ने आह भरी, उसकी आंखें चमक उठी। मैं पहले से ही आगामी तस्लीम का इंतजार कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुझे वास्तव में शिक्षक को धन्यवाद देना होगा कि उन्होंने मुझे लीव किंग को दूर ले जाने दिया। यानजियो की अभिव्यक्ति वास्तविक भावना से भरी हुई थी और अखाड़े में लीव किंग की आभा और भी तीव्र हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब, जब तक इसे बचाने वाला युवक इसके पीछे है, ये निडर और अजय होगा। तो चलो चलते हैं, राजा को छोड़ दो, कियानली ने कहा। उसके मंदिर में नसें उभर रही थीं और उसने आदेश दिया, अंतिम प्रभाव। उद्धरण चिन्ह। प्रीवियस अध्याय 257 गुरु शिष्य का आमना सामना, अप्रत्याशित चालें सामने आती हैं। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, फैनफिक्शन राइटिंग टूल्स, अर्बन यूथ नॉवेल्स, लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी, ई-बुक पब्लिशिंग गाइड, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81, यानामी एनालोगो, टोमाटोमटियल, एवटा, गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश, अध्याय 258 शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है। उफ, स्लेकिंग तेजी से आगे बढ़ते हुए जमीन से उठा और दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। अखाड़े की हवा तेजी से विकृत और संकुचित हो गई, जैसे उसके सामने शक्तिशाली ऊर्जाएं बिखर रही हों, जिससे एक घूमता हुआ निर्वात बन गया। जमीन पर मौजूद चट्टान की परतें धीरे धीरे चटकती गईं और फिर उस भयानक बल क्षेत्र के नीचे धूल में बदल गईं। माफ कीजिए गुरुजी, यानशियाओ ने धीरे से कहा। उसकी कलाई पर मौजूद जेड ब्रेसलेट से एक बार फिर चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी निकली। मैंने स्लेकिंग से वादा किया था, हम फिर से नहीं हार सकते। वूश, उनके बंधन की लौ उनके दिलों में प्रज्वलित हो उठी और सुनहरी रोशनी ने उन दोनों को घेर लिया। यानशियाओ और स्लेकिंग ने एक साथ अपनी बाहें मोड़ ली। उनकी निगाहें लगातार बढ़ते अंतिम प्रभाव पर टिकी थीं। ये लो, ये हमारा पूरा हमला है, अंतिम अजय महान टक्कर। गरज गरज के साथ फैले विस्फोट की ऊर्जा ने छत की कई टाइलें उखाड़ दी। यानशियाओ ने मुट्ठी भींचकर ऊपर नीचे कई बार हरकत की और हमले को अंजाम दिया। स्लेकिंग भी प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा। बूम, दोनों स्लेकिंग अखाड़े के बीचों बीच गिर गए। उनकी चार मोटी भुजाएं एक भयंकर संघर्ष में उलझी हुई थीं। क्रैक क्रैक क्रैक, उनके पैरों के नीचे जमीन में गहरी अतः दरारें पड़ गईं और धूल उड़ने लगी जो बल क्षेत्र द्वारा लगातार कुचली और बिखेरी जा रही थी। चिड़ी और यानशियाओ ने मुट्ठी भींचकर एक साथ चिल्लाया, जाओ। बूम, अगले ही पल एक जबरदस्त विस्फोट पूरे अखाड़े में फैल गया। ऊर्जा के प्रभाव से ऑरेंज ब्लॉसम जिम की छत ढह गई, लेकिन दोनों ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उनकी निगाहें अखाड़े पर टिकी हुई थीं। काफी देर बाद धुआं छटा और अखाड़ा खंडहर में तब्दील हो गया। मित्सुको और अकाने भी घबरा गईं और स्थिति का जायजा लेने के लिए दौड़ पड़ीं। उस भरोसेमंद आकृति को अभी भी गर्व से खड़ा देखकर यानशियाओ के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। हैव हो, स्लेकिंग ने दोनों मुट्ठियों से अपनी छाती पिटी और आसमान की ओर दहाड़ा। उसके पैरों के पास सेनरी का स्लेकिंग बेहोश हो चुका था। लड़का अखाड़े में दौड़ा और उसे गले लगा लिया। स्लेकिंग, तुम कमाल के थे। हैव हो, उस विशालकाय जीव ने अपना सिर खुजाया और मुस्कुराया। सेनरी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक राहत भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह जानता था कि उसके शिष्य ने सचमुच उसे पीछे छोड़ दिया है। डॉट डॉट डॉट, अखाड़े की जल्दी से सफाई करने के बाद दोनों ने अपनी लड़ाई जारी रखी। कियानली ने एक बार फिर ज़ैंगूस को मैदान में उतारा। उसकी गति का फायदा उठाते हुए उसने अपने टॉक्सिक ऑर्ब को इंडिगी से बदल दिया। इससे यानशियाओ का स्पेशल अटैकर पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। इस चाल ने यानशियाओ को सचमुच हैरान कर दिया। ज़ैंगूस की इम्यून जहर और विषाक्त स्थिति से प्रतिरक्षा क्षमता का उपयोग करके उसने टॉक्सिक ऑर्ब के प्रभाव को छिपाते हुए साथ ही साथ अपने प्रतिद्वंद्वी को निष्क्रिय करने के लिए उसे बदल दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब यानशियाओ स्विच कर रहा था, ज़ैंगूस ने बेली ड्रम का उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ाई और फिर बैटन पास का उपयोग करके एक क्षमता कंस्कान को स्थानांतरित कर दी। सकर पंच और बैटन पास के संयोजन से कंस्कान ने मैदान पर अपना दबदबा कायम कर लिया। एनडीडी, ईवे और ब्रिसी के बीच स्विच करते हुए यहां तक कि दो कमजोर ईवे को भी हरा दिया। कियानली की चाल तभी नाकाम हुई जब ज़ोरॉक मैदान में आया। यानशियाओ ने तुरंत बैटन पास का इस्तेमाल करके कंस्कान को मैदान से बाहर किया और फिर तेज गति से पॉइजन एक्सप्लोमर को खत्म कर दिया। इस समय स्कोर 3-3 से बराबर था, लेकिन कियानली के पास अभी भी कमजोर स्पिंडर थी, इसलिए यानशियाओ को अभी भी बढ़त हासिल थी। कियानली की अगली चाल भी बेहद कारगर साबित हुई। कंस्कान मैदान में उतरा और उसने सबसे पहले ज़ोरॉक पर हमला किया। मैलिशियस परसूट से उसे बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन कियानली खुद फास्फोरस फ्लेयर से झुलस गया, जिससे उसकी अटैक क्षमता आधी हो गई। इसके साथ ही कियानली का एकमात्र मुख्य हमलावर भी खत्म हो गया और लड़ाई का नतीजा तय हो गया। भले ही उसने स्पिंडर की बची कुची क्षमता का इस्तेमाल करके गार्ड डिवाइड से ब्रिसी के जबरदस्त प्रतिरोध को पार कर लिया, लेकिन वह मेगा लॉबस्टर के फेक आउट और बैटन पास के जय संयोजन का सामना नहीं कर पाए। ज़ैंगूस के माथे पर एक जोरदार फ्लाइंग किक लगी, जिससे वह गिर पड़ा। इस तरह लड़ाई समाप्त हुई। यानशियाओ ने अंततः 4-6 के स्कोर से यह जबरदस्त लड़ाई जीत ली। डिंग, उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध लड़ाई में जीत, 100 यूनिवर्सल टैलेंट पॉइंट्स प्राप्त हुए। मेजबान को स्लेकिंग और कंस्कान की स्वीकृति प्राप्त हुई, 50 मास्टर पॉइंट्स का इनाम। डिंग, ईवे ने उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध लड़ाई में भाग लिया। पार्टनर ईवे हिडन क्वेस्ट की प्रगति 8/10 हो गई है।
डिंग, लड़ाई में शामिल सभी पोकेमोन का लेवल बढ़ गया है अब और टैलेंट पॉइंट्स आवंटित किए जा सकते हैं। यान शियाओ ने मन ही मन सिर हिलाया और पोकेमोन को टैलेंट पॉइंट्स आवंटित किए। लोबक, HP 80 100 कुल 660। इंसेंट, HP 80 100 कुल 655। जोरॉक, आक्रमण और विशेष आक्रमण 150 से बढ़कर 160 हो गए, कुल 630। ब्लिसी, रक्षा और विशेष रक्षा 160 से बढ़कर 170 हो गए, कुल 620। पोकेमोन के स्तरों पर एक नजर डालने के बाद यान शियाओ ने स्लेकिंग, बनियाई और ब्लिसी को छोड़ा और प्रत्येक को एक दुर्लभ कैंडी दी। डिंग, दुर्लभ कैंडी का उपयोग करके बनियाई और स्लेकिंग 60वें स्तर पर पहुंच गए हैं और क्रमशः परस्यूट और सीड बॉम्ब मूव सीख चुके हैं। ब्लिसी 50वें स्तर पर पहुंच गई है और स्लीप मूव सीख चुकी है। सचमुच युवा पीढ़ी बहुत शक्तिशाली है। इस उभरते सितारे ने आखिरकार अपने गुरु पुराने दिग्गज को पीछे छोड़ दिया है। कियानली पास आया, उसका चेहरा भावनाओं और गर्व से भरा हुआ था। शिक्षक जी, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मैं तो बस भाग्यशाली था। मैंने उर्सारिन को चुना जिससे मुझे अपनी सहायक शक्ति का उपयोग करके एक ऐसे पोकेमोन को बनाने का अवसर मिला जो मेरे लिए प्रतिकूल था। यान शियाओ के शब्दों ने इस लड़ाई में जीत का रहस्य उजागर कर दिया। हाँ, किस्मत भी हुनर का हिस्सा होती है। कियानली ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चलो अपने गुरु के साथ एक घूंट पी लो और मुझे अपने हाल के अनुभवों के बारे में बताओ। ठीक है। ... उस रात दोनों आदमी शराब पीते और बातें करते रहे, अपनी रणनीतियों और विचारों को साझा करते रहे। यान शियाओ ने कियानली को अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया। सिनो लिली ऑफ द वैली सम्मेलन में 6 महीने से भी कम समय बचा था, इसलिए उसने 2 महीने के भीतर अपनी सिनो यात्रा पूरी करने और फिर शियाओ कियान को दुनिया भर में घुमाकर अपनी सीमाओं को तोड़ने का अवसर तलाशने की योजना बनाई थी। गिलासों की खनक के बीच कियानली का चेहरा कुछ उदास था। उसने स्वाभाविक रूप से यान शियाओ की योजनाओं का पूरा समर्थन किया, बस इतना कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह अपने पुराने दोस्तों से संपर्क करके उन्हें उसका प्रतिद्वंद्वी बनाने में मदद करेगा। उन्हें पता था कि अब वे यान शियाओ की प्रभावी मदद नहीं कर सकते, बस छोटी मोटी सहायता ही दे सकते हैं। यान शियाओ अपने गुरु के विचारों को समझ गए थे। उन्होंने अपना गिलास उठाया और एक ही घूंट में पूरा पी गए। गुरुजी, मैं माता पिता विहीन पैदा हुआ था और 1 दशक से अधिक समय अकेले कठिनाइयों में बिताया। शियाओ कियान ने मुझे अंधकार से बाहर निकाला, उन्होंने मुझे आशा की पहली किरण दिखाई। और आपने मुझे प्रशिक्षक बनने का मार्ग दिखाया, आपने मुझे शिखर तक पहुंचाया। ऑरेंज ब्लॉसम में हर दिन आनंदमय था क्योंकि आपने और आपकी पत्नी ने मुझे घर जैसा वह आलिंगन दिया जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था और मुझे यात्रा करने का आत्मविश्वास और सहारा दिया। इसलिए मेरे दिल में आप और आपकी पत्नी पहले से ही मेरा परिवार हैं। अरे यार, मेरे साथ भावुक होने की कोशिश कर रहे हो। कियानली ने यान शियाओ के कंधे पर एक थप्पड़ मारा, अपना गिलास उठाया और अपना पे पी गए। चिंता मत करो, तुम्हारे शिक्षक इतने नाजुक नहीं हैं। तुम बस आगे बढ़ो। तुम्हारे शिक्षक उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तुम विश्व चैंपियनशिप के सर्वोच्च पोडियम पर खड़े होगे। हाँ, ... कोष्टक जारी रहेगा। पुनश्च प्रिय पाठकों, जिन्हें ये पुस्तक पसंद आए, कृपया प्यार से प्रेरित एक छोटा सा मुफ्त उपहार भेजना न भूलें। हर 10 सेकंड में एक विज्ञापन आता है और आप 1 मिनट के भीतर तीनों दैनिक प्यार से प्रेरित उपहार आसानी से भेज सकते हैं। वह छोटा सा मिनट मुझे और भी बेहतर सामग्री लिखने के लिए प्रेरित कर सकता है और यह इस पुस्तक के अस्तित्व को भी निर्धारित करता है। सभी से अनुरोध है। प्रीवियस अध्याय 258 शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है। नेक्स्ट, सेटिंग्स, टॉप, बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, फैन फिक्शन राइटिंग टूल्स, ई-बुक पब्लिशिंग गाइड, बुक रिव्यू सर्विस, रैंडम टॉपिक जनरेटर, नॉवल राइटिंग सॉफ्टवेयर, रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमाटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमाटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश अध्याय 259 होए नर्सरी। अगली सुबह यान शियाओ के सुंदर चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। आंखें खोलते ही उसकी पलकें हल्की हल्की फड़फड़ाईं। यान शियाओ और कियानली दोनों ही रात भर शराब पीने के बाद पूरी तरह नशे में थे। उसे खुद भी याद नहीं था कि वह बिस्तर पर कैसे पहुंचा। उसे बस इतना पता था कि पिछली रात शियाओ कियान का शरीर असामान्य रूप से सुस्त था, इतना कि जब वह उठा तो मोटी ताजी लड़की नींद में बड़बड़ा रही थी। उसने उसके गाल पर चुंबन किया, फिर उठकर नहाने चला गया। आज कियानली उसे कांस्कान से मिलने ले जाने वाली थी और अगर सब ठीक रहा तो वह उसे पालने के लिए उसे दे देगी। चूंकि उसके पास सप्ताह के दिनों में उसकी देखभाल करने का ज्यादा समय नहीं था और उसके इलाके के ज्यादातर शाही लोग छुट्टी पर थे, इसलिए कियानली ने कांस्कान को प्रजनन केंद्र में रखने का इंतजाम किया था। होइन प्रजनन केंद्र मॉविल शहर और वर्डेंटर्फ कस्बे के बीच स्थित था, जो पेटलबर्ग शहर से पहाड़ों और जंगलों के एक बड़े क्षेत्र से अलग था, इसलिए यान शियाओ और कियानली हवाई जहाज से एक साथ वहां गए। लगभग 10:30 बजे हवाई जहाज प्रजनन केंद्र के प्रवेश द्वार पर उतरा। दोनों विमान से उतरे और अंदर जाने ही वाले थे कि सड़क के दूसरी ओर से 2 लड़के उनके पास आए। माफ करना, लेकिन तुम अपने मरम्मत करने वाले पर थोड़ा ध्यान क्यों नहीं देते? मैं भी, तुम्हारा मेडिचम थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। जैसा कि कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा प्रशिक्षक वैसा पोकेमोन। अरे मुझे गुस्सा आ रहा है क्रिस, अगर मैं आज तुम्हारी पिटाई न करूं तो मैं सिंह नहीं होऊंगा। छी, खैर वैसे भी तुम्हारा मेडिचम गर्भवती है। हंसते हुए, फिर से कहो। मैंने कहा, मेरे मरम्मत करने वाले ने तुम्हारा मेडिचम खराब कर दिया, क्या तुम खुश हो? तुम दोनों आपस में जोर शोर से बहस कर रहे थे। उनके चेहरे लाल हो गए थे, एक ने दूसरे का कॉलर पकड़ रखा था और दूसरा दम घुटने से काम रहा था। तभी बगल से यान शियाओ की आवाज आई, क्रिस और सी हिंग, तुम दोनों हो? यान शियाओ, 2 बार। दोनों ने एक साथ सिर घुमाया, उनकी पकड़ ढीली पड़ गई और उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया। खांसी, वे खांसते खांसते अपने बिखरे हुए कपड़ों को समेटने लगे। जी हाँ, ये वही कट्टर दुश्मन थे जिनसे यान शियाओ की मुलाकात जियायुआन शहर के अखाड़े में हुई थी। टीम रॉकेट का सदस्य क्रिस और लीग इन्वेस्टिगेटर सी हिंग। यान शियाओ से मेगा इवोल्यूशन की संभावना के बारे में जानने के बाद वे मेगा स्टोन की खोज में निकल पड़े और अप्रत्याशित रूप से उनकी मुलाकात यहाँ फिर से हो गई। संक्षिप्त बातचीत के बाद यान शियाओ को उनकी स्थिति के बारे में पता चला। उन्हें आखिरकार वो मेगा स्टोन मिल गए थे जिनकी उन्हें जरूरत थी और अपनी लंबी यात्रा के दौरान उनकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। हालांकि सेहिंग को हाल ही में पता चला कि उसका मेडिचम और क्रिस का रिपेयरमैन एक दूसरे के साथ आ गए हैं और पिछले 2 दिनों से उसका पेट फूल गया है और वो अंडा देने वाली है। इसलिए उसने उसे अंडे देने के लिए इस प्रजनन घर में रखा है और आज संयोग से अंडे देने का दिन है। रिपेयरमैन और मेडिचम दोनों ही फाइटिंग टाइप पोकेमोन हैं। हाँ, यान शियाओ के होंठ फड़फड़ाए और वो बुदबुदाए, ये बहुत भूखी है।
ये कुछ भी खा सकती है। क्रिस सेहिंग, वैसे यान शियाओ तुम यहाँ क्यों आए हो? क्रिस ने बात बदलते हुए कहा। मेरे गुरुजी मुझे अपना कंस्कान दिखाने लाए हैं, यान शियाओ ने कहा और उन दोनों का परिचय कियानली से करवाया। ये सुनकर कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति आगामी एलीट फोर चैलेंज का पेटलबर्ग जिम लीडर है, दोनों ने बहुत उत्साह दिखाया और उनसे सीखने की इच्छा व्यक्त की। औपचारिक बातचीत के बाद चारों प्रजनन गृह में प्रवेश कर गए। कांटों के प्रजनन गृहों की तरह ये भी एक बुजुर्ग दंपति द्वारा चलाया जा रहा था, जो दैनिक प्रजनन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार थे और बड़ी संख्या में पोकेमोन उनकी सहायता कर रहे थे। सब कुछ एकदम व्यवस्थित लग रहा था। क्रिस और सेहिंग मेडिचन द्वारा दिए गए पोकेमोन अंडे को लेने के लिए हैचरी में गए, जबकि यान शियाओ कियानली के साथ विकास क्षेत्र में गया। इस क्षेत्र में पोकेमोन को व्यवस्थित प्रशिक्षण और विकास दिया जा रहा था। प्रजनन गृह में बुजुर्ग महिला के नेतृत्व में दोनों एक छोटी पहाड़ी को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। घास पर एक शक्तिशाली कंस्कान एक रायहॉन से निहत्थे लड़ रहा था। गार कांस्कान ने अपना पैर पटका, उसकी बांह की नसें उभर आईं और उसने तुरंत रायहॉन को जमीन पर पटक दिया। उठती धूल के बीच आसपास के पोकेमोन खुशी से चिल्ला उठे। साफ दिख रहा था कि कांस्कान ने प्रजनन केंद्र में अपना एक छोटा सा समूह बना लिया है। इस कांस्कान का व्यक्तित्व बहुत ही मजबूत है और इसका बच्चा कांस्कान भी असाधारण रूप से लड़ाकू है, कियानली ने कहा। मैं समझ गई। यान शियाओ ने अपनी नजर अखाड़े में कई पोकेमोन से घिरे कांस्कान पर डाली। कंस्कान लेवल 31 एडवांस्ड, क्षमता, साहस सामान्य और फाइटिंग टाइप के मूव्स घोस्ट टाइप पोकेमोन पर असर कर सकते हैं और यह इंटिमिडेट से प्रभावित रहता है। टैलेंट 470, बेस टोटल 490, HP 90, अटैक 100, डिफेंस 80, स्पेशल अटैक 40, स्पेशल डिफेंस 80, स्पीड 80। विवरण, एक बेहद प्रतिभाशाली कंस्कान। इसकी मां कियानली की सबसे बेहतरीन कंस्कान है, इसलिए इसे बचपन से ही ताकत पर जोर देने वाला प्रशिक्षण मिला है। ये लड़ाई के जरिए अपने कौशल को निखारकर और अधिक शक्ति प्राप्त करना पसंद करता है। तो क्या ये तुम्हें पसंद आया? कियानली ने पूछा। अरे खतरा! प्रजनन केंद्र में मौजूद बूढ़ी औरत ने यान शियाओ को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कियानली ने उसे रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, वो संभाल लेगा। अखाड़े में कांस्कान कई पोकेमोनों के साथ मजे कर रहा था, तभी अचानक एक अनजान प्राणी उसकी नजर में आया। गार, वह तेजी से मुड़ा और यान शियाओ को गुस्से से घूरने लगा। पोकेमोन की दुनिया में इस तरह का अतिक्रमण उकसावे के बराबर होता है। पिछला रायहॉन जो उसके इलाके में घुसा था वो पहले ही पीठ के बल पड़ा था और उसके सामने खड़ा यह इंसान रायहॉन से भी बुरी हालत में था। घबराओ मत, मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं बस तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ। यान शियाओ मुस्कुराया और उसने एक पोकेबॉल निकाली। उसकी आवाज़ सहज और स्वाभाविक थी, मानो कांस्कान को पकड़ना उसके लिए कोई आसान काम हो। घारू, कांस्कान ने यान शियाओ पर भौहें चढ़ाकर दहाड़ मारी। प्रजनन केंद्र के छोटे तानाशाह के रूप में उसे इतना अपमानित पहले कभी नहीं किया गया था। उसके हाथ के चारों ओर सफेद रोशनी घूम रही थी और 1 लाख टन की मुट्ठी चुपचाप इकट्ठा हो रही थी। अगर यान शियाओ ने उसे उकसाने की हिम्मत की तो वह उसे अपनी मुट्ठी की ताकत का स्वाद जरूर चखाएगा। आवाज की तीव्रता से तुम्हारी शक्ति का पता नहीं चलता। यान शियाओ ने निडर होकर सिर हिलाया और कहा, मेरे साथी से लड़ो। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे साथ आओगे, कैसा रहेगा? गर्र, कांस्कान हिचकिचाया। आत्मविश्वास से भरा होने के बावजूद वह लापरवाह नहीं था, बल्कि काफी समझदार था। यद्यपि उसने पहले ही लड़के की क्षमता को अच्छी तरह समझ लिया था, फिर भी वह जल्दबाजी में सहमत नहीं होना चाहता था। हिचकिचाते हुए यान शियाओ ने 2 उच्च स्तरीय ऊर्जा घन निकाले और उन्हें कांस्कान और नन्हे कांस्कान की ओर फेंकते हुए कहा, लो चिखो। एक हल्की सुगंध उसकी नाक में आई। कांस्कान ने आंखें सिकोड़कर घन को अपने मुंह में डाल लिया। गार, मुंह में घुल जाने वाली बनावट और शरीर में दौड़ रही ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने उसकी आंखें सिकोड़ दी और उसकी थैली में मौजूद नन्हा कांस्कान भी बेहद खुश दिख रहा था। इससे पहले कि वह स्वाद का और आनंद ले पाता, खतरे की एक भयानक आभा ने उसे झकझोरकर जगा दिया। लड़के के बगल में भालू जैसी पोशाक पहने एक भालू जैसे पोकेमोन का आगमन हुआ। उसकी काली आंखें देखने में तो हानिरहित लग रही थी, लेकिन अनजाने में प्रकट हुई आभा उसकी मां के बड़े भाई गुलाम राजा की आभा से कई गुना अधिक भयानक थी। प्रीवियस अध्याय 259 होए नर्सरी। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, एजेंट थ्रिलर नॉवेल्स, ऑडियोबुक प्रोडक्शन सर्विस, फैनफिक्शन राइटिंग टूल्स, क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटोमटियल V0.81 यानामी एनालोगो टोमोटोमटियल एवटा गूगल ट्रांसलेट फास्ट खरगोश। अध्याय 260 नए साझेदार। भालू जैसे दिखने वाले उस जीव ने चारों ओर देखा, बड़ी सहजता से एक विशाल पेड़ तोड़ लिया जिसके चारों ओर 2 लोग मुश्किल से ही घेरा बना सकते थे और उसे खाने की मेज बना लिया। फिर उसने मीठे बेर निकालकर अलग अलग पोकेमोन के साथ बांटना शुरू कर दिया। किट, उसने अभी अभी बनाई छोटी सी चौकी पर थपथपाते हुए सबको बैठने का न्योता दिया, मानो मेहमाननवाजी दिखा रहा हो। प्रजनन केंद्र में बैठी बूढ़ी औरत दूर से देख रही थी, उसकी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई थी। यह मेरे पेड़ को कैसे तोड़ सकता है? कियानली ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसे डर था कि वह अंदर न चली जाए। इसलिए नहीं कि उसे डर था कि वह यान शियाओ को परेशान कर देगी, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि वह अंदर जाकर उस भालू जैसे जीव के हाथों पर मर जाएगी। कृपया परेशान मत होइए, मैं बाद में इस नुकसान की भरपाई कर दूंगा, कियानली ने कहा, लेकिन मन ही मन वह गुस्से से उबल रहा था। अपनी पैनी नजर से वह आसानी से समझ गया कि भालू जैसा दिखने वाला ये जीव चैंपियन स्तर का पोकेमोन है। इसका मतलब यान शियाओ के पास कुछ और मुख्य पोकेमोन थे जिनका इस्तेमाल उसने कल की लड़ाई में नहीं किया था। मुझे लगा था कि स्लेकिंग काफी डरावना है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बेयर स्लेइंग जैसा कोई इतना भयानक भी हो सकता है। लेकिन शायद इस तरह वह बुरा कमीना एडम अब मेरे साथ इतना घमंड नहीं कर पाएगा। कियानली के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। एडम ने पहले दावा किया था कि उसका शिष्य भी यान शियाओ से बेहतर है, इसलिए उसने चिंजुकी को जियायुआन शहर में युगल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा था। कियानली पहले से ही इस मामले पर नजर रख रहा था। हालांकि यान शियाओ के जीतने के बाद एडम ने कहा कि युगल प्रतियोगिता मायने नहीं रखती और यान शियाओ ने स्वैम्पर्ट के खिलाफ ओलिविया का इस्तेमाल किया था, जिसमें उसे 4 गुना सुपर एडवांटेज मिला हुआ था और उसने इस बात से पूरी तरह इनकार कर दिया। लेकिन अब लगता है शायद अब उसकी तुलना उसके परपोते से नहीं की जा सकती। शायद उसका शिष्य मिकुरी भी कोशिश कर सकता है। प्रजनन केंद्र में बैठी बूढ़ी औरत ने उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान देखी, फिर अपनी कमर की ओर देखा जिसे कियानली ने जकड़ रखा था और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम मुझे छोड़ दो, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ओह ठीक है। कियानली मन ही मन अपने सपनों में खोया हुआ था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि बूढ़ी औरत की नजरों में वह एक सम्मानजनक और दयालु विकृत व्यक्ति बन चुका था।
अखाड़े में यान शियाओ ने अपनी बात जारी रखी। अगर तुम मेरे साथी बन जाओगे तो तुम्हें ये स्वादिष्ट व्यंजन हर दिन मिलेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर कंसकान बना सकता हूँ। ये सुनकर कंसकान ने फिर से बेवे को घूरा, फिर जोर से सिर हिलाया। गार्ड जेब में बैठा छोटा कंसकान आओ बोला। वह कुछ कदम पीछे हटा और आक्रमण की मुद्रा में आ गया। उसकी आंखें दृढ़ और गंभीर थीं। यान शियाओ मुस्कुराया, तो तुम्हारा प्रतिद्वंदी है, जाओ पिज़्जियोट। पिज़्जियोट चांदी भूरे रंग का पिज़्जियोट अपने पोकेबॉल से बाहर कूदा और मैदान में हवा का एक झोंका दौड़ गया। गारुरू कांसकान दहाड़ा और एक रेतीला तूफान खड़ा कर दिया जो पूरे मैदान में कहर बरपा रहा था। ये तो अपने हवाई प्रतिद्वंदियों को रोकने के लिए मौसम का इस्तेमाल करना भी जानता है। यान शियाओ ने सहमति में सिर हिलाया। पिज़्जियोट रेतीले तूफान को नष्ट करो, हरिकेन का पूरी ताकत से इस्तेमाल करो। पिज़्जियोट उसके शानदार पंख तेजी से फड़फड़ाए, उसकी गति बढ़ गई और तेज हवा के झोंकों ने पल भर में बन रहे रेत के तूफान को चकनाचूर कर दिया, जिससे कांसकान के शरीर पर गहरे घाव हो गए। गारुरू कांसकान ने दांत पीसते हुए तूफान का सामना किया और पानी का एक बवंडर छोड़ दिया जिसने पल भर में पिज़्जियोट को हवा में घेर लिया और उसकी गति को रोक दिया। व्हर्लविंड 35 की शक्ति वाला एक जल प्रकार का विशेष हमला। ये प्रतिद्वंद्वी को कुछ समय के लिए बांध देता है, जिससे वह बाहर नहीं निकल पाता और लगातार क्षति पहुंचाता है। पिजेट को बंधा हुआ देखकर कंसकान ने अब और संकोच नहीं किया। उसकी मुट्ठी पर एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी चमकी और उसने एक शक्तिशाली पूंछ पटकते हुए हवा में छलांग लगाई और मेगाटन पंच दागा। इसे पकड़ने के लिए फेदर डांस करो, फिर टॉर्नेडो का प्रयोग करो। पिजेट ने अपने पंख फड़फड़ाए और व्हर्लविंड से थोड़ा मुक्त हो गया। उसके पंखों की फड़फड़ाहट ने कंसकान की गति को बाधित कर दिया और फिर एक घूमते हुए बवंडर ने उसे हवा में ही जकड़ लिया। इस्तेमाल करो एरियल ब्लास्ट। चीख आकाश में एक चील की तेज चीख गूंजी, जिसके बाद घुटन का एहसास हुआ। तेज हवाओं के साथ एक भयंकर बवंडर कंसकान की छाती से टकराया। बूम, वह तोप के गोले की तरह जमीन पर गिरा और जोरदार धमाका हुआ। उग्र हवा और धुआं छट गया, जिससे घावों से लथपथ कंसकान दिखाई दिया। उसने आंखें खोलने की कोशिश की और तभी उसे काले और सुनहरे रंग से जगमगाता एक शानदार पोकेबॉल दिखाई दिया। स्नैप, पोकेबॉल कंसकान के सिर पर सटीक रूप से लगा और वह लाल रोशनी की एक चमक में कैद हो गया। बीप बीप बीप, धड़ पकड़ने में सफल। यान शियाओ ने पोकेबॉल उठाया, उसकी गर्माहट महसूस की और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब से कृपया मेरा ख्याल रखना कंसकान। पोकेबॉल उसके हाथ में धीरे से हिलने लगा, मानो उसके शब्दों का जवाब दे रहा हो। सिस्टम पैनल खोलकर यान शियाओ ने कंसकान को कई कौशल सौंपे और उसे ड्रीम स्पेस से परिचित कराने के बाद ही उसे पूरी युद्ध शक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार किया। लगता है तुम्हें ये बहुत पसंद आया, कियानली ने आकर उसे बधाई दी। यान शियाओ ने सिर हिलाया, हाँ, इसका स्वभाव मुख्य युद्ध इकाई के रूप में प्रशिक्षण के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन तुमने इसे अच्छे से छिपा कर रखा था। तुमने चुपके से एक चैंपियन स्तर का पोकेमोन हासिल कर लिया। कियानली ने अपने बगल में खड़े भालू जैसे जीव की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, नहीं, बात बस इतनी है कि एलोला में मेरी मुलाकात एक बेबे से हुई और मैंने उसे पकड़ लिया। उसकी स्वीकृति प्राप्त करना ही तुम्हारी प्रतिभा है। कियानली ने सिर हिलाया। पिछले 2 दिनों में उसे एक के बाद एक कई झटके लगे थे और वह धीरे धीरे इन सब बातों से बेपरवाह होता जा रहा था। यान शियाओ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इसे किस्मत का खेल बताया। प्रजनन केंद्र में बूढ़ी महिला को अलविदा कहने के बाद दोनों चले गए। तभी क्रिस और सेहिंग दूसरी तरफ से निकले, दोनों के हाथ में एक एक पोकेमोन का अंडा था। ओह, लगता है तुम लोग कुछ देर व्यस्त रहोगे, यान शियाओ हंसते हुए बोला। क्रिस ने आह भरी, हाँ, मैं तो अंडा यहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन बूढ़े मरम्मत करने वाले को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मुझे एक और पोकेमोन पालना पड़ा। सेहिंग ने आंखें घुमाई, तुम्हें अंडा मुफ्त में मिला और तुम इतने बेरुखे लग रहे हो। वैसे भी मैं तुम्हें देना नहीं चाहता था। क्रिस ने उसकी बात अनसुनी कर दी और यान शियाओ की तरफ देखा। बिल्कुल सही समय है, आज हमारे पास अभी भी समय है। अखाड़े में एक मैच कैसा रहेगा? महीनों हो गए हैं, मैं डॉक्टर यान की मौजूदा ताकत देखना चाहता हूँ। हम जरूर, मेरे प्रमोशन मैच के लिए मेरे पॉइंट्स लगभग पूरे हो चुके हैं। यान शियाओ ने अपना उड़ने वाला यंत्र छोड़ा और बोला, चलो चलते हैं, गुरुजी को कुछ काम है, तो चलिए पीटरबर्ग शहर के अखाड़े में चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, उन दोनों को उसकी इस व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं थी। और फिर एक जोरदार दहाड़ के साथ चारों पीटरबर्ग शहर लौट आए। रास्ते में यान शियाओ ने शियाओ कियान को संदेश भेजा और पता चला कि वह घर पर मित्सुको से सिलाई सीख रही है, इसलिए उसने उसे मैच में आने के लिए नहीं कहा। कुछ देर बाद विमान उतरा और कियानली जिम लौट गई। यान शियाओ और बाकी दोनों पीटरबर्ग सिटी एरेना चले गए। जनवरी का महीना लगभग बीत चुका था। जून में होने वाले वार्षिक लीग टूर्नामेंट और उसके बाद अगस्त में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में 5 महीने से भी ज्यादा का समय बचा था। यान शियाओ का शुरुआती लक्ष्य इस साल के टूर्नामेंट में रैंकिंग हासिल करना और फिर अगले साल विश्व चैंपियनशिप के लिए चुनौती देना था। हालांकि उसकी ताकत लगभग एलीट 4 स्तर तक बढ़ चुकी थी और अब उसके पास बेवे जैसे शक्तिशाली योद्धा थे, इसलिए अगस्त में विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने की भी उसकी महत्वाकांक्षा थी। इसलिए एरेना रैंकिंग में सुधार करना उसकी प्राथमिकता थी। प्रीवियस अध्याय 260 नए साझेदार। नेक्स्ट सेटिंग्स, टॉप बुक, कैटलॉग, ग्लॉसरी, रिप्लेसमेंट, बुकशेल्फ, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिस्कवर मोर, क्रिएटिव राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, फैन फिक्शन राइटिंग टूल्स, लिटरेरी एजेंट डायरेक्टरी, रीडिंग लिस्ट क्यूरेटेड, अर्बन यूथ नॉवेल्स, रैंडम टॉपिक जनरेटर, डिस्कॉर्ड अबाउट ब्लॉग, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2026 टोमोटॉम टीएल 0.81। यानामी अन्ना।